चलते हैं फर्स्ट न्यूज़ इंटरनेशनल कैटेगरी के अंदर। फर्स्ट एशियन बुद्धिस्ट समिट जो है वो रिसेंटली कंडक्ट हुआ है दिल्ली के अंदर, न्यू दिल्ली के अंदर। याद रखना 2024 का ये न्यूज़ है और बेसिकली लास्ट ही ईयर में एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ था, उसको मैं हाईलाइट कर रखा हूँ यहाँ पर। फर्स्ट ग्लोबल, अगर पूछिएगा ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट कहाँ पर हुआ था, 2023 में हुआ था यहाँ पर, सेम न्यू दिल्ली में ही हुआ था, इंडिया का कैपिटल के अंदर हुआ था। इवेंट हुआ था यहाँ पर इंटरनेशनल बुद्धिस्ट फेडरेशन के साथ कोऑर्डिनेशन में किया गया था, जो इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा न्यू दिल्ली के अंदर ही। देखिएगा इंडिया जो है ना एक सेंटर पॉइंट बन चुका है बुद्धिज़्म को लेकर, क्योंकि बता रहा हूँ आपको, सिद्धार्थ गौतम बुद्ध जो है, जो भगवान बुद्ध है, उनका ओरिजिनल नाम है गौतम बुद्ध के नाम से भी हम जानते हैं। उनके बाद में कुछ बेसिक्स मैं आपको यहाँ पर कवर कर दूंगा, जो भी एग्जाम रिलेटेड फैक्ट्स हैं जो यहाँ पूछे जा सकते हैं, उसको यहाँ पर मैं शॉर्ट में फटाक से कवर कर देता हूँ, ताकि ये जो कॉन्सेप्ट है करंट अफेयर्स का बुद्धिस्ट समिट, इसको हम लिंक कर सके विद स्टैटिक। चलते हैं आगे। नेक्स्ट सिद्धार्थ इनका नाम था, एक और नाम था गौतम बोल के, सिद्धार्थ गौतम बुद्ध भी बोलते हैं इनको। इनकी मदर का नाम था महामाया, जो कोलिया क्लैन से थी, जो कोलिया डायनेस्टी थी उस समय, वहाँ से इनकी मदर बिलोंग करती थी। और इनके फादर का नाम था शुद्धोधन, जो थे शक्य क्लैन से। याद रखना आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में क्लैन का नाम पूछता है कि किस डायनेस्टी या फिर किस क्लैन से वो थे। शुद्धोधन, याद रखना शक्य क्लैन से वो थे या डायनेस्टी से थे बोल सकते हैं आप। इनका बर्थ हुआ था 563 BC के अंदर, लुम्बिनी शहर के अंदर। लुम्बिनी एक शहर है नेपाल में, आज के नेपाल में मिलेगा आपको लुम्बिनी, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था 563 BC, बिफोर क्राइस्ट का बात हो रहा है। याद आपको 563 BC के अंदर 13 ईयर्स के थे जब इनके मदर का डेथ हो गया। 13 ईयर्स के वो थे, बहुत यंग थे वो। उसके बाद जो नेक्स्ट इनकी जो स्टेप मदर आई थी, उनका नाम था गौतमी प्रजापति, जो इनकी अपब्रिंगिंग लेके आई थी आगे। और 16 ईयर्स के थे, इनका मैरिज हो गया था। इनके वाइफ का नाम क्या था, यशोधरा नाम था वाइफ का, जो भी ऑफकोर्स शक्य क्लैन से थे। इनके फादर जो क्लैन के थे, सेम डायनेस्टी से इनकी वाइफ जो थी वो भी सेम डायनेस्टी से थी, यशोधरा नाम था इनका। सन हुआ इनका का नाम था राहुल, याद रखना आपको। उसके बाद 29 ईयर्स के थे, अपना घर छोड़ दिए वहाँ पर। घर छोड़ने के बाद एक्सट्रीम नॉलेज का पाथ इन्होंने ले लिया। जब तक नॉलेज नहीं होगी तब तक एक पीपल ट्री के अंदर बैठ के 6 ईयर्स तक कंटिन्यूस के नीचे बैठ के कंटिन्यूस मेडिटेशन करने के बाद इनको निर्वाण प्राप्ति होता है। एक्सट्रीम नॉलेज जिसको बोलते हैं हम लोग, उसको बोलते हैं। 35 ईयर्स ऑफ एज के वो थे, तो वहाँ पर इनको हुआ पीपल ट्री के नीचे बैठ के। बोध गया में ये हुआ था बेसिकली, जो गया जंक्शन है ना आज के डेट में बिहार के अंदर, वहाँ पर ये हुआ था। तो ये शॉर्ट में उनका एक लाइफ साइकिल था, इसको एक बार अदर आप ओवरलुक करके जाइएगा। उसके बाद जो है कुछ इनके लाइफ से रिलेटेड कुछ सिंबल्स हैं जो मेरे को लगा इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछ सकते हैं बार बार। कुछ लाइफ के इनके इंसिडेंट हैं, उनके साथ इनका सिंबल याद रखिएगा, और इवेंट कहाँ पर हुआ है उसको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा गया है, जो बर्थ है इनका, बर्थ बताया आपको 563 BC में हुआ था, यहाँ आपको बताया सेम चीज़ यहाँ लिखा हुआ है 563 BC। और जो बर्थ हुआ था वो लुम्बिनी शहर में हुआ था, जो नेपाल में पड़ता है, आपको मिलेगा लुम्बिनी के अंदर। जो बर्थ का सिंबल है याद रखना आपको, लोटस एंड बुल वॉज द सिंबल ऑफ बर्थ। ठीक है ना, इस तरह आपको याद रखना पड़ेगा। ये सिंबल था, ये प्लेस था और ये ईयर था। ठीक है, 29 ईयर्स के थे जब इन्होंने अपना घर छोड़ दिया। ये पूछता है एग्जामिनेशन, कितने उम्र में इन्होंने अपना घर छोड़ा था। और सिंबल उस इवेंट का, जो घर छोड़ते हैं ना, तो हॉर्स में निकले थे, तो हॉर्स बन गया सिंबल ऑफ इन विच ही लेफ्ट अ होम। चलते आगे। नेक्स्ट जो है, ये 6 साल तक कंटिन्यूस, 6 ईयर्स तक कंटिन्यूस मेडिटेशन करने के बाद इनको एक्सट्रीम नॉलेज प्राप्ति होता है, इसको बोलते हैं नॉलेज या फिर निर्वाण प्राप्ति बोलते हैं इसको। पीपल ट्री के नीचे बैठे तो पीपल ट्री बन जाता है आपका सिंबल ऑफ नॉलेज और निर्वाण। ये हुआ था कहाँ पर, बोध गया के अंदर, बिहार के अंदर जगह है बोध गया, वहाँ पर ये हुआ था, तो उसके हिसाब से इसको याद रखिएगा। चलते आगे। नेक्स्ट इनके बाद, इनका निर्वाण प्राप्ति होने के बाद ये अपना फर्स्ट टीचिंग दिए थे, इसको बोलते हैं फर्स्ट सरमन, सारनाथ के अंदर दिए थे। वाराणसी के पास है सारनाथ, उत्तर प्रदेश के अंदर। और इसको सिंबल है व्हील, टर्निंग द व्हील, व्हील को टर्न किए थे वहाँ पर, उसको बोला टर्निंग द व्हील्स ऑफ लॉ, तो व्हील्स बन जाएगा सिंबल ऑफ फर्स्ट टीचिंग ऑफ बुद्ध। उसके बाद डेथ हो गया था इनका। डेथ हुआ था कहाँ पर, कुशीनगर के अंदर, उत्तर प्रदेश में पड़ता है कुशीनगर। और स्तूप, आज के डेट में सांची स्तूप सुने होंगे आप, अशोका, बहुत सारे स्तूप बनाए हैं लॉर्ड अशोक, जो अशोका द ग्रेट हैं, बहुत सारे इनके लिए स्तूप बनाए हैं। स्तूप में इनके जो रिमेन्स रखे गए हैं वहाँ पर, उसको जो प्लेस, जो मॉन्यूमेंट को बोलते हैं स्तूप। 483 BC में इनका डेथ हुआ था कुशीनगर के अंदर। ठीक है, ये कुछ बेसिक्स था। और एक जो बुद्धिज्म हम पढ़ते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर एक टर्म अटैच होता है यहाँ पर बहुत बार, त्रायरत्न। जो त्रायरत्न जो है यहाँ पर 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं बुद्धिज्म में। एक तो बुद्ध खुद है, उनके टीचिंग्स है, बुद्ध के धम्म है, जो धम्म जो इन्होंने दिया है, टीचिंग्स को बोलते हैं इनको धम्म। और साथ में इनका एक संघ है जो इनको फॉलो करता है, यूनियन विच प्रोपेगेट्स बुद्धिज्म, उसको बोलते हैं संघ। ये 3 को मिला के बोलते हैं त्रायरत्न। एग्जाम में बहुत बार आया है कि कौन सा चीज़ को त्रायरत्न बोला जाता है। बताया आपको यहाँ पर बुद्धिस्ट त्रायरत्न के अंदर बुद्ध का एक धम्म है, जिसको बुद्ध का टीचिंग्स को बोलते हैं यहाँ पर, और बुद्ध का यूनियन भी है। तो उसी के हिसाब से इनके बुद्धिस्ट लिटरेचर भी उसी के हिसाब से है। कुछ बुक्स लिखे गए हैं, इसके 3 बुक्स लिखे गए हैं, उसको बोलते हैं त्रायपिटक।
त्रिपिटक बोलते हैं इसको, ट्राइपिटक भी बोला जाता है। ये पाली लैंग्वेज में लिखा गया है। पाली आज के डेट में एक क्लासिकल लैंग्वेज है। इंडिया ने इसको क्लासिकल लैंग्वेज का टैग दे दिया है रिसेंटली। आपको मालूम होगा लास्ट पार्ट में मैंने आपको बताया ये क्लासिकल लैंग्वेज का टैग इसको मिला है रिसेंटली। ट्राइपिटक बोलते हैं इसको। ट्राइपिटक के अंदर 3 बुक्स आते हैं, एक है विनय पिटक, एक है सुत्त पिटक और एक है अभिधाम पिटक। ये 3 पिटक्स है। विनय पिटक जो है वो रूल्स के बारे में लिखा गया यहाँ पर, जो उनके संघ फॉलो करेंगे, उनका यूनियन जो है जो फॉलो करेंगे कुछ रूल्स, उसके बारे में यहाँ लिखा गया विनय पिटक के बारे में। सुत्त पिटक के अंदर बुद्ध का धम्म लिखा गया, टीचिंग्स ऑफ बुद्ध, बुद्ध का धम्म जो है टीचिंग्स जो उन्होंने दी है वहाँ लिखा गया। और अभिधाम जो पिटक है वो फिलोसॉफिकल थ्योरी के बारे में मेंशन किया गया यहाँ पर। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट एजुकेशनल सेंटर्स हैं बुद्धिज्म सेंटर इंडिया के अंदर। फॉर एग्जाम्पल नालंदा है, फेमस नालंदा को रिसेंटली अभी इसको रिवैम्प करके इनॉग्रेट भी किया गया, नालंदा यूनिवर्सिटी बना दिया गया है। कहाँ मिलेगा आपको? बिहार के अंदर मिलेगा। कौन बनाया था? कुमार गुप्त ने बनाया था यहाँ पर इसको। उसके बाद गुजरात में है वल्लभाई यूनिवर्सिटी, याद रखना आपको। और बिहार के अंदर है विक्रमशिला, एक और है बिहार के अंदर, बिहार विक्रमशिला बाय धर्मपाल जो थे रूलर, बहुत पहले हिस्ट्री में इन्होंने बनाया था। और गुप्त जो थे, कुमार गुप्त, इन्होंने बनाया था नालंदा। याद रखिए, कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स है, इसको मैंने कवर कर दिया शॉर्ट में एकदम, इसको आप रिटेन करके जाइएगा एग्जाम से पहले। चलते हैं आगे। नेक्स्ट जो है पीएम मोदी ने रिसेंटली 3 कंट्रीज़ को विजिट किया है, बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ हैं। नाइजीरिया को विजिट हुई है, ब्राज़ील को विजिट किया और गुयाना को विजिट किया। ये 3 कंट्रीज़ को विजिट किया है। मैं आपको मैप में दिखाऊंगा, इनके कैपिटल्स क्या क्या हैं, इनके बॉर्डर्स क्या क्या हैं, बताऊंगा आपको मैप में। स्टार्ट करते हैं नाइजीरिया से, बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है। नाइजीरिया इज़ एन अफ्रीकन कंट्री, या अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का मैप दिख रहा होगा आपको, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का मैप दिख रहा होगा। यहाँ पर आपको अल्जीरिया मिलेगा, नाइजर मिलेगा, और अल्जीरिया नाइजर के 3rd नंबर में आएगा नीचे में नाइजीरिया। ऐसा ना, आपको अल्जीरिया नाइजीरिया के बीच में आता है नाइजर, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है क्या रखना आपको। और नाइजीरिया का बॉर्डर्स कौन कौन से बॉर्डर्स हैं यहाँ पर? नाइजर एक बॉर्डर मिलेगा आपको, चैड मिलेगा यहाँ पर, कैमरून मिलेगा, इंपॉर्टेंट बॉर्डर है, और यहाँ पर आपको बेनिन मिलेगा। ये 4 बॉर्डर्स है नाइजीरिया के। कैपिटल क्या है नाइजीरिया का? अबुजा इज़ द कैपिटल ऑफ नाइजीरिया, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आगे चलते हैं, यहाँ पर नाइजीरिया अगर कवर कर, नाइजर नाम की एक रिवर है यहाँ पर, जैसे यहाँ पर नाइजर एक कंट्री भी है, तो नाइजर नाम की जो रिवर है ना वो एंड होती है नाइजीरिया के अंदर, स्टार्ट होते हैं यहाँ पर गिनी के अंदर, जो वेस्ट अफ्रीका के पड़ता है, वहाँ से फिर माली आती है, माली के बाद नाइजर होने के बाद नाइजीरिया में जाके एंडिंग है इसका, जो गल्फ ऑफ गिनी यहाँ पर मिलेगा आपको, यहाँ पर अटलांटिक ओशन में एंड होती है। नाइजर जो रिवर है उसको जस्ट लिंक किया हूँ यहाँ पर नाइजीरिया के साथ, याद रखना आपको ये पॉइंट। नेक्स्ट जो कंट्री है ब्राज़ील है, कवर करते हैं इसको। ब्राज़ील का कैपिटल क्या मिलेगा आपको? ब्राज़ीलिया मिलेगा। ब्राज़ील से होते हुए एक लाइन जाती है, लैटिट्यूडल लाइन जो बोलते हैं इसको, लैटिट्यूड हॉरिजॉन्टल लाइन ग्लोब में एक कट करती है इसको। एक इमेजिनरी लाइन है, आपको दिखेगी नहीं, बोलते हैं इमेजिनरी लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन से बेसिकली 0 डिग्री जो होती है लैटिट्यूड, उसको बोलते हैं इक्वेटर। वो जो लाइन है वो ब्राज़ील को कट करती है, उसके बाद कोलंबिया और इक्वेडर को कट करती है। मतलब ये जो इक्वेटर लाइन है ना, ये इक्वेटर को कट करती है। देखिए ये नाम सिमिलर हो गया यहाँ पर, इक्वेटर लाइन तो इक्वेटर को कट करेगी, साथ में कट करेगी किसको? कोलंबिया को। कोलंबिया जो है सेकंड, उसके बाद 3rd नंबर जो कंट्री है ब्राज़ील, उसको कट करती है। ब्राज़ील का कैपिटल आपको मिलेगा ब्राज़ीलिया, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको आप। उसके बाद जो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, फॉर एग्जाम्पल कहीं पर मैंने क्रॉस मारा, ठीक है, यहाँ पर मैंने एक क्रॉस मारा हुआ है, यहाँ पर क्रॉस है, यहाँ पर क्रॉस है। क्रॉस इसलिए मैंने मारा हुआ है क्योंकि ये जो कंट्रीज़ हैं, ये 3 कंट्रीज़ को छोड़ के, इक्वेडर, अर्जेंटीना और चिली, ये 3 कंट्रीज को छोड़ के बाकी सारे के सारे कंट्रीज इसको बॉर्डर शेयर करते हैं यहाँ पर, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन छोड़ देंगे, बाकी सारे कंट्रीज जो भी बच गए ना, सारे इसके बॉर्डरिंग कंट्रीज हैं, पाराग्वे, उरुग्वे, बोलिविया, जो बच गए हैं सारे के सारे इसके बॉर्डरिंग कंट्रीज है, याद रखना आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। खाली 3 को छोड़ के, इक्वेडर, अर्जेंटीना और चिली को छोड़ के, ठीक है। यहाँ पर मैप में मैंने कुछ कैपिटल्स मेंशन कर रखे हैं। फॉर एग्जाम्पल अर्जेंटीना का कैपिटल मेंशन कर रखा है, उसको आप देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट मिलेगा आपको। चिली का कैपिटल मेंशन किया हुआ मैंने, उसको देख लीजिएगा। पेरू का कैपिटल मेंशन किया हुआ है यहाँ पर। बोलिविया का कैपिटल मेंशन किया हुआ, उसको आप देख लीजिएगा। वेनेजुएला का कैपिटल एग्जाम में पूछा हुआ ऑलरेडी। इक्वेडर का कैपिटल एग्जाम में पूछा हुआ है। ये कुछ इंपॉर्टेंट कैपिटल्स हैं जो आपको शायद पूछ सकते हैं। कोलंबिया का कैपिटल भी इंपॉर्टेंट है, कोलंबिया बहुत न्यूज़ में रहा है। बोगोटा का कैपिटल है, याद रखिएगा, जैसे एक बार ओवरलुक करके जाइएगा कि कैपिटल किसके कौन कौन से हैं, ठीक है। चलते आगे, नेक्स्ट जो है ये हो गया हमारा 1, 2 और गुयाना। जो गुयाना कंट्री है, आपको मैं जूम इन कर रहा हूँ, उसको आप देखिएगा यहाँ से। गुयाना इज दिस कंट्री मिलेगा, गुयाना आपको, ये ब्राज़ील के नॉर्थ में मिलेगा आपको, गुयाना इन नॉर्थ ऑफ ब्राज़ील, ठीक है ना, याद रखिएगा। यहाँ पर आपको बॉर्डर शेयर भी मिल रहा होगा यहाँ पर गुयाना के साथ, ठीक है। जॉर्ज टाउन इसका कैपिटल मिलेगा आपको गुयाना का, ठीक है। ये 3 कंट्रीज हो गए, नाइजीरिया, ब्राज़ील एंड गुयाना। चलते आगे, नेक्स्ट जो है नेक्स्ट न्यूज़ चलते हैं। इक्वेटर, देखिएगा इक्वेटर मैंने आपको बता दिया। इक्वेटर जो इक्वेटर है ये ब्राज़ील के साइड में मिलेगा आपको। यहाँ से इक्वेटर लाइन जो है पास करती है, जो कोलंबिया, ब्राज़ील और इक्वेटर को कट करती है। यहाँ से कैपिटल है इसका क्यूटो। न्यूज़ क्या है कि इक्वेटर इस कंट्री में, जो मैप में आपको दिख रही होगी, यहाँ पर इमरजेंसी डिक्लेयर हो चुकी है फॉर फॉरेस्ट फायर एंड वाटर शॉर्टेज। मैंने यहाँ पर फॉरेस्ट में फायर एक्सटेंसिव लग चुके हैं और वाटर शॉर्टेज की वजह से
यहाँ पर एक्सटेंसिव इमरजेंसी का माहौल यहाँ पर बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट जो है गैबॉन। गैबॉन अगेन एक अफ्रीकन कंट्री है, कैपिटल भी मैंने इसका लिख रखा है, इधर देख लीजिएगा एक बार आप। गैबॉन में एक्चुअली हुआ क्या, यहाँ पर इनका न्यू कॉन्स्टिट्यूशन आ चुका है। एक रेफरेंडम, एक वोटिंग होने के बाद, लोग ने वोट करने के बाद इस कंट्री के अंदर जो डायनेस्टिक रूल चल रहा था, जो राजा किंगशिप जो चला, उसको एंड करके एक डेमोक्रेटिक इलेक्शन वाला रूल है यहाँ पर लागू किया जाएगा। इसको वोटिंग होने के बाद इसको लाया गया, यहाँ पर याद रखना इंपॉर्टेंट है। गैबॉन मैं को मैप में दिखाता हूँ। गैबॉन बेसिकली अफ्रीकन वेस्ट अफ्रीका में पड़ता है, आपको मिलेगा गैबॉन। यहाँ पर इक्वेटर जो लाइन है, जो 0 डिग्री मैंने आपको बताया यहाँ पर, ये भी यहाँ से पास करती है। कहाँ से, दिस इज गैबॉन से पास करी। गैबॉन का जो 3 नेबरिंग कंट्रीज है, कैमरून ऊपर मिलेगा आपको, इक्वेटोरियल गिनी मिलेगा और रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो मिलेगा। ये 3 कंट्रीज यहाँ पर बॉर्डर शेयर करती है। वेस्ट अफ्रीका में आता है बेसिकली गैबॉन। गैबॉन में रिसेंटली डायनेस्टी रूल खत्म करके यहाँ पर नया संविधान एक लागू किया गया इन गैबॉन, याद रखना ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। चलते आगे नेक्स्ट, इराक, जिसका कैपिटल मिलेगा आपको बगदाद। इराक के अंदर इनका फर्स्ट नेशनल पॉपुलेशन काउंट होने वाला है 40 साल के बाद। इससे 40 साल तक इनका पॉपुलेशन काउंट नहीं हुआ था, कितने लोग यहाँ रह रहे हैं, कहाँ पर रह रहे हैं, रूरल कितने, अर्बन कितने, इस तरह का जो सेंसस होता है वो 40 साल के बाद होने वाला है इराक के अंदर। बगदाद कैपिटल है इराक का। इराक एक बेसिकली यहाँ पर पर्शियन गल्फ के साथ कनेक्शन इसका मिलेगा। एक लैंडलॉक्ड कंट्री नहीं है, बिल्कुल भी लैंडलॉक्ड नहीं मिलेगी आपको। यहाँ पर एक पर्शियन गल्फ होता है, उसके साथ वाटर बॉडी के साथ कनेक्शन है इसका। और बॉर्डर्स के अंदर कुवैत मिलेगा आपको इराक के साथ, ईरान मिलेगा ऑफकोर्स, सीरिया यहाँ पर मिलेगा आपको, टर्की मिलेगा यहाँ पर आपको, और सऊदी और जॉर्डन यहाँ पर शेयर करता हुआ मिलेगा। ये 5 बॉर्डर्स हैं इराक के, याद रखना आपको, जॉर्डन, सऊदी, कुवैत, ईरान, सीरिया, टर्की, ये 5 कंट्रीज बॉर्डर शेयर कर रहे हैं। बगदाद इसका कैपिटल है। चलते हैं नेक्स्ट, स्विट्जरलैंड के अंदर बुर्खा बैन जो है, जो इन्होंने बुर्खा बैन कर रखा है, 2025 से लागू हो जाएगा। 1 जन से लिखा हुआ, 1 जन 2025 से ये बुर्खा जो बैन है वहाँ पर लागू हो जाएगा स्विट्जरलैंड के अंदर। स्विट्जरलैंड का जो कैपिटल मिलेगा आपको बर्न जो सिटी है कैपिटल है स्विट्जरलैंड का। यूरोप में एक कंट्री है, फ्रांस, इटली, उसके बाद जर्मनी, लिechtenstein, ये सब कुछ कंट्रीज़ है, और ऑस्ट्रिया, ये 5 कंट्रीज़ इसके बॉर्डर्स बनाते हैं। मेजरली ये 3 है, फ्रांस, जर्मनी और इटली, ये तीनों ने बॉर्डर्स बनाते हैं यहाँ पर, और लिechtenstein और ऑस्ट्रिया तो यहाँ आपको मिलेगा। चलते आगे नेक्स्ट, इंडिया ने बिम्स्टेक एनर्जी सेंटर खोलने का एग्रीमेंट साइन कर लिया, बैंगलोर में खुलेगा बिम्स्टेक का एनर्जी सेंटर है बिम्स्टेक का, यहाँ पर बैंगलोर में आपको मिलेगा, कर्नाटक के अंदर जो बैंगलोर आता है। ठीक है, अब बिम्स्टेक के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो मैं आपको लिख रखा, उसको आप जस्ट एक बार देख लीजिएगा। बिम्स्टेक का फुल फॉर्म क्या है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन। इसका फुल फॉर्म तो याद रखना है आपको कि बे ऑफ बंगाल के आसपास के जो कंट्रीज़ हैं वो आपस में कोऑपरेट करेंगे, मल्टी सेक्टरल कोऑपरेशन होगा टेक्निकल और इकोनॉमिक डोमेन के अंदर। तो जो ग्रुप बनेगा कंट्रीज़ का, 7 कंट्रीज यहाँ मेंबर है इसके। 1987 में ये ग्रुप आया था, बैंकॉक डिक्लेरेशन में बेसिकली साइन हुआ था, जो थाईलैंड में जो है बैंकॉक कैपिटल है यहाँ पर उसका, थाईलैंड का, वहाँ पर मीटिंग होके एक डिक्लेरेशन साइन हुआ था 1987 के अंदर। उसके बाद बिम्स्टेक बना था। हेडक्वार्टर्स कहाँ मिलेगा आपको, ढाका बांग्लादेश के अंदर मिलेगा। मेंबर्स 7 हैं इसके, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड। यह आपको साउथ एशिया प्लस साउथ ईस्ट एशिया के अंदर आपको मिलेगा, थाईलैंड मिलेगा, वो भी एक मेंबर है इसका। बाकी साउथ एशिया के अंदर आपको बाकी सब कंट्रीज मिलेंगे जो इंडिया के आसपास मिलेंगे आपको। ये सब कंट्रीज जो है ना बे ऑफ बंगाल को टच करती है, या बे ऑफ बंगाल से इनका लेना देना है, उन कंट्रीज़ को यहाँ पार्ट बनाया गया। सब कंट्रीज पार्ट नहीं है इसके, लाइक पाकिस्तान यहाँ नहीं है आपको मिलेगा, मतलब भूटान मिलेगा, बांग्लादेश मिलेगा, नेपाल है, इंडिया है, श्रीलंका है, म्यांमार है और थाईलैंड है। 7 कंट्रीज आपको मिलेंगे। इसके करंट चेयरमैन जो है, किस कंट्री के पास करंट चेयरमैनशिप है, थाईलैंड के पास मिलेगा। और सेक्रेटरी जनरल कौन है इसका, आपको मिलेगा इंडिया, याद रखना आपको ये पॉइंट। ठीक है, आगे चल, नेक्स्ट न्यूज़ आ रहा है, पेरू का कैपिटल लीमा से आ रहा है, वहाँ पर 31st एपेक समिट हुआ है, इंपॉर्टेंट है एपेक। इंडिया का इसका पार्ट नहीं है एपेक का, मगर फिर भी इसका फुल फॉर्म बता दे रहा हूँ आपको एपेक का। एपेक का फुल फॉर्म आपको मिलेगा एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन। जो एशिया पैसिफिक जो रीजन है, एशिया और पैसिफिक ओशन के आसपास जो कंट्रीज़ हैं वो इकोनॉमिक कोऑपरेशन करते हैं। यहाँ पर 21 कंट्रीज़ हैं, यहाँ पर लिस्ट नहीं याद रखना है आपको कौन कौन कंट्रीज़ है, मगर इंडिया इसका पार्ट नहीं है, बस इतना याद रखना आपको, इंडिया इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ एपेक। इसका समिट हुआ था रिसेंटली कहाँ पर, लीमा, पेरू, जो पेरू के अंदर जो लीमा है यहाँ पर कैपिटल है पेरू का। चलते आगे नेक्स्ट जो है साइक्लोन फेंगल जो है वो इंडिया और श्रीलंका को स्ट्राइक किया रिसेंटली। जो साइक्लोन जो है यहाँ पर, इसका नाम दिया गया था, सऊदी अरेबिया ने इसको नाम दिया था। आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, इंडिया में किस व्यक्ति को साइक्लोन मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है? आप मेरे को बताइए कमेंट सेक्शन के अंदर, साइक्लोन मैन ऑफ इंडिया ये कौन है, ये इसका टैग किसको दिया गया? बहुत एक्सटेंसिव रिसर्च किया साइक्लोन के बारे में। पास्ट में मैंने करंट अफेयर्स अगर फॉलो करते हैं पार्ट 1 से लेकर पार्ट 9 तक, तो मैंने इसको एक्सटेंसिवली कवर किया साइक्लोन के बारे में, बेसिक्स नाम कैसे होता है, कि कौन किसको नाम देता है। तो वहाँ पर मैंने बताया था सऊदी अरब ने इसको नाम देने वाले हैं लास्ट किसी पार्ट में,
आपको बताइएगा साइकिल मैन ऑफ इंडिया कौन है, कमेंट सेक्शन में इसको बताइएगा मेरे को। चलते हैं नेक्स्ट, रशिया का एक बिजनेस सेंटर खुलने वाला है, इंडिया रशिया यहाँ पर पार्टनरशिप करने वाले एक बिजनेस सेंटर खोलने वाले हैं यहाँ पर, कहाँ पर, इंडिया की कैपिटल न्यू दिल्ली के अंदर, ताकि इनका जो ट्रेड रिलेशंस है इसको हम लोग आगे बढ़ा सकें। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, मैं इसको थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ। यूएनसीसीडी बताऊँगा क्या होता है बेसिकली, उसकी का एक मीटिंग हुआ है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज नंबर 16 में जो मीटिंग है यहाँ पर, वो यहाँ पर रिसेंटली कंडक्ट हुआ है रियाद के अंदर, याद रखना ये पॉइंट, रियाद के अंदर मीटिंग हुआ है, COP 16 का जो मीटिंग है यहाँ पर। अब ये COP क्या, उसके जाने से पहले मैं आपको एक बेसिक्स बताया था, यहाँ पर मैं जूम इन कर रहा हूँ, यहाँ पर इसका फोकस कीजिएगा। यहाँ पर 1992 के अंदर क्या हुआ था एग्जैक्टली, UN ने, जो यूनाइटेड नेशंस है, यूनाइटेड नेशंस ने फर्स्ट टाइम, ये UN जो एक पॉलिटिकल बॉडी की तरह काम करती थी पहले, पॉलिटिकल मोटिव का था, मैंने World War III ना होना मेजर इसका ऑब्जेक्टिव था, मगर आज तक इन्होंने कभी भी पॉलिटिकल को छोड़ के बाकी कुछ और देखा ही नहीं। 1992 जो है फर्स्ट टाइम जो UN है, 1982 के अंदर फर्स्ट टाइम जो है UN का एक कॉन्फ्रेंस हुआ एनवायरनमेंट के ऊपर। एक एनवायरनमेंट का बहुत बड़ा रोल है, ग्लोबल वार्मिंग हो गया, हीट जो बढ़ रहा है यहाँ पर, साइक्लोन्स आ रहे हैं, सब एनवायरनमेंट को डैमेज होने के बाद आ रहे हैं। तो बोला फर्स्ट कॉन्फ्रेंस इनका डेवलप हो यहाँ पर, फर्स्ट कॉन्फ्रेंस यहाँ पर लोग अटेंड किए एनवायरनमेंट और डेवलपमेंट के ऊपर। उसके बोलते हैं अर्थ समिट, अर्थ के ऊपर यहाँ बात होगी, पॉलिटिकल बात नहीं होगी, अर्थ विल टॉक अबाउट अर्थ, एनवायरनमेंट के ऊपर बात करेंगे, इकोसिस्टम के ऊपर बात करेंगे। कहाँ पर हुआ था ये मीटिंग, ब्राज़ील के शहर के अंदर, रियो डी जेनेरो के अंदर, रियो डी जेनेरो एक शहर है ब्राज़ील के अंदर, वहाँ मीटिंग हुआ था। उस मीटिंग के बाद 3 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट साइन हुए थे, UNFCCC एक डॉक्यूमेंट है, और एक है UNCBD और एक है UNCCD। इनिशियली 1992 में जब मीटिंग हुआ था तो साथ साथ ये 2 डॉक्यूमेंट साइन हो गए थे, और थर्ड डॉक्यूमेंट थोड़ा 2 साल के बाद साइन हुआ था, यहाँ पर थोड़ा प्रॉब्लम था, उसके बाद 2 साल के बाद साइन हुआ था, 1994 में साइन हुआ था, और ये नॉन लीगली बाइंडिंग है। और किस चीज़ का ये डॉक्यूमेंट है बताना, UNFCCC जो है ये क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज। ये क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए एक मीटिंग होती है हर साल, इस अंडर में होगी। उसके बाद यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जो PD है ना, CBD मतलब होता है कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जो हमारे पास अलग अलग स्पीसीज हैं प्लांट के, एनिमल के, उसको प्रोटेक्ट करना जरूरी है, उसके लिए भी एक सिग्नेचर मारा हुआ था यहाँ पर। CCD यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट लैंड डेजर्टिफिकेशन, जो लैंड जो बर्बाद हो रहा है यहाँ पर, बैड लैंड में कन्वर्ट हो जा रहे हैं, बैड एग्रीकल्चर एक्सटेंसिव होने के बाद लैंड में न्यूट्रिएंट्स नहीं बच रहा है, लैंड इसलिए डेजर्ट की तरह हो जा रहा है बेसिकली, उसको रोकने के लिए, लैंड डेजर्टिफिकेशन ना हो जाए, डेजर्ट जैसा ना हो जाए, न्यूट्रिएंट्स सारे यहाँ पर एग्रीकल्चर के बाद इतना एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर हो रहा है, उसको हम न्यूट्रिएंट्स खत्म होते जा रहे हैं, यहाँ पर केमिकल्स डाल रहे हैं लोग, फर्टिलाइजर डाल रहे हैं, पेस्टिसाइड, उसको रोकने के लिए, लैंड डेजर्टिफिकेशन को रोकने के लिए एक डॉक्यूमेंट है UNCCD जो 1994 में साइन हुआ था। अब इसके बाद आपको ये क्लियर होने के बाद इसका जो हर एक क्या होता है ना, इसका मीटिंग होता है, UNFCCC का मीटिंग होगा, UNCBD का मीटिंग होगा, UNCCD का मीटिंग होता है। जो मीटिंग होता है, जो मीटिंग में लोग अटेंड करते हैं, उसको बोलते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। जो लोग अटेंड करेंगे FCC का मीटिंग, CBD का, CCD का, उसको बोलते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। इसके सामने लगाते हैं नंबर 1 2 3 4, इस तरह मीटिंग लगाते हैं नंबर कि किस नंबर हुआ मीटिंग है। फॉर एग्जांपल UNCCD, ये लैंड डेजर्टिफिकेशन को रोकने के लिए ये मीटिंग हुआ है रिसेंटली, इसका COP 16th मीटिंग है यहाँ पर, COP 16 ऑफ UNCCD रियाद में हुआ है, सऊदी अरब का जो कैपिटल है रियाद, वहाँ आपको मिलेगा यहाँ पर। उस मीटिंग का थीम क्या था, थीम था आवर लैंड आवर फ्यूचर, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना आपको, CCD से रिलेटेड है ये, लैंड डेजर्टिफिकेशन है उसको यहाँ पर रोकने की यहाँ बात हो रही है। यहाँ पर 16th नंबर का मीटिंग हुआ है, याद रखना आपको। इससे फर्स्ट मीटिंग 1994 में हुआ था, याद रखना आपको, तो फर्स्ट जो मीटिंग स्टार्ट 1994, उसके बाद COP नंबर 14, याद रखना COP नंबर 14 इंडिया में हुआ था, बहुत पहले हुआ था 2019 के अंदर, न्यू दिल्ली के अंदर हुआ था, उसके बाद इंडिया में नहीं हुआ है, एक ही मीटिंग इंडिया में इसका हुआ है, और हर 2 साल में ही CCD का मीटिंग होता है, याद रखना है। और न्यू दिल्ली के अंदर एक बार ऑलरेडी हो चुका है COP 14 नंबर जो हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट, अब बात करते हैं क्लाइमेट चेंज के बारे में। UNFCCC जो बताया क्लाइमेट चेंज का भी, ये भी मीटिंग रिसेंटली हुआ है, COP 29 बोलते हैं इसको, 29 नंबर हुआ मीटिंग है, याद रखना COP 29। कहाँ पर हुआ ये, बाकू जो कैपिटल है अजरबैजान का, वहाँ पर क्लाइमेट चेंज के बारे में बात हुई है, बाकू जो है मिलेगा आपको यहाँ पर। और इसका थीम क्या है, इन्वेस्टिगेटिंग इन अ लिवेबल प्लैनेट फॉर ऑल। थीम एग्जाम में बहुत बार आ चुका है ऑलरेडी। और जो नेक्स्ट मीटिंग होने वाला है, नेक्स्ट 2025 में जो मीटिंग होगा वो होगा ब्राज़ील के अंदर, COP 30 नंबर मीटिंग है जो है, ये हर साल होता है, लेकिन ये जो था हर 2 साल में एक बार होगा। ये हर 2 साल में, जो लैंड डेजर्टिफिकेशन CCD का हर 2 साल में एक बार होता है, और ये जो होता है हर 1 साल में एक बार होता है। में मीटिंग एक बार हुआ था, COP 18 का जो मीटिंग था इंडिया में 2002 में दिल्ली में हुआ था, याद रखना है।
अब कुछ रिलेटेड न्यूज़ है। इसी एफसीसी जो मीटिंग हुआ था, COP29 का जो मीटिंग हुआ था बाकू के शहर, जो बाकू शहर अजरबैजान में, वहाँ पर इंडिया और स्वीडन जो है दोनों मिल के एक समिट बेसिकली चेयर किए थे। यहाँ पर लीड आईटी समिट का नाम है लेड आईटी। यहाँ पर बेसिकली इंडस्ट्रीज़ है हमारे पास, उसको हम लोग जो ट्रांसफॉर्म करेंगे फ्रॉम पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज़ टू बेसिकली लो पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज, तो लो कार्बन एमिशन होता है, उस तरह का एक ट्रांसमिशन होगा इंडस्ट्रीज़ को, उसका एक समिट होता है। समिट हुआ था रिसेंटली, इंडिया और स्वीडन मिल के दोनों वहाँ पर उसी शहर के अंदर कर लिए थे, बाकू अजरबैजान के अंदर, लेड आईटी। ये इंडस्ट्री को ट्रांसफॉर्म करने की बात करते हैं यहाँ पर इंडिया और स्वीडन मिल के। चलते आगे नेक्स्ट जो है यहाँ पर कुछ और इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, क्लाइमेट से रिलेटेड है यहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल यूएन का ग्रैंड एम्बेसडर जो है वहाँ पर ग्लोबल क्लाइमेट के लिए, वो शुभ जो है, ये इंडिया के फेमस पंजाबी सिंगर है, इनको बना दिया गया है ग्लोबल क्लाइमेट ब्रांड एम्बेसडर फॉर यूएन। चलते हैं कि नेक्स्ट, इसी मीटिंग के अंदर जो COP29 का मीटिंग हुआ था अजरबैजान के अंदर, उसी के अंदर यूएई ने लॉन्च किया है ग्लोबल एनर्जी एफिशिएंसी अलायंस। याद था ना आपको, एफिशिएंसी अलायंस का पूछेगा एग्जामिनेशन में, ये यूएई ने बनाया था, कहाँ पर, COP29 मीटिंग के अंदर। चलते हैं नेक्स्ट, उसके बाद होगा लास्ट में आएगा CBD, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने की बात जब आएगी, इसको बोलते हैं CBD। लिखा हुआ है, आप इसको फुल फॉर्म ये देख लीजिएगा इसको आप। ये भी हर 2 साल में एक बार होता है, जिस तरह UNCCD 2 साल में होता है। रिसेंटली हुआ था COP नंबर 16, वो हुआ था कोलंबिया के अंदर। थीम क्या है, पीस विथ नेचर, इसका थीम है, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, नेचर के साथ पीस मेंटेन करना, इसको यहाँ थीम लगा रहा है यहाँ पर। और इंटरनेशनल डे ऑफ बायोडाइवर्सिटी जो है वो 22 मई को सेलिब्रेट करते हैं हर साल, और ये जो है हर 2 साल में होता है। हैदराबाद में हुआ था, दिल्ली में तो नहीं हुआ था, बाकी दो दिल्ली में हुआ था, 2012 में हुआ था, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, 2012 में हुआ था। जो आपका इंडिया में जो मीटिंग हुआ था, जो आपका ये 2 मीटिंग हुआ था, फर्स्ट ये जो मीटिंग था ये आपका हुआ था अराउंड 2019 के अंदर, न्यू दिल्ली के अंदर। ये जो मीटिंग था 2002 में हुआ था, और ये हुआ था 2012 में हुआ था, याद रखना। ये दोनों दिल्ली में हुआ था, ये एक हैदराबाद में हुआ था, ठीक है, याद रखना आपको, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। चलते आगे नेक्स्ट, G20 का जो समिट है ब्राज़ील में रिसेंटली इसको एंड हुआ है यहाँ पर। उसका थीम था, G20 में जो मीटिंग का थीम था, बिल्डिंग अ जस्ट वर्ल्ड एंड अ सस्टेनेबल प्लैनेट। G20 मतलब होता है ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज, 20 कंट्रीज यहाँ मिलते हैं, ब्राज़ील में मिले थे 2024 के अंदर, वहाँ मीटिंग हुआ था। इसका थीम याद रखिएगा। G20 का नेक्स्ट जो समिट है 2025 का, वो कहाँ होने वाला है, साउथ अफ्रीका में होने वाला है। ठीक, G20 के मेंबर्स कौन कौन है, इंडिया तो है ही, इंडिया को छोड़ के और 19 मेंबर्स हैं, याद रखना आपको, नाम नहीं पूछेगा, बस इंडिया इसका मेंबर है। ऐसा इसका कोई हेडक्वार्टर्स नहीं है, मगर अब ये G20 नहीं रहा, अब ये G21 बन चुका है, G21 बन चुका है। 20 कंट्रीज तो आपको दिख रहे होंगे मैप के अंदर। एक कंट्री जो रिसेंटली ऐड हुआ है, G20 का जो लास्ट 2023 का समिट था वहाँ एडिशन हुआ था, अफ्रीकन यूनियन को ऐड किया गया। ये लास्ट 2023 का न्यूज़ था, वहाँ से मैं इसको कनेक्ट करके दे रहा हूँ आपको मैं, ठीक है। चलते आगे नेक्स्ट जो है, इसी G20 मीटिंग जो हुआ था रिसेंटली अभी ब्राज़ील के अंदर, यहाँ पर एक ग्लोबल अलायंस लॉन्च हुआ था अगेंस्ट हंगर एंड पॉवर्टी। याद रखना आपको, हंगर एंड पॉवर्टी को फाइट करने के लिए ग्लोबल अलायंस लॉन्च हुआ था G20 मीटिंग के अंदर। ये सब क्यों है कि हंगर और ये जो पॉवर्टी है ना, हमारे पास सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है SDG, पूरे वर्ल्ड को कुछ 17 गोल्स हैं जो अचीव करने पड़ेंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए कुछ गोल सेट किए गए हैं पूरे वर्ल्ड को। 2015 में ये स्टार्ट हुआ था, 2030 तक टारगेट है इसको अचीव करने का। 17 गोल में से सबसे नंबर 1 का जो गोल यहाँ बनता है, जो पूरे वर्ल्ड को अचीव करना है, वो है पॉवर्टी को खत्म करना है, यहाँ पर गरीबी को खत्म करना है। गोल नंबर 1 है हमारा ये, इस वजह से यहाँ पर पॉवर्टी का नाम मेंशन किया गया पर्टिकुलर। गोल नंबर 2 जो है वो हंगरनेस को एलिमिनेट करना है, वो गोल नंबर 2 में मिलेगा आपको। यह कहता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 15 साल के अंदर अचीव करना, ऑलरेडी 5 साल और बाकी है खाली यहाँ पर अचीव करने के लिए, 2025 में ऑलरेडी आ चुके हैं, ठीक है। G20 के बारे में कुछ बेसिक्स यहाँ पर मैंने लिख रखा है, इसको देख लीजिएगा। यहाँ पर 1999 का ग्रुप है बेसिकली, और ऐसा कोई परमानेंट हेडक्वार्टर्स इसका नहीं है, हेडक्वार्टर्स यहाँ नहीं मिलेगा आपको। नेक्स्ट जो समिट होने वाला है आपको, वो आपको साउथ अफ्रीका में मिलेगा आपको, नेक्स्ट जो समिट है, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट जो आगे चलते हैं, कोऑपरेटिव बहुत न्यूज़ में है। इंडिया में कोऑपरेटिव कल्चर बहुत फेमस है, अमूल का एग्जाम्पल सुनेंगे। अमूल बेसिकली कोऑपरेटिव की तरह काम करता है। रिसेंटली ग्लोबल कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस हुई थी दिल्ली के अंदर, याद रखना, ग्लोबल कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस। एक कोऑपरेशन के लिए, कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए हमारे पास एक अलग से मिनिस्ट्री भी बनी है। मिनिस्ट्री का नाम है मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन। इसको अमित शाह लीड करते हैं, याद रखना, अलग से मिनिस्ट्री है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मगर इसको अमित शाह लीड करते हैं, याद रखना पड़ेगा आपको। मगर याद रखना आपको, यहाँ पर स्टॉप नहीं होना। कोऑपरेटिव एग्जामिनेशन में स्टैटिक क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। करंट से तो पूछेगा इंटरनेशनल कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस कहाँ पर हुआ था, लोकेशन तो पूछेगा आपको कि मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन का लीडर कौन है सर। उसके बाद जो है स्टैटिक जो है, कुछ पॉलिटी का जो कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ आर्टिकल्स है, कुछ पार्ट्स हैं, वहाँ से क्वेश्चन आते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो है कोऑपरेटिव जो है इंडिया में, वो 2 टाइप के होते हैं, एक मल्टी स्टेट होता है, एक सिंगल स्टेट होता है। एक ऐसा कोऑपरेटिव जो मल्टीपल स्टेट में रजिस्टर काम करता है, एक से ज़्यादा स्टेट को बोलते हैं मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव, और होता है एक स्टेट के अंदर। और ये कोऑपरेटिव जो है ना, ये हमारे पास संविधान के 7 शेड्यूल के अंदर 2 लिस्ट में मेंशन किया गया है। हमारे संविधान के पास 12 शेड्यूल है, 12 शेड्यूल में से 12 शेड्यूल जो होता है ना, वो 12 शेड्यूल में से 7th नंबर शेड्यूल जो है ना,
सेवेंथ शेड्यूल के अंदर 3 लिस्ट हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट के अंदर लिखा गया है, जहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको देखेगी, वहाँ पर लिखा गया मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव के अंदर। स्टेट लिस्ट का मतलब है उस स्टेट गवर्नमेंट का पावर के अंदर आएगा, स्टेट गवर्नमेंट देखेगी इसको, वहाँ लिखा गया है सिंगल स्टेट कोऑपरेटिव के बारे में। दोनों लिस्ट में मेंशन किया हुआ है, स्टेट लिस्ट और यूनियन लिस्ट दोनों में मेंशन किया हुआ है। और संविधान के अंदर कौन सा पार्ट में लिखा गया है, दिस इज पार्ट नंबर 9B, याद रखना पार्ट 9B में लिखा गया है, पार्ट 9B याद रखना आपको। आर्टिकल कौन सा लिखा गया है, पार्ट 9B के बाद आर्टिकल 19 फंडामेंटल राइट का जो आर्टिकल है, राइट टू फ्रीडम, की फ्रीडम है आपके पास कि आप कोऑपरेटिव बना सकते हैं। ये पार्ट 3 ऑफ फंडामेंटल राइट, जो फंडामेंटल राइट्स है वो पार्ट 3 में लिखा गया है वहाँ पर। उसी के अंदर ही आर्टिकल 19 के अंदर वहाँ पर मेंशन किया हुआ है कोऑपरेटिव्स के बारे में। डीपीएसपी है पार्ट 4 के अंदर, वहाँ पर भी डीपीएसपी के अंदर आर्टिकल 43 के अंदर लिखा गया, 43 की ये भी हमारा एक राइट है कोऑपरेटिव्स को बनाना। ये कब ये ऐड, इसे बाद में ऐड हुए, ठीक है ना। आपको 9B सबसेट, हर जगह आपको सबसेट दिख रहा होगा, आपको इंपॉर्टेंट दिख रहा होगा सबसेट, 9A 9B 9C यहाँ पर लिखा हुआ है सबसेट, ये भी सबसेट है, ये बाद में ऐड हुआ है, ये बाद में ऐड हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बाद में ये एडिशन मिलेगा आपको। ये कब ऐड हुआ है, ये ऐड हुआ है 97th अमेंडमेंट 2011 में जो हुआ था, उसके बाद ये ऐड हुआ है। अमेंडमेंट नंबर पूछता है कि कोऑपरेटिव्स इंडिया में ऐड कब हुए थे, 97th अमेंडमेंट के बाद ऐड हुए थे। चलता है नेक्स्ट, कनाडा रिसेंटली, कैपिटल है कनाडा का ओटावा। जो कनाडा है रिसेंटली स्टूडेंट वीज़ा प्रोग्राम जो है इंडिया के लिए एंड कर दिया है, बहुत ही सैड न्यूज़ है। बेसिकली कनाडा इंडिया रिलेशंस जो है डाउन टर्न की तरफ जा रहे हैं, जिस तरह वहाँ की गवर्नमेंट एंटी इंडिया स्टेटमेंट्स दे रही है यहाँ पर। तो स्टूडेंट का जो वीज़ा है उन्होंने कोई ऐसा और नहीं होगा, प्रोग्राम इसको बंद कर रहे हैं हम लोग, कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जाते थे वहाँ पढ़ने के लिए, तो उस प्रोग्राम को वहाँ पर एंड कर दिया इंडिया के लिए, और भी काफ़ी नेशंस के लिए यहाँ पर एंड किया गया, इंडिया उसमें से एक है। चलते हैं कि नेक्स्ट, इंडिया ने रिसेंटली अर्ज किया सिटीजन्स को सीरिया से बाहर निकलिए। सीरिया में बहुत सारे प्रॉब्लम्स चल रहे हैं सर, सीरिया इज़ ऑलमोस्ट टू फॉल करने वाला जो कंट्री है सीरिया। मैप में दिखाऊंगा सीरिया जो है, देखिएगा ये कुछ मैप है सीरिया का। ये सीरिया के प्रेसिडेंट थे जो इस वक्त तो भाग चुके हैं, रशिया भाग चुके हैं। ये लेफ्ट सीरिया, बशर अल असद नाम था इनका, ये भाग गए हैं सीरिया छोड़ के। कहाँ पर भाग चुके हैं, रशिया भाग चुके हैं। रशिया इनको बहुत सपोर्ट करते हैं। सीरिया में एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, सीरिया में देखिएगा जो ओरिजिनल जो प्रेसिडेंट हैं इनके, ये बहुत ही कम एरिया इनके पास कंट्रोल में है। बाकी जो एरिया है ना सीरिया का, ये आपको दिखता है सीरिया, मगर इसके बाद बहुत सारे मिलिटेंट्स यहाँ पर ऑक्यूपाई करके बैठे हैं जो इनको हटाना चाहते हैं। इनके पास खाली इतना ही एरिया, ये जो प्रेसिडेंट ऑफ सीरिया थे पहले, अब तो नहीं रहे, अब तो भाग चुके रशिया, इनके पास खाली इतना ही एरिया सीरिया का इनके पास कंट्रोल में एरिया था। बाकी जो एरिया सीरिया के थे वो अनकंट्रोल थे। उनके पास कुछ कुछ मिलिटेंट्स थे, कुछ कुछ ग्रुप्स जो सीरिया को तोड़ना चाहते थे। यहाँ पर सपोर्ट था यूएसए का सपोर्ट लेने के बाद इन्होंने यहाँ पर कुछ मिलिटेंट्स ग्रुप्स खड़े हो गए, जहाँ पर सीरिया को तोड़ के यहाँ पर डिवीजन करना चाहते हैं सीरिया का। अलग अलग ग्रुप्स है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ लिखा हुआ है टर्किश ऑक्यूपेशन का कुछ ग्रुप है, अमेरिकन सपोर्ट कुछ ग्रुप्स है, बहुत सारे सब ग्रुप्स हैं। आईएसआईएस का ग्रुप मिलेगा आपको, आईएसआईएस यहाँ से ऑपरेट करता था बहुत पहले, अभी भी कुछ ऑपरेट करता है यहाँ पर। तो उसी के चक्कर में सीरिया का जो यहाँ पर जो मेन कैपिटल था डेमस्कस, वो यहाँ पर फॉल कर गया है। वहाँ से ये प्रेसिडेंट साहब छोड़ के भाग गए हैं। यही चीज़ न्यूज़ में कि वहाँ पर मिलिटेंट्स जो है, आर्मी जो है उसको यहाँ पर अलग अलग मिलिटेंट्स जो है वो यहाँ पर घेर लिए हैं सीरिया को, जो कैपिटल है डेमस्कस। वहाँ से शायद हो सकता है ये डिवीजन हो जाए सीरिया का। यहाँ लिखा हुआ है सीरियन रिजिम फॉल्स, एनडीटीवी का आर्टिकल है, यहाँ पर मिलेगा आपको। सीरियन का जो रिजिम है गिर चुका है यहाँ पर, सेंटर जो है यहाँ पर डेमस्कस ये भी फॉल कर चुका है। नो इन्फॉर्मेशन ऑफ असद प्लेन, जो असद थे, बशर अल असद इनके प्रेसिडेंट जो थे वो भाग गए हैं रशिया, इनको ट्रैक नहीं किया जा रहा है। यहाँ पर कुछ फेमस सिटीज़ है, यहाँ पर इनका नाम बताऊंगा, याद रखना। एलोपो सिटी, जो एलोपो सिटी है सीरिया के अंदर, यहाँ पर बहुत न्यूज़ में रहा है। ये हमा और ये होम्स, ये 3 सिटी का नाम याद रखना आपको, सीरिया के अंदर सिटी है ये सब, एलोपो, हमा एंड होम्स। ये न्यूज़पेपर में बहुत बार रिपीटेड सिटीज़ है जहाँ मिलिटेंट्स जो हैं ऑक्यूपाई कर चुके हैं ये एरिया को, जहाँ पर सीरिया के मिलिटेंट ऑक्यूपाई किए हैं। ठीक है, चलते आगे नेक्स्ट। यहाँ पर कुछ अलग आर्टिकल्स हैं, लिख रहा होगा सीरियन का प्रेसिडेंट जो है ये रशिया भाग चुके हैं, मैंने बताया बहुत क्लोज है व्लादिमीर पुतिन के पास। अमेरिका इनको सब लाइक नहीं करता, इसी वजह से अमेरिकन यहाँ पर सपोर्टिंग में नहीं था, इसलिए ये यहाँ रशियन सपोर्ट की मदद से थे वहाँ पर, मगर अब नहीं रहा, मगर इसलिए रशिया यहाँ पर भाग चुके हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर उनके भागने के बाद रशिया जब भागे यहाँ पर, उनके पास एक केयर टेकर सीरियन पीएम आ चुका है यहाँ पर, का नाम मोहम्मद अल बशीर नाम है यहाँ ना। मोहम्मद अल बशीर इज़ अ केयर टेकर, बेसिकली लीडर ऑफ सीरिया, का नाम भी दिख रहा होगा यहाँ पर आपको। केयर टेकर हैं, कुछ टाइम तक करेंगे, उसके बाद इलेक्शन होने के बाद शायद नया चेंज हो जाए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट साउथ कोरिया। साउथ कोरिया में भी यही हाल था। साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट जो थे यून सुक यूल नाम है इनका, यून सुक यूल है इनका नाम है, साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट हैं। इन्होंने क्या किया, रिसेंटली अपने कंट्री के अंदर मार्शियल लॉ डिक्लेयर कर दिया। इन्होंने कहा कि कंट्री को जो है नॉर्थ कोरिया के अगेंस्ट में एक खड़ा होने के लिए
नॉर्थ कोरियन के अगेंस्ट खड़ा होने के लिए मार्शल लॉ डिक्लेयर करना पड़ेगा। उस कंट्री के अंदर मार्शल लॉ डिक्लेयर कर दिया। बताइए, मार्शल लॉ का मतलब है यहाँ पर आर्मी रूल चलेगा। प्रेसिडेंट इसको कर तो दिए, मगर इनके पार्टी वाले सपोर्ट नहीं किए इनको। पार्लियामेंट में जो इनकी जो पार्लियामेंट है, जो भी इनका पार्लियामेंट का नाम होगा, वहाँ सपोर्ट वहाँ से नहीं निकला इनका। तो यहाँ पर इनको वापस लेना पड़ेगा, डिसीजन को वापस लेना पड़ गया। लोग इतना गुस्सा हो गए थे इनसे, लिखा हुआ है साउथ कोरिया लिफ्ट्स प्रेसिडेंट्स मार्शल लॉ, फोर्सफुली लगा दिए थे, बस सपोर्ट उतना नहीं था तो वापस लेना पड़ा इनको मार्शल लॉ का जो डिसीजन है। नाम क्या है, योन सेक यूल। कैपिटल साउथ कोरिया क्या मिलेगा आपको, सियोल मिलेगा। जैसे साउथ कोरिया जो है पहले इंडिपेंडेंस कहाँ से मिला इनको, जापान से मिला। ना 45 के ना जापान ने इनको इंडिपेंडेंस दिया साउथ कोरिया को। जब से ये काम किए, मार्शल लॉ लगाए हैं ना, इनके लोग इतना गुस्सा हो गए, लोग कोर्ट तक भाग चुके हैं कि कैसे लगा दिए अपने कंट्री के अंदर मार्शल लॉ, कैसे लगा दिया। आपके पार्लियामेंट्स का सपोर्ट नहीं, आपके पास नहीं है, लोगों का सपोर्ट नहीं आपके पास, इसलिए इनके ऊपर ट्रैवल बैन लगा दिए कि देश छोड़ के ना भाग जाए। कोर्ट वोट में कुछ अगर हो तो देश छोड़ के ना, ट्रैवल बैन यहाँ पर लगा दिए ताकि कोर्ट के थ्रू इनको पनिश किया जा सके बाद में। ठीक है, चलते आगे नेक्स्ट। ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर अवार्ड, वर्ड ऑफ द ईयर जो है, अवार्ड तो नहीं है, ऑक्सफोर्ड का जो वर्ड ऑफ द ईयर जो होता है, वो वर्ड ऑफ द ईयर 2024 का जो वर्ड ऑफ द ईयर है वो मिलेगा ब्रेन रॉट। जो ब्रेन रॉट होता है बेसिकली क्या मीनिंग है इसका, ब्रेन रॉट को वर्ड ऑफ द ईयर का टैग दिया गया यहाँ पर। यहाँ बेसिकली जो ब्रेन रॉट का मतलब है, जो सोशल मीडिया जो है ना, उसका जो एक्सटेंसिव यूज़ आप कर लेते हैं, एक्सटेंसिव कंज्यूम करते हैं, तो वहाँ ब्रेन को ये हैम्पर करना स्टार्ट करता है, ब्रेन को वो डाउनग्रेड करना स्टार्ट करता है। उसका इम्पैक्ट को बोलते हैं ब्रेन रॉट। ब्रेन रॉट इज नथिंग बट इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया, एक्सटेंसिव जब यूज़ करते हैं उसका, तो उसका इम्पैक्ट होता है यहाँ पर ब्रेन के ऊपर। तो ब्रेन रॉट उसका मीनिंग होता है, तो यही बन गया ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर। जाके नेक्स्ट, चेन्नई में रिसेंटली वर्ल्ड मैरीटाइम कॉन्फ्रेंस हुआ है। वर्ल्ड मैरीटाइम कॉन्फ्रेंस जो है, मैरीटाइम टेक्नोलॉजी के ऊपर बात हो गई यहाँ पर, टेक्नोलॉजी के ऊपर मैरीटाइम डोमेन के अंदर चेन्नई के अंदर ये हुआ है। चलते हैं कि नेक्स्ट जो है पेरिस में, फ्रांस का कैपिटल है पेरिस, वहाँ पर एक रिसेंटली एक चर्च जो बहुत साल पहले जल गया था फायर की वजह से, इसको रिसेंटली इनॉग्रेट किया गया है। चर्च का नाम क्या है, नॉट्रे डैम कैथेड्रल नाम है इस चर्च का। यहाँ आपको वर्ल्ड लीडर्स बहुत सारे गए थे, डोनाल्ड ट्रंप भी मिलेंगे आपको यहाँ पर, और फ्रांस के जो प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन, ये भी आपको मिलेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो ये नॉट्रे डैम जो चर्च है, नॉट्रे डैम कैथेड्रल चर्च आपको मिलेगा पेरिस के अंदर, रिसेंटली इनॉग्रेट हुआ है, रीओपनिंग इसका यहाँ पर किया गया है। नेपाल के जो पीएम है केपी ओली, ये सब आ चुके हैं इलेक्शन लड़ने के बाद। ये भी इंडिया के अगेंस्ट ही रहते हैं, काफ़ी बार एंटी इंडिया स्टेटमेंट देते रहते हैं। आने के बाद ये फर्स्ट जो विजिट है इनका, ये चाइना में किए हैं विजिट अपना। फर्स्ट जो इनका इलेक्शन होने के बाद फर्स्ट विजिट, तो हर बार क्या होता है ना, नेपाल के जब भी कोई पीएम आता है, इनका कंपल्सरी लोग क्या करते हैं, इंडिया को विजिट करते हैं सबसे पहले। फर्स्ट विजिट इंडिया इनका फर्स्ट नेबर में आता है, ज़्यादातर हेल्प इनको इंडिया से मिलती है। इस बार इन्होंने क्या कि इसी से एंटी इंडिया है, इन्होंने कहना इंडिया को स्किप करेंगे और चाइना को जाएंगे फर्स्ट। तो ऐसा फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है, ब्रेकिंग यूजुअल प्रैक्टिस जो है ब्रेक करके चाइना को विजिट किया। चाइना जाने के बाद वहाँ पर जैसा करते हैं ये लोग, असिस्टेंस की भीख मांगते हैं, और चाइना ने इनको दे भी दिया है, लीजिए सर पॉकेट में डालिए इसको, $20 मिलियन का हेल्प इनको दिया है। चलते हैं नेक्स्ट, हमारे जो आर्मी चीफ है उपेंद्र द्विवेदी साहब जो हैं, चीफ ऑफ इंडियन आर्मी जो हैं, इनको रिसेंटली एक अवार्ड मिला है, हॉनररी रैंक का अवार्ड मिला गया है जनरल ऑफ नेपाल आर्मी की तरफ से। जो नेपाल आर्मी है इनको एक अपना जो एक अवार्ड दी है, हॉनररी रैंक का एक बहुत बड़ा अवार्ड होता है जनरल ऑफ नेपाल आर्मी, उनको इंडियन आर्मी के चीफ को अवार्ड दी है यहाँ पर। चलता है नेक्स्ट, यूएस ने बेसिकली वीटो पावर का यूज़ किया है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर। देखिए यूएन के दो काउंसिल होते हैं, एक होता है UNGA जनरल असेंबली एक होता है, और एक होता है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल के 15 मेंबर होते हैं, 5 होते हैं परमानेंट, 10 होते हैं नॉन परमानेंट। ये जो 5 परमानेंट वाले मेंबर्स हैं इनके पास होता है वीटो। कौन कौन है, USA है, यहाँ UK है, फ्रांस है, रशिया है और चाइना मिलेगा आपको। ये 5 मिलेंगे आपको, 5 कंट्रीज जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग को होस्ट कर यहाँ पर रहते हैं, परमानेंट मेंबर्स हैं यहाँ पर, हमेशा रहेंगे। 10 ऐड होते हैं नॉन परमानेंट, जो हर 2 साल में चेंज होते रहते हैं। इन 5 लोगों के पास है वीटो। कुछ भी सिक्योरिटी मैटर अगर होगा, ये चाहेंगे तो रोक सकते हैं। कोई भी एक अगर मना कर दिया तो वो उसके ऊपर बात अब नहीं होगा। यहाँ पर सिमिलरली यूएस ने इसको यूज़ किया, इस मीटिंग को, इसी काउंसिल के वीटो यहाँ पर यूज़ किया, ताकि यहाँ पर गाज़ा में बेसिकली सीज फायर ना हो पाए। ठीक है, यूएस जो है वॉर फंड करता है एग्जैक्टली। जो बाइडेन का सिंपल पॉलिसी है, हर जगह वॉर का माहौल बना दो। वो चाहते ही नहीं कि सीज फायर हो यहाँ पर। एक गाज़ा जो इसराइल और गाज़ा में जो वॉर चल रहा है वहाँ पर एक सीज फायर का एक रेजोल्यूशन आया था, वहाँ पर उसको साइन करना चाहिए था, वहाँ पर इसको वीटो कर दिया कि सीज फायर मत करो, लड़ते रहो। वहाँ पर अमेरिकन कंपनीज़ को डिफेंस ऑर्डर मिलते रहे, इनका ये है बेसिकली। जो बाइडेन कब तो चले नहीं रहे, प्रेसिडेंट नहीं रहे ऑफकोर्स,
यहाँ पर इसराइल वॉर जो था यहाँ पर शायद रुक सकता था, मगर यहाँ पर रुक नहीं पाया इस वीटो पावर की वजह से। चलते आगे नेक्स्ट, लेबनान ने रिसेंटली बेसिकली इसको एक टैग मिला गया है लेबनान को, स्विट्जरलैंड ऑफ मिडिल ईस्ट। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट टैग है। स्विट्जरलैंड ऑफ मिडिल ईस्ट अगर एग्जाम में आएगा, किसको बोलते हैं? लेबनान को बोला जाता है बेसिकली। क्वेश्चन पूछूंगा कि इंडिया में किस स्टेट को स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया बोला जाता है? स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। अब इसको आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बताइएगा, स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया किस स्टेट को बोला जाता है। चलते हैं नेक्स्ट, नाइजीरिया जो अफ्रीकन कंट्री है, उनका सेकेंड हाईएस्ट जो अवार्ड है जी-कॉन अवार्ड, ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ नाइजर अवार्ड, ये नाइजीरियन गवर्नमेंट ने दिया है हमारे प्राइम मिनिस्टर को। सेकेंड हाईएस्ट इनका अवार्ड होता है। नाइजीरिया के प्रेसिडेंट आपको मिलेंगे यहाँ पर, अबूजा कैपिटल है नाइजीरिया का। बहुत ही इंपॉर्टेंट अवार्ड है जो पीएम मोदी को यहाँ पर इन्होंने दिया। नेक्स्ट न्यूज़ आगे नाइजीरिया से ही आ रही है। नाइजीरिया के अंदर इंडिया ने 15 टन्स ऑफ ह्यूमैनिटेरियन एड दिया है, वहाँ पर फ्लडिंग कंडीशंस की वजह से हेल्प नहीं है। बहुत अच्छे रिलेशन हैं इंडिया और नाइजीरिया के, उसी को आगे रखते हुए हम लोग काम कर रहे हैं। चलते हैं नेक्स्ट, साउथ अफ्रीका ने रिसेंटली नेशनल डिजास्टर डिक्लेयर किया है। तो वहाँ पर एक्सटेंसिव अमाउंट में फूड पॉइजनिंग हो चुका है। वहाँ पर पेस्टिसाइड इतने यूज़ हुए हैं, वहाँ पर इतने केमिकल्स यूज़ किए एग्रीकल्चर के अंदर कि उनके जो फूड के अंदर जो फूड इंडस्ट्री है वहाँ पर फूड पॉइजनिंग होने का डर है। उस वजह से नेशनल डिजास्टर इसको अनाउंस कर दिया साउथ अफ्रीका को। साउथ अफ्रीका आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, बेसिकली केप टाउन कैपिटल है साउथ अफ्रीका का। सबसे लोअर मोस्ट कंट्री है अफ्रीका के अंदर, साउथ अफ्रीका नाम है इसका। देखिए नेक्स्ट, यूएस प्रेसिडेंट जो है जाते जाते, इनका तो प्रेसिडेंशियल और रहा नहीं, अपने बेटे को जो नाम है हंटर बाइडन, इनको माफ़ कर दिया है। पार्डन पावर का यूज़ किए हैं। अमेरिकन प्रेसिडेंट पास होता है पार्डन करने का, माफ़ करने की पावर होती है बेसिकली। अपने बेटे को माफ़ कर दिया। इनके पास कुछ केसेस थे, टैक्स के रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम था इनके पास, इलीगल गन्स रखे थे यहाँ पर। इन केसेस के अंदर इनको यहाँ पर माफ़ी दे दी गई है, अपने बेटे को जाते जाते माफ़ कर दिया। चल जाएगा नेक्स्ट, फ्रेंच प्राइम मिनिस्टर को रिसेंटली रिज़ाइन करना पड़ा है। मिकल बार्नियर नाम था इनका, जो फोर्सफुली इनको नो कॉन्फिडेंस वोट है इनके अगेंस्ट में स्टार्ट हो गया था। उसके बाद जो नए प्राइम मिनिस्टर आए हैं, फ्रैंकोइस बेरो नाम है इनका। इससे पहले थे मिचेल बेनियर, दिख रहे होंगे मिचेल बेनियर आपको यहाँ पर, ही इज़ वन। इनके अगेंस्ट में इनके पार्लियामेंट में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस यहाँ पर लगाया गया था, इनको छोड़ना पड़ा सीट अपने। नए पीएम जो है फ्रैंकोइस नाम है। फ्रांस प्रेसिडेंट का नाम क्या है बताइएगा मेरे को, बहुत बार बता चुका हूँ आपको, हर एक न्यूज़ में बताता हूँ कि ये प्रेसिडेंट है, ये प्रेसिडेंट का नाम जो है मेरे को बताइएगा, फुल नेम इनका कमेंट सेक्शन के अंदर। चल जाएगा नेक्स्ट जो है नेशनल न्यूज़ कवर। फर्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं। फर्स्ट न्यूज़ बेसिकली यहाँ पर आ रहा है टाइगर रिजर्व के बारे में। इंडिया का 58 टाइगर रिजर्व और 57 टाइगर रिजर्व, ये दोनों ही न्यूज़ में है। 58, 57 तो आपको बताऊंगा, 56 भी बता दूंगा आपको, ये तीनों बता देंगे हम लोग, ये तीनों क्लियर कर लेंगे। 58, 57, 56। 58 टाइगर रिजर्व जो है ये माधव नेशनल पार्क को बेसिकली हम लोग टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किए हैं। रिसेंट है ये, अपडेटेड 2024 का रिसेंट जो 58 टाइगर रिजर्व है। इससे पहले रातापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये 57 टाइगर रिजर्व है, या तो 57 नंबर का रातापानी और 58 है माधव नेशनल पार्क को टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया हम लोग। ये दोनों के दोनों जो टाइगर रिजर्व हैं इस वक्त ये मध्य प्रदेश में है, या दोनों के दोनों आपको मध्य प्रदेश में आपको मिलेंगे। 56 जो नंबर था उसका नाम था गुरु घासीदास, ये आपको मिलेगा छत्तीसगढ़ के अंदर 56 नंबर जो था। ठीक है, ये तीनों हो गए हमारे पास। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट कि सर ये टाइगर रिजर्व जो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक बन रहा है यहाँ से, उसके बारे में कुछ डिटेल देखते हैं हम, कहाँ से एग्जामिनेशन में पूछ सकते हैं आपको। टाइगर रिजर्व का जो कॉन्सेप्ट है ना, जो टाइगर्स के लिए स्पेसिफिकली एक एरिया ऑफ प्रोटेक्शन बनाया जाता है, ये 73 से स्टार्ट हुआ था। जो प्रोजेक्ट टाइगर जब लॉन्च हुआ था ना 73 के अंदर, तो वहाँ से ये स्टार्ट हुआ था। और ये जो टाइगर रिजर्व का जो ओवरऑल कॉन्सेप्ट है, हमारा जो फर्स्ट टाइगर रिजर्व है इस 73 में ये प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च होने के बाद स्टार्ट किए थे। और फर्स्ट टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया गया था जिम कॉर्बेट, जो आपको मिलेगा उत्तराखंड के अंदर। उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट है, आपको इंडिया का फर्स्ट टाइगर रिजर्व मिलेगा उत्तराखंड के अंदर। उसके बाद जो है मल्टीपल टाइगर रिजर्व आ गए हैं। डेट 58 तक हमारे पास है, यहाँ लिखा 58, दिस इज 58 नंबर, अपडेटेड नंबर है। 58 टाइगर रिजर्व हमारे पास है। उसमें से कुछ लेटेस्ट बताता हूँ आपको मैं, जो एग्जाम में आपको पूछ सकते हैं। फॉर एग्जांपल इंडिया का लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व कौन सा है? नागार्जुन टाइगर श्रीसाइलम जो है ये आंध्र प्रदेश में मिलेगा आपको। स्मॉलेस्ट कौन सा मिलेगा आपको? बोर टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र का। और कौन से स्टेट के पास हाईएस्ट टाइगर रिजर्व है? मध्य प्रदेश के पास सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व है। यहाँ भी ये दोनों के दोनों मध्य प्रदेश में ही आपको मिलेंगे, ये दोनों के दोनों मध्य प्रदेश में मिलेंगे। 58, 57। उड़ीसा के अंदर 2 टाइगर रिजर्व है फेमस, सिमलीपाल है मयूरभंज के अंदर, सतकोसिया भी है अंगुल के अंदर, ये 2 मिलेंगे आपको। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से आपको निकलेगा कि टाइगर रिजर्व इंडिया में मैनेज कौन करता है, कौन सी बॉडी मैनेज करती है? NTCA बॉडी का नाम है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। ये 2005 में आई थी बॉडी। ये अथॉरिटी एडमिनिस्टर करती है टाइगर रिजर्व को ऑल ओवर इंडिया में। याद रखना आपको, जो टाइगर रिजर्व जो होता है ये स्टेट गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट डिक्लेयर नहीं करते, स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर दिया गया है ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर। और टाइगर रिजर्व के अंदर 2 एरियाज होते हैं, एक तो कोर एरिया हो जाता है
और एक होता है आपका और एक होता है बफर जोन होता है। कोर एरिया के अंदर लिमिटेड एक्टिविटीज़ अलाउ होती है। बेसिकली यहाँ पर एक्टिविटीज़ ज़्यादा अलाउ नहीं करते। बेसिकली यहाँ पर वाइल्ड जो टाइगर्स यहाँ रहते हैं, बेसिकली बफर एरिया में थोड़ा बहुत ह्यूमन के साथ जो आपका जो को एग्जिस्टेंस चलता है, यहाँ पर थोड़ा बहुत ह्यूमन एक्टिविटीज़ यहाँ अलाउ करते हैं। यहाँ पर ह्यूमन एक्टिविटीज एज सच अलाउ नहीं होती है। ठीक है, ये हमारा टॉपिक था टाइगर रिजर्व का। इंडिया कवर कर लिया हम लोग। चलते हैं कि नेक्स्ट जो है इंडिया का फर्स्ट नाइट सफारी जो है, ये आपको नाइट सफारी दिख रहा होगा आपको। टाइगर सफारी जो है ये आपको मिलेगा लखनऊ में। इंडिया का फर्स्ट ऐसा है, लखनऊ में स्टार्ट होने वाला 2026 में। लिखा हुआ इंडिया फर्स्ट नाइट सफारी टू बी रेडी बाय 2026 ईयर तक ये हो जाएगा लखनऊ के अंदर। चलते हैं नेक्स्ट जो है हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान। ये 26 नवंबर का जो डेट है, कॉन्स्टिट्यूशन डे, इसको हर साल मनाया जाता है। उसी डे के दिन ये जो है ये टैगलाइन फेमस हो गया था, हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान। 26 नवंबर को जो है हम लोग मनाते हैं हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन डे। हमारा जो डॉक्यूमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन जिसके ऊपर देश चलता है, उसका फेमस एक दिन है जिसको हम लोग, क्योंकि इस दिन के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया था। कब अडॉप्ट हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन? 1949 के अंदर, 26 नवंबर 1949। इसलिए हर साल मनाते हैं हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन डे इसी दिन। चलते हैं नेक्स्ट, इंडिया का फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन म्यूजियम कहाँ पर खुलने वाला है? हरियाणा के शहर सोनीपत में खुलने वाला है। ऑलरेडी खुल चुका है। इंडिया के लॉ मिनिस्टर भी दिख रहे होंगे आपको, अर्जुन राम मेघवाल नाम है इनका, ये इनॉग्रेट कर रहे हैं यहाँ पर। चलते हैं नेक्स्ट, उड़ीसा का 26 विलेज जो है। देखिए उड़ीसा जो है ना वो डिज़ास्टर मैनेजमेंट के अंदर बहुत एक्सीलेंट काम करता है। और डिज़ास्टर मैनेजमेंट के अंदर उड़ीसा के जो 26 विलेजेस हैं उसको सुनामी रेडी डिक्लेयर कर दिया गया। इतना अच्छा काम यहाँ पर हो रहा है। सुनामी रेडी विलेजेस हैं यहाँ पर। ये कौन डिक्लेयर किया? यूनेस्को का एक बॉडी है, इंटर गवर्नमेंटल ओशियोनोग्राफिक कमीशन, ये यूनेस्को के अंदर काम करती है। ये इसको 26 विलेजेस को सुनामी रेडी का टैग यहाँ पर बुला के। आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, यूनेस्को का हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है? मेरे को आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर से। चलते हैं कि नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। गुजरात से आ रहा है। गुजरात बेसिकली फर्स्ट स्टेट बनने वाला है जहाँ पर एक डेडिकेटेड सेमीकंडक्टर पॉलिसी जहाँ पर आने वाली है। सेमीकंडक्टर चिप्स के लिए एक अलग से पॉलिसी गुजरात लेके आएगा ताकि मैन्युफैक्चरिंग है इसको यहाँ पर गुजरात में हो सके। गुजरात के इस वक्त के सीएम कौन है? भूपेंद्र पटेल साहब इस वक्त के सीएम है, याद रखना आपको। चलते हैं कि नेक्स्ट, अटल इनोवेशन मिशन जो है इसको एक्सटेंड कर दिया गया है 2028 तक। बहुत पुराना मिशन, कब से चल रहा है अटल इनोवेशन मिशन, आपको बताऊंगा ये कब से स्टार्ट हुआ था। बेसिकली करते हैं, ये अटल इनोवेशन मिशन जो है ये कौन चला रहा है इंडिया के अंदर? ये नीति आयोग का ये मिशन है। नीति आयोग ने इसको बेसिकली संभाल रहा है। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसका फुल फॉर्म में याद रखना आपको। इन्होंने ही स्टार्ट किया था अटल इनोवेशन मिशन। कब स्टार्ट किया? 2016 में स्टार्ट किया था। 24 तक ये चला, करीब 8 साल चला। 8 साल जो चला ये तो बोलते हैं अटल इनोवेशन 1.0, ये 1.0 था। अब जो स्टार्ट हुआ है 2028 तक जो चलेगा वो 2.0 वाला है। 2.0 वाला है तो याद रखना, इस 2.0 वाला हम लोग स्टार्ट किए। ऑलरेडी 1.0 हमारा खत्म हो चुका है। 1.0 में क्या था? बेसिकली मेजरली अटल इनोवेशन मिशन के अंदर मेजर जो काम हुआ था वो था इनोवेशन के ऊपर। इनोवेशन के ऊपर क्या होता है यहाँ पर? इंडिया में रिसर्च, इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ाने के लिए मिशन है। तो 1.0 मिशन था 2016 में जो स्टार्ट हुआ था। यहाँ पर बेसिकली इनोवेटिव जो इनोवेशन करने के लिए कुछ रिसर्च लैब्स का डेवलपमेंट करने की बात हुई थी, इंक्यूबेशन सेंटर्स खोलने की बात हुई थी। ये 1.0 का पार्ट था। अब 2.0 में हमारा एम क्या है? आउटपुट बढ़ाने की बात हो रही है। अब जो हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर जो नहीं था, इंफ्रास्ट्रक्चर तो यहाँ से आ गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास आ गया, उसको यूज़ करके आउटपुट बढ़ाना अगर है तो उसके लिए जो गैप फिल करने की बात हो रही है वो 2.0 का पार्ट मिलेगा आपको। ओवरऑल इनोवेशन के बारे में यहाँ बात हो रही है बार बार। नीति आयोग इसको कंडक्ट करवा दी। चलता है कि नेक्स्ट, पीएम मोदी जो है एक स्कीम लॉन्च की है, पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम। यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं इनको 10 लाख रुपीज़ तक का लोन दिया जाएगा विदाउट कोलैटरल फ्री, गारंटी फ्री लोन्स दिया जाएगा। सबको नहीं दिया जाएगा। जो लोग का इंस्टीट्यूशंस जो भी है तो टॉप 100 के अंदर आता है अंडर नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क। जो भी कॉलेजेस हैं, इंस्टीट्यूशंस है, उसका टॉप 100 रैंक्स को मिलेगा। और स्टेट गवर्नमेंट में अगर है तो 200 तक चल जाएगा यहाँ पर। ये जो ओवरऑल है यहाँ पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को इंप्लीमेंट यहाँ पर करा रहे हैं हम लोग, बिकॉज उस वहाँ लिखा गया था कि एनईपी 2020 के अंदर कि स्टूडेंट्स को कोलैटरल फ्री और गारंटर फ्री लोन मिलना चाहिए। इसी के अंदर गवर्नमेंट ये स्कीम के अंदर लोन दे रही है, पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम जो है। चलते हैं नेक्स्ट, एक और स्कीम है बीमा साखी योजना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये LIC का जो है यहाँ पर LIC इसको रन कर रही है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। यहाँ पर होगा कि बेसिकली वुमेन होंगी, वुमेन को यहाँ पर वुमेन एजेंट्स का एक बनने का चांस मिला जाएगा ताकि वो LIC जो इंश्योरेंस है उसको सेल आउट कर सके तो अपना खुद इनकम जनरेट कर सके। यहाँ से इंडिपेंडेंस दिया जाएगा, यहाँ से उनका फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की तरफ काम होगा और वहाँ पर उनको सेलिंग करने का मौका मिलेगा इंश्योरेंस जो होती है LIC की, और वहाँ से कुछ हद तक इनकम भी यहाँ मिलेगी। बीमा साखी योजना के अंदर स्कीम है इसका। चलता है कि नेक्स्ट, इंडिया के सोशल जस्टिस जो मिनिस्टर हैं, नाम क्या है इनका? वीरेंद्र कुमार नाम है। इन्होंने लॉन्च किया रिसेंटली एक प्लेटफॉर्म
ट्यूलिप प्लेटफॉर्म बेसिकली एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर जो आर्टिशंस मार्जिनलाइज कम्युनिटी से आते हैं, ST SC OBC से जो आर्टिशंस आ रहे हैं, जो आर्टिस्ट हमारे पास इस कम्युनिटी से हैं, उनके लिए एक बेसिकली एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर अपना ये सामान सेल कर सकें, है ना। एक प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन एक वेबसाइट दिए गई है इनको जहाँ पर अपना ये प्रोडक्ट्स को सेल आउट कर सकें, ग्लोबल लेवल तक रीच कर सकें। ये उनका काम है। ये ट्यूलिप प्लेटफॉर्म इनके लिए बनाया गया, मार्जिनलाइज सेक्शन के लिए बनाया गया। इसके साथ साथ में एक और मेला भी यहाँ पर इनॉग्रेट हुआ है, बेसिकली शिल्प समागम मेला। ये भी आपको याद रखना, शिल्प समागम मेला ये भी इनॉग्रेट होता हुआ मिलेगा आपको यहाँ पर। और कुछ इंपॉर्टेंट और भी कुछ है पोर्टल्स, ये ट्यूलिप पोर्टल को छोड़ के 2 पोर्टल्स हैं जो मार्जिनलाइज कम्युनिटी के लिए काम करती हैं। एक है PM शिक्षा पोर्टल जो है, यहाँ पर आपको जो मार्जिनलाइज कम्युनिटी है उनको सब्सिडाइज लोन स्कीम्स के बारे में बताया जाएगा इस पोर्टल के अंदर। PM दक्ष योजना है, यहाँ पर स्किल डेवलपमेंट कराई जाएगी टू द मार्जिनलाइज पीपल। ठीक है, ये दोनों याद रखिएगा, ये भी दोनों मार्जिनलाइज के लिए है, PM सुरक्षा एंड PM दक्ष। और एक है ट्यूलिप, बताया ट्यूलिप इज फॉर मार्जिनलाइज आर्टिशंस के लिए है, ताकि अपना वो सामान ग्लोबल लेवल तक भेज सके। चलते आगे, सिम्बायोसिस फेमस यूनिवर्सिटी इंडिया के अंदर, सिम्बायोसिस MBA बहुत फेमस इनकी डिग्री आती है। जो इनका फर्स्ट ओवरसीज़ कैंपस जो है वो खुलने वाला है दुबई के अंदर। बहुत सारे कैंपसेस इंडिया से बाहर जाके खुल रहे हैं, एक इनका ब्रांचेस खुल रहा है बहुत बार। IIT दिल्ली हो गया, IIT मद्रास हो गया, बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन हैं इनका बाहर में ब्रांच खुल रहा है। उनमें से एक है सिम्बायोसिस जो दुबई में खुलने वाला है। गुजरात का एक GI टैग डिक्लेयर हुआ है, घड़चोला एक हैंडीक्राफ्ट है, एक साड़ी है मिलेगा घड़चोला आपको। ये गुजरात का GI टैग है, जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग बोलते हैं इसको। गुजरात में उसका ओरिजिन बताया गया है और यहाँ 10 साल के लिए इसको दिया गया है GI टैग ऑफ गुजरात। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। कुछ और GI टैग है मेघालय को जो मिले हैं, मेघालय स्टेट के लिए जो मिले हैं। 4 GI टैग फेमस जो न्यूज़ में बता दूंगा आपको मैं, यहाँ पर चारों ही न्यूज़ में हैं, 2024 में ही मिले हैं, रिसेंटली मिले हैं। एक फर्स्ट जो मेघालय का गारो डकरामड़ा टेक्सटाइल है, गारो हिल्स के पास जो गारो ट्राइब है वहाँ पर ये एक बेसिकली टेक्सटाइल को यहाँ पर GI टैग मिला है। डकमंडा जो टेक्सटाइल है यहाँ पर मेघालय के, गारो यहाँ लिखा है, तो गारो से आप गेस कर सकते हैं, गारो ट्राइब जो है गारो हिल्स के पास ही, गारो हिल्स आपको मेघालय में मिलेगा, वहाँ से गेस आउट कर सकते हैं। उसके बाद है लिन्नई पॉटरी है, लिन्नई पॉटरी भी आपको मेघालय के अंदर इसका GI टैग मिलेगा। आपको एक ब्लैक कलर की पॉटरी होती है इस तरह की, यहाँ लिखा हुआ ब्लैक पॉटरी, ये आपको मिलेगा, मेघालय का GI टैग मिला है उसको। फिर नेक्स्ट जो है 3rd नंबर में मेघालय चुबिटची नाम है इसका। चुबिटची जो है यहाँ पर एक अल्कोहलिक बिवरेज है, ड्रिंक है एक तरह का, उसको भी GI टैग मिला है यहाँ पर। लास्ट में एक मिलेगा मेघालय का टर्मरिक पाउडर जो है, लकाडोंग टर्मरिक पाउडर, ये भी आपको मिलेगा गुजरात के अंदर, इसका GI टैग होता हुआ मिलेगा आपको। तो याद रखना ये चारों, डकरामड़ा टेक्सटाइल, लडोंग टर्मरिक, चुबिटची जो एक अल्कोहल बिवरेज है, एंड पोट्री जो है ब्लैक पोट्री जो है, ये भी आपको मेघालय में मिलेगा आपको। चलते आगे नेक्स्ट, मध्य प्रदेश का एक GI टैग है फेमस, रियावन लहसुन। ये जो है लहसुन है यहाँ पर, इसका देख रहे होंगे फोटो आपको, ये लहसुन एक अलग टाइप का रियावन लहसुन नाम है इसका। ये मध्य प्रदेश का GI टैग इसको दिया गया है। सितार और तनपुरा जो है ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो महाराष्ट्र को दिया गया GI टैग, बहुत इंपॉर्टेंट मिलेगा आपको। आंध्र प्रदेश का GI टैग रिसेंटली इसको मिला है एक हैंडीक्राफ्ट सेक्टर के अंदर। नरसपुर क्रॉचेट लेस है, मतलब हैंडीक्राफ्ट के अंदर जो ये बनेगा, इसको भी आंध्र प्रदेश को GI टैग मिला है इसके लिए। चलते हैं आगे, अरुणाचल प्रदेश को बहुत सारा GI टैग मिला है, करीब 15 चीज़ों के लिए इनको GI टैग मिला है। कवर करते हैं यहाँ पर 3 लिख रखा हूँ, यहाँ पर 12 लिख रहा हूँ, फिर कवर करते हैं डिटेल में। फर्स्ट जो GI टैग अरुणाचल प्रदेश से आ रहा है बेसिकली जिंजर है यहाँ पर, आदि केकर नाम है इसका, आदि एग्रीकल्चर के अंदर आते हैं यहाँ पर, तो आदि केकर जिंजर को टैग मिला है GI टैग अरुणाचल प्रदेश को। वांचू वुडन क्राफ्ट है, हैंडीक्राफ्ट में काउंट होता है बेसिकली यहाँ पर, ये भी अरुणाचल प्रदेश को मिलेगा यहाँ पर। हैंडमेड कारपेट, ये भी अरुणाचल प्रदेश को मिला, याद रखना आपको। ये टर्मरिक, अगर पूछिए आपको टर्मरिक पाउडर, टर्मरिक जो है लडागोंग टर्मरिक पाउडर अगर पूछेगा तो आपको मानना है मेघालय, बताया आपको मेघालय के अंदर टर्मरिक पाउडर को मिला है। और पूछिए आपको लहसुन अगर मिला है, ये आपको मिला है मध्य प्रदेश को मिला है, रियासन लहसुन नाम है इसका। अब पूछेगा जिंजर जो है, आदि केकर जिंजर किसको मिला है टैग, अरुणाचल प्रदेश को मिला है। वांचू वुडन क्राफ्ट किसको मिला है, अरुणाचल प्रदेश को मिला है। हैंडमेड कारपेट किसको मिला है, अरुणाचल प्रदेश को मिला है। ठीक है ना। अब कुछ यहाँ पर कुछ और आइटम्स मैंने लिख रखा है, जहाँ पर सबसे पहले हम लोग टेक्सटाइल्स कवर करते हैं कि फेमस टेक्सटाइल कौन कौन सा अरुणाचल प्रदेश को GI टैग यहाँ मिला है। फर्स्ट जो टेक्सटाइल है मोनपा टेक्सटाइल, अपना मोनपा टेक्सटाइल अरुणाचल प्रदेश को मिला है। आदि टेक्सटाइल, ये नाम याद रखिएगा। निशी ट्राइब है अरुणाचल प्रदेश के अंदर, उस ट्राइब जो बनाते टेक्सटाइल उनका ये GI टैग मिला है। अपतनी टेक्सटाइल जो है यहाँ पर, गालो देखिएगा, गालो टेक्सटाइल। एक था गारो, GARO, दिस इज मेघालय,
ये मेघालय के अंदर है, ये भी टेक्सटाइल है वहाँ पर। और गालो टेक्सटाइल पूछेगा तो वहाँ पर आपको पूछेगा अरुणाचल प्रदेश मार के आइएगा। थाई कामटी टेक्सटाइल भी आपको मिलेगा अरुणाचल प्रदेश। ये 5 टेक्सटाइल्स हैं जो इंपॉर्टेंट मिलेगा आपको। फर्स्ट है आपतनी टेक्सटाइल, नेक्स्ट है मोनपा, थर्ड है निशी, इंपॉर्टेंट याद रखना आपको। आदि टेक्सटाइल भी याद रखना पड़ेगा आपको, गालो टेक्सटाइल भी याद रखना पड़ेगा आपको, एंड थाई कामटी टेक्सटाइल भी याद रखना पड़ेगा। फर्स्ट ये वाला 4 ज़्यादा 5 इंपॉर्टेंट है, लास्ट वाला आप छोड़ सकते हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। इसके साथ साथ टेक्सटाइल्स होने के बाद एक हैंडमेड पेपर है मोनपा का, जो भी इसको जियो टैग मिला है मोनपा का दिया गया। हैंडमेड पेपर भी है, मोनपा ट्राइब का टेक्सटाइल भी आती है, तो दोनों यहाँ लिंक कर दीजिएगा आप, ठीक है। इसको होने के बाद आप चलते हैं नेक्स्ट कुछ खाने पीने के आइटम की तरफ। फॉर एग्जाम्पल टी, शिंगपो जो टी है ये आपको मिलेगा अरुणाचल प्रदेश का जीआई टैग। बट मिलेट जो है ये मोटा अनाज होता है, इस तरह मोटा जो थिकनेस वाला अनाज होता है उसको बोलते हैं मिलेट। इसके अंदर आप जौ जो बोलते हैं ना मोटा अनाज होता है, उस तरह के ये मोटा अनाज के अंदर काउंट होता है, इसको बोलते हैं मिलेट। और ये अंग्याट जो मिलेट होता है ये आपको यहाँ मिलेगा। मरुआ अपो जो है ये एक बिवरेज है, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट बिवरेज है। और पूछेगा चुबिटची जो एक अल्कोहलिक बिवरेज है, बताया आपको मैं। चुबिटची पूछेगा तो आपको मानना है मेघालय। अगर पूछेगा मरुआ अपो भी एक बिवरेज का नाम है, ये आपको पूछेगा तो अरुणाचल प्रदेश मार के आना है। मैं आपको लिंक कर रहा हूँ कि सिमिलर नाम मिलेगा आपको, तो अगर आप कन्फ्यूज नहीं होइएगा। दाओ बेसिकली एक स्वॉर्ड है, तलवार है, ये भी अरुणाचल प्रदेश को मिला जीआई टैग। और आदि अपोंग ये भी मिला है अरुणाचल प्रदेश को, याद रखिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट मिलेगा आपको एग्जाम में जो पूछ सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं हम लोग। गंगा उत्सव 2024 जो हरिद्वार में रिसेंटली सेलिब्रेट हुआ है। इस गंगा उत्सव के अंदर बेसिकली यहाँ पर जो गंगा का जो रिजुवनेशन है उसको यहाँ पर सेलिब्रेट करते हैं। यहाँ पर गंगा उत्सव के नाम में सेलिब्रेट करते हैं। यहाँ पर उत्तराखंड में ये इसे सेलिब्रेट हुआ है। और कौन कंडक्ट किया है इस इवेंट को? नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। ये 8th एडिशन है गंगा उत्सव का, जो 8th एडिशन मिलेगा आपको। नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा जो है ये इसको इम्प्लीमेंट करा रहा है। अब सर एग्जामिनेशन में आपको बहुत सारे डोमेन से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि मिशन क्लीन गंगा क्या है, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा ये क्या चीज़ है सर। और यहाँ पर 2-3 बॉडीज़ भी उसके बारे में मालूम होना चाहिए आपको। इंडिया का फेमस प्रोजेक्ट भी चल रहा है रिवर गंगा को क्लीन करने में, आपको भी मैं यहाँ पर क्लियर कर दूंगा। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट जो कि नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा ये एक्चुअली है क्या चीज़, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा क्या है, मैं इसको जूम करता हूँ, आप फोकस कीजिएगा यहाँ पर। नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा जो है ना ये एक इम्प्लीमेंटिंग आर्म है। ये इम्प्लीमेंट करता है किस चीज़ को? नमामि गंगे प्रोग्राम को। गंगा रिवर को क्लीन करने के लिए एक प्रोग्राम लॉन्च हुआ था इंडिया के अंदर 2014 के अंदर। उस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करता है नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। यहाँ आपको ये इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटी है, नमामि गंगे प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करता है यहाँ पर। ये जो बॉडी एक सोसाइटी की तरह रजिस्टर हुई है, जो सोसाइटीज रजिस्टर एक्ट के अंदर इसको रजिस्टर किया गया नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा को। और ये बेसिकली इम्प्लीमेंट एक और चीज़ करती है, नेशनल काउंसिल फॉर रिजुवनेशन, प्रोटेक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ गंगा। ये दोनों को ये इम्प्लीमेंट करा रही है, नमामि गंगा प्रोग्राम को एंड नेशनल काउंसिल फॉर रिजुवनेशन, प्रोटेक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ रिवर गंगा। इससे पहले जो था इसका नाम पहले ये था नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी। इसको ये रेस्टली ओवरलुक करती थी। अब इस वक्त ये बॉडी अब नहीं रही। बेसिकली 2016 के अंदर इस बॉडी को ख़त्म करके नया बॉडी लाए हैं हम लोग, नेशनल काउंसिल फॉर रिजुवनेशन, प्रोटेक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ रिवर गंगा, ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? रिवर का पॉल्यूशन कम करना, इसको रिजुवनेट करना, ये इसका ऑब्जेक्टिव है बेसिकली। उसके बाद जो देखते हैं कि यहाँ पर जो नमामि गंगे जो प्रोग्राम है हमारा, मैं बताया 2014 में प्रोग्राम लॉन्च हुआ था, उसी प्रोग्राम को मेजरली हम इम्प्लीमेंट करा रहे हैं, नमामि गंगे प्रोग्राम को। और उसके अंदर जो है ना 5 टायर स्ट्रक्चर में हायरार्की काम कर रही है। फर्स्ट जो है सबसे ऊपर में जो काम कर रही है इस प्रोग्राम के अंदर वो है नेशनल गंगा काउंसिल। ये पीएम खुद देखते हैं नेशनल गंगा काउंसिल को, ये ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के अंदर आती है। उसके नीचे एम्पावर्ड टास्क फोर्स है एक, जो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति देखती है, CR पाटिल इसके मिनिस्टर हैं इस वक्त, उसके अंदर आती है। उसके अंडर 3rd नंबर में आती है नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, जो बेसिकली इंप्लीमेंट करती है नमामि गंगे प्रोग्राम का ग्राउंड लेवल में। ग्राउंड लेवल इंप्लीमेंटेशन है इसका। उसके बाद फिर स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिटीज़ भी होता है, इंपॉर्टेंट नहीं है, मगर फर्स्ट 3 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बता दें नमामि गंगे प्रोग्राम 2014 का प्रोग्राम था, स्टार्ट हुआ था। और इससे पहले जो गंगा एक्शन प्लान भी एक स्टार्ट हुआ था, वो भी बहुत फेमस है। बताता हूँ ये गंगा एक्शन प्लान में क्या हुआ, 2 फेज़ में स्टार्ट हुआ था ये। इसका फेज़ 1 85 में स्टार्ट हुआ था, जो एंड हो गया उसके बाद। और फेज़ 2 जो है वो 1983 में स्टार्ट हुआ था गंगा एक्शन प्लान का। और एक जो बॉडी है आपको मालूम होना चाहिए, जो अब नहीं रही, नेशनल रिवर गंगा बेसिन अथॉरिटी। इस बॉडी को हटा के हम लोग लेके आए हैं नेशनल काउंसिल को ऐड कर लिए, बताया आपको पहले भी। अथॉरिटी को यहाँ बंद करते करके काउंसिल को यहाँ पर स्टार्ट किया, 2016 के अंदर इसको लाया गया, ठीक है। यहाँ पर कुछ मैंने हायरार्की के यहाँ पर अच्छे से उसका एरियास लिख रखे हैं। फॉर एग्जाम्पल रिवर गंगा को क्लीन करने के लिए सबसे पहला जो स्टार्ट हुआ था मिशन वो था गंगा एक्शन प्लान। उसका फेज़ 1
फेज़ 2, दोनों को ईयर्स यहाँ लिखा हूँ, इसको देख लीजिएगा। उसके बाद 2009 में ही मिशन क्लीन गंगा स्टार्ट हुआ 2009 के अंदर। उसके बाद 2009 में ही नेशनल गंगा बेसिन अथॉरिटी, जो अब नहीं रही, अब तो ये नहीं है, 2016 में इसकी बॉडी को चेंज करके हम लोग ले हैं, काउंसिल को ले हैं, अब ये नहीं रही, ठीक है ना, 2016 की बॉडी है। उससे पहले जो एक नमामि गंगे प्रोग्राम लॉन्च हुआ था, ये भी 2014 का प्रोग्राम है, याद रखना है इसको। और जो इस वक्त फेज़ 2 इसका जो है ना, ये जो आपको बेसिकली सेकेंड फेज़ जो है इसका, सेकेंड फेज़ इस वक्त चल रहा है, फेज़ 2 जो है यहाँ पर, इसके ऊपर काम चल रहा है। वर्ल्ड बैंक ने बहुत सारा लोन भी दिया सेकेंड फेज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए, है ना। सेकेंड फेज़ का काम इस वक्त चल रहा है, उसका वहाँ पर वर्ल्ड बैंक भी इन्वॉल्व यहाँ पर हो चुका है, ठीक है। ये आपका फेज़ 1 बता दिया आपको मैं, फेज़ 2 भी बता दिया आपको मैं। और यहाँ पर नेशनल मिशन में क्लीन गंगा ये 2009 में स्टार्ट हुआ था, और नमामि गंगे प्रोग्राम जो है 2014 में स्टार्ट हुआ था। याद रखना, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ईयर्स के साथ क्लियर रह जाएगा। चलते हैं आगे। नेक्स्ट भू नीर जो पोर्टल है, ये मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति CR पाटिल ने बताया, इन्होंने लॉन्च किया। भू नीर एक ऑनलाइन पोर्टल है जहाँ पर ग्राउंड वाटर जो मैनेजमेंट किया जाएगा, जो कितना ग्राउंड वाटर में कितना पानी है कितना नहीं है, तो वहाँ पर परमिट दिया जाएगा। वाई दिस, अगर आप ग्राउंड वाटर को एक्सट्रैक्ट करना है, अगर इंडस्ट्रीज़ को ग्राउंड वाटर को एक्सट्रैक्शन में एक्सट्रैक्शन करना है, तो वहाँ पर भू नीर पोर्टल से परमिशन लानी पड़ेगी। सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी के अंदर ये भू नीर पोर्टल काम करता है। चलते हैं नेक्स्ट, प्रसार भारती ने अपना खुद का OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, वेव्स नाम से। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है प्रसार भारती। उन्होंने अपना खुद का जो ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म जो है, जैसे आपका नेटफ्लिक्स हो गया, अमेजॉन प्राइम हो गया, उस तरह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खुद का है वेव्स, ये इन्होंने लॉन्च किया रिसेंटली अभी। चलता है कि नेक्स्ट हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर जो है मनसुख मंडाविया, इन्होंने एक ऐप लॉन्च किया है, नो योर मेडिसिन ऐप। ये जो ऐप है स्पोर्ट्स पर्सन के लिए खाली है, जो स्पोर्ट्स पर्सन जो है इनको ठीक से एडवाइस करना कि कौन सी मेडिसिन खानी है, कौन सी मेडिसिन नहीं खानी है। क्या होता है, स्पोर्ट्स पर्सन कई बार क्या करते हैं, अपना स्पोर्ट्स स्टार्ट होने से पहले कुछ ऐसी मेडिसिन खा लेते हैं जिससे उनका एनर्जी बढ़ जाती है, उसको बोलते हैं डोपिंग। ये इलीगल है, ऐसे ड्रग्स कंज्यूम करना जो आपको एज देगा अगेंस्ट दूसरे प्लेयर्स की वजह से, दूसरे प्लेयर्स के लिए, तो वहाँ पर आपको इसको बोलते हैं डोपिंग। ये इलीगल चीज़ है। आपको कोई भी इंपॉर्टेंट ड्रग्स हो गया, कुछ भी मेडिकल ऐसा कंज्यूम नहीं करना है कि आपका एनर्जी ऑटोमेटिक बढ़ जाए। ये डोपिंग को फाइट करने के लिए तो हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर बोले हमारा खुद का ऐप है, वहाँ पर आप देखिएगा कौन सा मेडिसिन आपको अवॉइड करना है, कौन सा मेडिसिन ले सकते हैं आप, इसको आप यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ पर नो योर मेडिसिन ऐप से। चलते हैं नेक्स्ट, इंडिया में बर्थ और डेथ रजिस्ट्रेशन के लिए CRS ऐप एक लॉन्च हुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इसको लॉन्च की है। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया इसका क्या कौन है, मृत्युंजय कुमार नारायण है, जो इस तक बर्थ और डेथ रजिस्टर को कंट्रोल करते हैं ऑल ओवर इंडिया, जो रजिस्टर है। चलता है कि नेक्स्ट 3 बैंक्स के बारे में यहाँ बात हो रहा है, SBI, HDFC, ICICI। ये जो 3 बैंक्स हैं इनको टैग दिया गया है, दे आर डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स, DSIB, बहुत इंपॉर्टेंट टैग है ये। DSIB का मतलब है ऐसे बैंक्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स जो फेल नहीं हो सकते। अगर फेल हो गए तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा इंडिया को। इतना बड़ा साइज़ है इनका, ट्रांजेक्शन का साइज इतना बड़ा इनका टर्नओवर बैठता है कि ये अगर बैंक बाई चांस फेल हो गए, कुछ बंद हो गया, बैंकक्रप्ट की तरफ चला गया अगर, तो वहाँ पर बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा ऑल ओवर इंडिया को। इस वजह से लिखा हुआ टू बिग टू फेल बैंक्स। 3 बैंक्स हैं इंडिया के अंदर, SBI, HDFC और ICICI। और ये कौन बोला है इनको, ये टैग दिया गया है इनको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, द फादर ऑफ मदर ऑफ ऑल द बैंक्स। RBI इनको ये टैग दिए के बैठा है। इनका एक काम है कि सर आपको इतना बड़ा आपका टर्नओवर है तो आपको एक एडिशनल रिक्वायरमेंट करना पड़ेगा। ये टैग देने के बाद DSIB का टैग जब मिला इनको तो बोला कि आपका एडिशनल रिक्वायरमेंट एक फुलफिल कीजिए। आप इतने बड़े बैंक आप अगर भाग गए कहीं पर तो मुश्किल हो जाएगा लोगों को। तो यहाँ पर इनका बोला कि आपका जो कैपिटल है जिससे आप बैंक चला रहे हैं उस कैपिटल का कुछ हिस्सा आप अलग रखिए सर। बाई चांस आप फेल मारते हैं कभी अगर, तो एक कैपिटल का जो कुछ हिस्सा आप अलग करेंगे, इससे आप बिजनेस नहीं कर सकते आप। इसको बोला जाता है कॉमन इक्विटी टायर 1 रिक्वायरमेंट। एक एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट है इनकी, अपने कैपिटल में से अपना जो इक्विटी है यहाँ पर उसको अलग करना पड़ेगा। उसको आप यूज़ नहीं कर सकते किसी और को लोन देने के लिए। बैंक अपना बिजनेस के लिए इसको यूज़ नहीं करेगा, ना लोन, ना सैलरी, ना बिल्डिंग खरीदने में, ना कुछ भी करने में। ये अलग से रहेगा ताकि इन केस प्रॉब्लम अगर आ जाए कभी फ्यूचर में, इसको हम लोग कुछ हद तक यूज़ कर सकें। इस एडिशनल जो रिक्वायरमेंट है यहाँ पर CET कॉमन इक्विटी टायर 1 इसको बोलते हैं। 3 बैंक्स को बोला गया है, बताते हैं आपको मैं। इनका साइज़, कॉम्प्लेक्सिटी देखने के बाद, इंटरकनेक्शन बहुत ज़्यादा है, उसके बाद इनको DSIB का टैग मिलता है। ठीक, एडिशनल रिक्वायरमेंट भी इनको फुलफिल करना पड़ता है इन 3 बैंक्स को, जहाँ पर इनको एडिशनल अपना CET टायर 1 को अलग से रखना पड़ता है। आपको बताया मैं। जिस तरह डोमेस्टिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स होते हैं ना, वैसे ही ग्लोबल लेवल में बेसल जो होता है, बेसल नॉर्म्स जो है, बेसल कमेटी जो है इंटरनेशनल लेवल में काम करती है। ये स्विट्ज़रलैंड बेस्ड है, बेसल एक जगह है स्विट्ज़रलैंड के अंदर। वहाँ पर ये क्या करती, ये लेके आती है ग्लोबल सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स। यहाँ पर बहुत सारे ग्लोबल लेवल के जो बैंक्स हैं इनको ये लोग बोलते हैं यू आर वेरी इंपॉर्टेंट, आपको फेल नहीं होना, यू आर टू बिग टू फेल।
ऐसे 29 बैंक्स हैं जो ग्लोबल लेवल में, इसमें से एक भी इंडियन बैंक नहीं है, सब अमेरिकन है। मॉर्गन चेस बैंक है, बैंक ऑफ अमेरिका मिलेगा आपको, HSBC मिलेगा, बैंक ऑफ चाइना है। तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट बैंक्स हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में। इंडियन से कोई भी बैंक इस टैग में आपको नहीं मिला है। इसका ग्लोबल इम्पैक्ट यहाँ पर उस पर से होता है, उसको GSIB का टैग यहाँ पर दिया जाता है इनको। चलता है कि नेक्स्ट बेसिकली यहाँ पर न्यूज़ है, यूनियन गवर्नमेंट ने रिसेंटली FDI लिमिट बढ़ा दी है इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर। इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर अब जो FDI लिमिट है वो 100% तक इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर FDI हो सकता है। अब FDI क्या है? FDI बेसिकली बताऊँ आपको ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। मतलब फॉरेन से अगर इन्वेस्टमेंट आएगी इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर, जैसे LIC गवर्नमेंट ओन्ड PSU है, ऐसे बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनीज हैं। फॉरेन की कोई कंपनी अगर इंश्योरेंस देना चाहती है, इंडिया के अंदर काम करना चाहती है, तो उसको भी अलाउड है, 100% तक वो इन्वेस्ट कर सकती है इंडिया के अंदर। ठीक है, याद रखना। अब आपको यहाँ पर 2-3 कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए कि FDI यहाँ मेंशन किया हुआ है। FDI 2 कॉन्सेप्ट से इकोनॉमिक्स में जो पूछता है एग्जामिनेशन में, एक होता है FPI और एक होता है FDI। FDI तो ठीक है, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के बारे में लिखा होगा। FPI यहाँ नहीं लिखा, बता दूंगा आपको क्या होता है बेसिकली। मैं आपको फर्स्ट FDI बता देता हूँ। FDI के बारे में एग्जाम में ज़्यादा पूछते हैं, उसके बाद लास्ट में कंपेयर करूँगा विद FPI। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। FDI बेसिकली क्या है? FDI बेसिकली फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। जब एक कंट्री से दूसरे कंट्री इन्वेस्टमेंट जाता है, फ्रॉम वन कंट्री टू अदर, तो इन्वेस्टमेंट को बोला जाता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। जिस कंट्री में आ रहा है उसके लिए एक FDI बन जाता है कि फॉरेन से आ रहा है इन्वेस्टमेंट, तो वहाँ फॉरेन से आ रहा है तो बोलते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो रहा है। ठीक है, बताऊँगा। FPI छोड़ दीजिए, बाद में बताऊँगा आपको ये। और जो FDI होता है ये 2 टाइप का होता है। एक होता है ऑटोमेटिक रूट के अंदर जो आता है, और एक होता है गवर्नमेंट रूट के अंदर जो आता है। ऑटोमेटिक रूट के अंदर आपको गवर्नमेंट से कुछ परमिशन नहीं चाहिए होता है, विदाउट अप्रूवल आप ले सकते हैं इसको। वेयरएज गवर्नमेंट रूट एक होता है जहाँ पर आपको प्रायर परमिशन चाहिए होता है इन्वेस्टमेंट करने से पहले। कुछ कहाँ पर देखिए, कुछ ऑटोमेटिक रूट का मतलब सिंपल है, विदाउट परमिशन। ये ऐसे इंडस्ट्रीज़ में लागू है जहाँ पर उतना क्रूशियल इंडस्ट्रीज़ नहीं है। फॉर एग्जांपल आपका हो गया एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री हो गया, ऑटोमोबाइल्स हो गए, ऑटो कंपोनेंट्स हो गए, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज हो गए, कॉमर्स एक्टिविटीज़ हो गए, रिन्यूएबल एनर्जी हो गया। ये सब उतने क्रूशियल सेक्टर्स नहीं है। कुछ सेक्टर्स इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत ही क्रूशियल है। बैंकिंग हो गया आपका, PSUs हो गए, ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज हो गया आपका, सैटेलाइट सर्विसेज हो गए, फूड प्रोडक्ट्स हो गए आपको यहाँ पर। ये सब ऐसे कुछ क्रूशियल एक्टिविटी है जहाँ पर हम लोग ने गवर्नमेंट रूट से इसको गवर्नमेंट परमिशन के बाद ही इसको अलाउ करेंगे। याद रखना, ये सब इंपॉर्टेंट है। और इंडिया के अंदर जो FDI परमिशन देना नहीं, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर आता है। इसके अंदर एक डिपार्टमेंट है DPIIT, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। ये इसके अंदर डिपार्टमेंट जो ओवरलुक करता है इसको। और एक जो है FDI 2 टाइप के होते हैं, और 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है ग्रीन फील्ड FDI, एक होता है ब्राउन फील्ड। ग्रीन फील्ड का मतलब है आप एक ऐसा प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने वाले हैं जो ग्राउंड से स्क्रैच से न्यू है, एकदम स्क्रैच से एकदम न्यू आप करने वाले हैं। और एक है ब्राउन फील्ड, एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट कुछ था, एग्जिस्टिंग उसको कुछ हटा के, उसको कुछ मर्ज करके या कुछ उसको बेसिकली चेंजेस करके आप नया प्रोजेक्ट डालने वाले, इसको बोलते हैं ब्राउन फील्ड। ग्रीन फील्ड संपूर्ण अगर न्यू बोल रहे हैं इसको, राइट फ्रॉम स्क्रैच बोलते हैं इसको। और ब्राउन फील्ड अगर एग्जिस्टिंग को अगर आप चेंज कर रहे हैं तो वहाँ से इसको बोलते हैं ब्राउन फील्ड। और किस किस सेक्टर्स में FDI अलाउ नहीं है बिल्कुल भी? गैम्बलिंग में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, माने बाहर से कंपनीज अगर आएंगी, इन्वेस्टमेंट अलाउड नहीं है। बेटिंग में अलाउड नहीं है, लॉटरीज में, चिट फंड्स में अलाउड नहीं है, रियल एस्टेट में अलाउड नहीं है, एटॉमिक एनर्जी बिल्कुल अलाउड नहीं है, टोबैको में अलाउड नहीं है। कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जहाँ पर डायरेक्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अलाउड नहीं है, बाहर की कंपनीज इन्वेस्ट नहीं कर सकती इसको। और इंडिया में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट FDI किस कंट्री से आता है? इट इज़ फ्रॉम सिंगापुर से आता है, हाईएस्ट FDI आता है। रिसेंटली न्यूज़ में था कि जो 2 दिन न्यूज़ में था कि स्पेस सेक्टर में इस वक्त 100% तक कर दिए हम लोग। स्पेस सेक्टर के अंदर, डिफेंस सेक्टर के बस 74% तक FDI है यहाँ पर। मतलब एक सेक्टर में 74% तक भारत की कंपनीज इन्वेस्ट कर सकती है। रेस्ट जो बच गया वो 26% वो डोमेस्टिक कंपनीज वहाँ पर रोल प्ले करेंगी। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से बस 74% अलाउड है यहाँ पर। और एविएशन सेक्टर के अंदर भी 100% है। ये कुछ इंपॉर्टेंट परसेंटेज है, उसको ओवरलुक कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद सवाल होता है कि सर FDI और FPI में फ़र्क क्या होता है? FDI और FPI में फ़र्क बहुत सिंपल सा फ़र्क है, यहाँ बेसिक बहुत डिटेल में फ़र्क नहीं है यहाँ पर। FDI का मतलब है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ये डायरेक्ट फुल फॉर्म में डायरेक्ट वर्ड यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है। और यहाँ पर हो रहा है पोर्टफोलियो, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। पोर्टफोलियो डायरेक्ट का मतलब सिंपल है, आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अमाउंट में इन्वेस्ट करने वाले हैं और लॉन्ग टर्म आपका प्लान है रहने का इंडिया में। मतलब इन्वेस्ट किए, एक फॉर एग्जाम्पल अमेजन एक FDI के फॉर्म में इंडिया में आके बैठी है। अमेजन एक US बेस्ड कंपनी है, वो इंडिया में आई है वाया एन FDI। तो ये लॉन्ग टर्म उसका प्लानिंग है। बिजनेस सेंटर यहाँ पर प्रॉपर उसका ऑफिसेस हैं, यहाँ पर लोग एम्प्लॉय कर रहे हैं, यहाँ पर उसके काम भी कर रहे हैं लोगों के लिए। एक प्रॉपर सके लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ आई है यहाँ पर। लॉन्ग टर्म प्रेजेंस है यहाँ पर, सिग्निफिकेंट प्रेजेंस है इनके पास यहाँ पर। और टैंजिबल एसेट्स हैं इनके पास, दिख रहे हैं क्या ऐसे, इनकी बिल्डिंग्स हैं, फैक्ट्रीज हैं इस वक्त के, जैसे यहाँ पर इनके लिए बोलते हैं उसको FDI। और एक होता है जो फॉरेन से आती है, जो शॉर्ट टर्म आती है। शॉर्ट टर्म मतलब आई मार्केट को, जैसे मार्केट ऊपर बढ़ गया, प्रॉफिट हुआ, छोड़ देगी मार्केट को।
सिंपल, ज़्यादातर जो पोर्टफोलियो होता है ना, ये अपना पोर्टफोलियो जो होता है स्टॉक मार्केट में ज़्यादातर इन्वेस्ट करती है। स्टॉक मार्केट में एक टर्म होता है पोर्टफोलियो बोल के, वो आती है बाहर से, एंटर करती है इंडिया मार्केट के अंदर, जैसे ही बूम करेगा मार्केट, प्रॉफिट गेन करेंगे अपना और छोड़ के चले जाएंगे। क्विक रिटर्न्स चाहिए होता है इनको, साथ ही साथ रिटर्न्स चाहिए, प्रॉफिट चाहिए, फिर छोड़ के भाग जाएंगे, मतलब छोड़ के चले जाएंगे। इनके पास एसेट्स कोई एसेट्स नहीं होता, मगर बॉन्ड्स होते हैं, स्टॉक्स मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं लोग, और बहुत ही लिमिटेड इनके पास कंट्रोल होता है अपने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के ऊपर। शॉर्ट टर्म होता है, शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी यहाँ पर फ्लेक्सिबल के साथ ये लोग काम करते हैं। पोर्टफोलियो बेसिकली शॉर्ट टर्म के लिए है और एफडीआई इसी लॉन्ग टर्म सोल्यूशन के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए याद रखना आपको ही। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि सबसे ज़्यादा एफडीआई जो होता है वो किस सेक्टर में आया है, इंडिया के पास किस सेक्टर में आया है सबसे ज़्यादा। जो एफडीआई सबसे ज़्यादा जो किस कंट्री से आया पूछेगा तो सिंगापुर मार के आएगा, सिंगापुर में सबसे ज़्यादा एफडीआई हमारे पास आया है। उसके बाद जो है एफडीआई जो आया है वो सर्विस सेक्टर के अंदर सबसे ज़्यादा आया है ना, सर्विस सेक्टर हैज़ गॉट द हाईएस्ट एफडीआई, सर्विस सेक्टर के अंदर सबसे ज़्यादा आया है। और एक जो इंडिया ने एक रूल बना के बैठे हैं, इंडिया ने इसलिए डिसाइड किया कि इंडिया के जो बॉर्डरिंग कंट्रीज़ हैं यहाँ पर ऑटोमेटिक जो एफडीआई होता है ये आपका नहीं रहेगा। ये बेसिकली बहुत ही खेल करते हैं, ऑटोमेटिक नहीं, यहाँ पर गवर्नमेंट अप्रूवल चाहिए होगा। फॉर एग्जाम्पल नेपाल हो गया, पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान, ये सब कंट्रीज से अगर एफडीआई चाहिए वहाँ पर आपको गवर्नमेंट रूट से आना पड़ेगा, अब ऑटोमेटिक रूट से आप नहीं जा सकते। तो ये क्लियर था, जहाँ पर मैंने आपको एफडीआई और एफपीआई के बारे में बता दी है। इसको आप एग्जाम से पहले देखे जाएगा, एग्जामिनेशन में कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आएंगे वो आप अटैम्प्ट कर पाएंगे यहाँ से। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ है टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने रिसेंटली बाई किया 60% स्टेक इन एप्पल सप्लाई। जो एप्पल का जो आईफोन होता है ना, उसके जो सप्लायर है, जो मैन्युफैक्चरिंग करके सप्लाई करता है, नाम है पेटाग्रोन। आईफोन प्लांट इंडिया में है, कहाँ पर है, तमिलनाडु में है, वहाँ पर आईफोन बनता है। तो वहाँ पर उसका जो शेयर है 60% टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने एक्वायर कर लिया है। इंपॉर्टेंट है, एप्पल कंपनी को सप्लाई करता है ये मोबाइल फ़ोन्स, एप्पल आईफोन्स। तो ये पेटाग्रोन आईफोन प्लांट के अंदर 60% जो शेयर है ये टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने इसको बाई कर रखा है। चलते हैं कि नेक्स्ट अपॉइंटमेंट को देखते हैं, फेमस अपॉइंटमेंट जो भी हुए हैं लास्ट 1 मंथ के अंदर। फर्स्ट अपॉइंटमेंट है ब्रह्मोस एरोस्पेस से आ रहा है। जितेंद्र राघवेंद्र जोशी जो है इनका हेड है, चीफ है ब्रह्मोस एरोस्पेस से। मैंने आपको लास्ट बताया कि ब्रह्मोस एरोस्पेस एक ऐसी पीएसयू है जो अग्निवीर के लिए, अग्निवीर जो होते हैं ना, अग्निपथ स्कीम में जो पार्टिसिपेट करते हैं उनके लिए रिजर्वेशन भी लेके आई है। ये मैंने आपको पहले बताया था, इससे पहले करंट अफेयर्स के अंदर, और वहाँ भी ब्रह्मोस एरोस्पेस का नाम आया था। ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस के नए डीजी हेड अपॉइंट हो चुके हैं, आशीष खन्ना नाम है इनका, ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस, याद रखना आपको। चलते हैं नेक्स्ट, झारखंड के नए सीएम हैं, अपना टर्म स्टार्ट कर चुके हैं, हेमंत सोरेन नाम है झारखंड के नए चीफ मिनिस्टर। चलते हैं नेक्स्ट, फिकी के नए हेड आ चुके हैं, फिकी के फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। हेड का नाम क्या है, हर्षवर्धन अग्रवाल नाम है, जो फिकी को हेड कर रहे हैं। ये एक फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है। चलते हैं नेक्स्ट, के संजय मूर्ति, ये कैग ऑफिस को होल्ड कर रहे हैं यहाँ पर। ये जो कैग है, कैग का फुल फॉर्म क्या है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर। कंट्रोल का मतलब होता है फंड्स को कंट्रोल करना, बोलते हैं कंट्रोल लगाना, बोलते हैं कंट्रोलर। ऑडिटर मतलब फंड्स को ऑडिट करना। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो अकाउंट्स होते हैं ना, कितना खर्च कर रही है, कितना पैसा ले रही है, उन अकाउंट्स के ऑडिटर हैं ये। साल में एक बार ऑडिट करते हैं, कुछ अगर प्रॉब्लम हो तो वहाँ पर अपने रिपोर्ट में पार्लियामेंट को ये चीज़ बताते हैं कि ये यहाँ पर प्रॉब्लम्स इनको मिली है अकाउंट्स के अंदर। 2010 के अंदर फेमस स्कैम्स हुआ था, वो स्कैम जो हुआ था, होता है ना गवर्नमेंट का कुछ भी अगर स्कैम करती है गवर्नमेंट, तो ऑडिटर साहब जो है ये साल में एक बार एक्सपोज करते हैं गवर्नमेंट को काफ़ी बार। तो इस वक्त जो है के संजय मूर्ति इस पोजीशन में बैठे हैं। ये रिप्लेस किए हैं किसको, संजय मुर्मू को, गिरीश चंद्र मुर्मू को रिप्लेस किए हैं टू बी द नेक्स्ट कैग ऑफ इंडिया। आर्टिकल 148 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में इनको यहाँ पर पावर दिया गया है। ठीक है, कवर करते हैं इसको डिटेल में। आर्टिकल 148 याद रखना आपको, कैग का ये आर्टिकल है, पार्ट 5 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया हुआ है। यहाँ पर इनको बोला गया है ही इज़ हेड ऑफ इंडियन अकाउंट एंड इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट के ये हेड हैं बोला जाता है। ऑडिट एंड अकाउंट जो डिपार्टमेंट है उसके हेड बोला जाता है। गार्डियन ऑफ पब्लिक पर्स, पब्लिक का जो पैसा है उसका ये गार्ड करते हैं, इसको ऑडिट करते हैं इसको। और बुलवार्क है, एक वॉल है कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन इसको एक वॉल की तरह बनाया है जहाँ पर इसको करप्शन हो गया, कुछ भी आप पैसों की अगर आप एक्सेस यूज़ करते हैं आप, तो इसको एक बुलवार्क यहाँ पर बनाया गया। इंडिया के फर्स्ट जो कैग थे वो वी नरहरि राव साहब थे। ठीक है, इनका जो अपॉइंटमेंट है हर मिलता है इनको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। इनका ओथ जो है, ओथ भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही करते हैं। इनको अगर रिज़ाइन करना हो तो रेजिग्नेशन को ये अपना लेटर देते हैं, लेटर ऑफ रेजिग्नेशन टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इनका जो है मैक्सिमम एज कितना हो सकता है, मैक्सिमम एज 6 ईयर्स, और मैक्सिमम और अगर कुछ कंडीशन है 65 ईयर्स, 6 साल तक ये टर्म है इनका, बेसिकली मैक्सिमम 6 साल तक रह सकते हैं। और जो मैक्सिमम एज है 65 ईयर्स ऑफ एज तक मैक्सिमम ड्यूटी कर सकते हैं अपनी। सैलरी जो इक्वलेंट है जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट की जितना सैलरी होता है उतना ही इनको सैलरी मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट ऑफिस है इंडिया के अंदर, 9th रैंकिंग में आता है इनका ऑल ओवर इंडिया के अंदर। जो भी इंपॉर्टेंट
ऑफिसर्स हैं उनको उस ऑर्डर के अंदर 9th रैंकिंग में इनका ऑर्डर आता है। अब फर्दर अपॉइंटमेंट अलाउ नहीं होता, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को फर्दर एम्प्लॉय नहीं करती। एक बार अगर एम्प्लॉयमेंट मिल गया, सेकंड टाइम किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर इनको चांस नहीं मिलता, क्योंकि क्या होता है ना, एक बार अगर चांस मिला तो गवर्नमेंट के साथ अगर मिक्स हो गए तो नेक्स्ट टाइम गवर्नमेंट इनको अपना चांस दे देगी, एक और एम्प्लॉयमेंट, एक किसी और डिपार्टमेंट में नौकरी दे देगी इनको, तो वो अलाउ नहीं है। इनको इम्पार्शियल रखना है, हमको इम्पार्शियल बेसिकली यहाँ पर रखने के लिए नेक्स्ट फर्दर एम्प्लॉयमेंट अलाउ ही नहीं है यहाँ पर। एक बार हो गया क्या तो वहाँ पर उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टेट के अंदर आपको एम्प्लॉयमेंट और नहीं मिल सकता आपको। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट अकाउंट्स हैं जिनको ये देखते हैं। बेसिकली यहाँ पर 3 फंड्स हैं जो चेक करती है कैग बेसिकली जो है 3 फंड्स को चेक करती है। एक जो फंड है कॉन्सुलेट फंड ऑफ इंडिया, ठीक है। यहाँ पर जो तीनों फंड है, तीनों फंड के आपको ये सेंटर का भी चेक करेगी, स्टेट का भी चेक करेगी। अपना सेंटर और स्टेट दोनों के अकाउंट्स को ऑडिट करता है कैग। खाली सेंट्रल गवर्नमेंट का नहीं करता है, स्टेट का भी करता है, गवर्नमेंट PSUs का भी करता है। गवर्नमेंट ओन जो कंपनीज है, BSNL हो गए, IOCL हो गए, उनके भी अकाउंट्स ऑडिट करेगा, वहाँ पर चेक करेगा क्योंकि कुछ डिस्क्रिपेंसीज तो नहीं है। फर्स्ट जो फंड है CFI फंड होता है, कॉन्सुलेट फंड ऑफ इंडिया। आपका सारा टैक्स मनी यहाँ जमा होता है, चाहे वो स्टेट का हो या सेंटर का हो, दोनों का होता है CFA अकाउंट, वहाँ पर फर्स्ट चेक होता है। सेकंड जो चेक होता है वो होता है कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, ये प्रेसिडेंट के पास होता है। इमरजेंसी फंड होता है हर एक स्टेट के लिए और हर एक सेंटर के लिए। और एक होता है पब्लिक अकाउंट फंड ऑफ इंडिया, जहाँ पर पब्लिक का पैसा पार्क किया हुआ होता है। जैसे आपने कोई स्कीम में पैसा डाला है, गवर्नमेंट की कोई स्कीम चल रही है, पेंशन की कोई स्कीम है, आपने हर महीना या कुछ पैसा डाला है, तो वो पैसा जाता है पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया के फंड में जाता है, वहाँ से उसको फिर आगे रिलीज़ करते हैं यहाँ से। ये आर्टिकल 266 में ये फंड के बारे में बताया गया है, इन तीनों फंड्स के बारे में, CFI, कॉन्सुलेट फंड ऑफ इंडिया, कंटिजेंसी फंड, पब्लिक अकाउंट फंड ऑफ इंडिया, ये तीनों फंड। इसके बाद जो है ये 3 अकाउंट को ऑपरेट कर 3 अकाउंट को चेक करता है। 3 जो अकाउंट है, 3 रिपोर्ट स्पेशली देता है। यहाँ पर 3 रिपोर्ट की यहाँ बात हो रही है। फर्स्ट जो रिपोर्ट है वो है एप्रोप्रिएशन रिपोर्ट, एप्रोप्रिएशन अकाउंट की रिपोर्ट। एप्रोप्रिएशन अकाउंट का रिपोर्ट का मतलब सिंपल है, गवर्नमेंट जो पैसा खर्च की है, स्पेंडिंग जो की है, उसकी एक रिपोर्ट ये लोग बनाएंगे, कितना कहाँ खर्च किया गवर्नमेंट को फाइनेंस कहाँ से मिला, टैक्स कलेक्शन कहाँ से की है, ठीक से हुआ है या नहीं हुआ है। थर्ड जो है पब्लिक PSUs जो है, पब्लिक अंडरटेकिंग्स जो है, वहाँ पर उनका अकाउंट चेक करेगी और 3 रिपोर्ट्स अपनी देगी। फर्स्ट वन इज एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये पैसा खर्च होने की रिपोर्ट है। सेकंड वन इस टैक्स कलेक्शन की अकाउंट है। थर्ड है गवर्नमेंट PSUs के बारे में यहाँ मिलेगा। काफ़ी बार इसको पार्लियामेंट को ये रिपोर्ट करते नहीं, जो रिपोर्ट देते हैं पार्लियामेंट को, इस वजह से बोलते हैं एजेंट ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट को ये रिस्पॉन्सिबल है, पार्लियामेंट को वहाँ पर अपनी रिपोर्ट देती है। चलते आगे नेक्स्ट, नालसा के नए हेड आ चुके हैं, जस्टिस गवाई जो है नाम है इनका, जस्टिस गवाई न्यू हेड ऑफ चेयरमैन ऑफ नालसा। नालसा का फुल फॉर्म क्या है? नालसा का फुल फॉर्म है बेसिकली नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी। बेसिकली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया आर्टिकल 39 सबसेट A के अंदर कि हमको फ्री लीगल एड देना है पुअर को, जो BPL है, बिलो पॉवर्टी लाइन को लॉयर करके देना कोर्ट के अंदर, ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो गवर्नमेंट उसी को रिस्पॉन्सिबल बनते हुए जहाँ पर बेसिकली लोगों को फ्री लीगल एड दिया जाता है ताकि वो अपना केसेस जो है सॉल्व आउट कर सकें। 1985 में ये बॉडी स्टार्ट हुई थी और दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर्स मिलेगा। चलते हैं नेक्स्ट, US के 47th प्रेसिडेंट आए हैं, डोनाल्ड ट्रंप। फुल नेम क्या है इनका? डोनाल्ड जॉन ट्रंप है, याद रखना आपको, और ये रिपब्लिकन पार्टी से बिलोंग करते हैं। वाइस प्रेसिडेंट कौन है? JD वैंस है इस वक्त अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट। एग्जामिनेशन में ऑलरेडी जो क्वेश्चन पूछ चुके हैं उसको मैंने यहाँ रखा है। USA का फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन था? जॉर्ज वाशिंगटन है। USA का फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बराक ओबामा। USA का प्रेसिडेंट जब सिविल वॉर हुआ था उसके अंदर सिविल वॉर का मतलब है वहाँ पर ब्लैक वर्सेस वाइट हो गया था। बेसिकली ब्लैक्स को ना वहाँ पर स्लेव्स की तरह ट्रीटमेंट मिलता था। तो स्लेवरी सिस्टम को एंड करने में अब्राहम लिंकन का बहुत बड़ा हाथ था। इन्होंने एक बहुत फेमस स्टेटमेंट भी दिया था कि गवर्नमेंट इज़ ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। अब्राहम लिंकन वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका ड्यूरिंग सिविल वॉर। 1860 के समय में हुआ था ये सिविल वॉर जो है। वर्ल्ड वॉर 1 जब चला था उस समय कौन था? विड्रो विल्सन थे अमेरिकन प्रेसिडेंट। वर्ल्ड वॉर 2 जब था फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट थे उस समय US के प्रेसिडेंट, याद रखिएगा इसको। अब जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप पावर में आ रहे हैं, इन्होंने अपने डिपार्टमेंट पे क्रूशियल जो लोगों को चुनना स्टार्ट कर चुका है ऑलरेडी इन्होंने। फॉर एग्जांपल तुलसी गैबर्ड को इन्होंने चुना है, ये इंडियन ओरिजिन की है तुलसी गैबर्ड। इन्होंने इनको चुना है डायरेक्टर ऑफ US नेशनल इंटेलिजेंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट पावरफुल बॉडी है US के अंदर, एक हिंदू ओरिजिन की लड़की। इन्होंने यहाँ पर डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस है US के अंदर, इसका जो हेड है इनको चुना के तुलसी गैबर्ड को। उसके साथ साथ ट्रंप ने अपना UN एम्बेसडर भी चेंज कर लिया है। एलेसी स्टेफेनिक नाम है इनका, एलेसी से याद रखना, एलेसी स्टेफेनिक इज़ द न्यू अमेरिकन एम्बेसडर फॉर यूनाइटेड नेशंस।
नेक्स्ट है कश पटेल जो है, ये FBI के चीफ हैं, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है वहाँ पर, ये भी हमारे इंडियन ओरिजिन के ही हैं, ये फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के हेड बन सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट, जापान के न्यू PM आ चुके हैं, शिगेरू इशिबा नाम है इनका, शिगेरू इशिबा दिख रहे होंगे, जापान के नेक्स्ट न्यू PM है। नेक्स्ट उरुग्वे के नेक्स्ट प्रेसिडेंट आ चुके हैं, येमंडू ओर्सी नाम है इनका, साउथ अमेरिकन कंट्री है उरुग्वे, और मॉन्टेविडियो इसका कैपिटल है। येमांडू ओर्सी इसके नए प्रेसिडेंट आ चुके हैं। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये इस बॉडी के नए जो हेड हैं, नए तो नहीं, ये पुराने हेड को ही ये लोग रिपीट कर लिए हैं, डायरेक्टर जनरल वही इसी को जो थे पहले से, नजोवी ओकोंजो इवेला जो है, ये जो मैडम है इनका नाम है, ये इनका नाम दिख रहा होगा आपको यहाँ पर। इनों का सेकेंड टर्म जो है WTO का ये स्टार्ट हो चुका है, इससे पहले भी यही थे, ये अफ्रीकन कंट्री के है ये बिलोंगिंग। और ये जो है आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा कि WTO का वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है, जो ट्रेड रूल्स लेके आता है ऑल ओवर वर्ल्ड के लिए, इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है बताइएगा मेरे को। और ये बॉडी जो है कब आई थी, 1995 से फंक्शन कर रही है बॉडी, ठीक। चलता है नेक्स्ट, मॉरिशस के जो प्राइम मिनिस्टर हैं ये इलेक्ट होके आ चुके हैं नए वाले, नवीन रामगुलम नाम है इनका। मॉरिशस का कैपिटल क्या मिलेगा आपको, पोर्ट लुइस मिलेगा, करेंसी क्या है, मॉरिशियन रुपी मिलेगी, और इस वक्त के नए PM का नाम क्या है, नवीन रामगुलम नाम है इसका। चलते हैं नेक्स्ट, इंटरनेशनल ब्रेन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है IBRO, हेडक्वार्टर्स मिलेगा पेरिस के अंदर। इसके जो नए हेड है, प्रेसिडेंट है इसके, शुभा टोले नाम है इनका, इन्होंने ये लीड कर रही हैं इसको, IBRO को, याद रखना पड़ेगा आपको। बेसिकली इंडियन न्यूरो साइंटिस्ट है, ब्रेन से जो साइंटिस्ट होता है बोलते हैं न्यूरो साइंटिस्ट इसको, तो इंटरनेशनल ब्रेन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को ये लीड कर रही हैं। चलते हैं नेक्स्ट, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन जो है उसके नए प्रेसिडेंट आ चुके हैं, तैयब इकरम नाम है इनका। और जो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का हेडक्वार्टर्स कहाँ मिलेगा आपको, लेसन स्विट्जरलैंड के अंदर मिलेगा। सोनू सूद को बेसिकली थाईलैंड का ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया है, सोनू सूद को, या थाईलैंड का ब्रांड एम्बेसडर सोनू सूद को बनाया गया है। उसके बाद जो है अरुणाचल प्रदेश का जो अरुणाचल रंग महोत्सव है, वहाँ पर एक प्रेस्टिजियस इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल मनाए जाते हैं वहाँ पर अरुणाचल प्रदेश के अंदर, वहाँ पर ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है पंकज त्रिपाठी को, याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट कैटेगरी, पर्सनालिटी न्यूज़ कवर करते हैं फटाक से। फर्स्ट पर्सनालिटी जो न्यूज़ में है, ये आपके वर्ल्ड का ओल्डेस्ट पर्सन है जिनका डेथ हुआ रिसेंटली, 112 के एज में डेथ हुआ है इनका, जॉन टिनेसवुड नाम है इनका। ये बेसिकली लिवरपूल जो है जगह, ये आपका USA के अंदर, वहाँ पर ये थे, वहाँ पर याद है ना आपको, बॉर्न इन USA। चलते आगे नेक्स्ट जो है, लेजेंडरी सिंगर है, बेसिकली एक म्यूजिकल इंडस्ट्री से हैं, इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में बहुत कंट्रीब्यूशन रहा है इनका, पंडित राम नारायण, इनका भी डेथ हुआ रिसेंटली, याद रखना। ये म्यूज़िक इंडस्ट्री से बेसिकली ये रोल प्ले कर रहे थे। आगे चलते हैं नेक्स्ट, जो है यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, यहाँ पर हमारे जो करंट CM है किसके, उड़ीसा के मोहन मांझी साहब, बेसिकली इन्होंने महातब यहाँ पर जो हमारे उड़ीसा के जो फर्स्ट चीफ मिनिस्टर थे, उनके बर्थ एनिवर्सरी के दिन इनको बताया कि ही वॉज सरदार पटेल ऑफ उड़ीसा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टैग इनको दिया गया कि उड़ीसा को यूनाइट रखने में इनका बहुत बड़ा रोल रहा था। लिखा हुआ है उड़ीसा फर्स्ट CM डॉक्टर हरे कृष्णा महताब, इनका रिसेंटली बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया गया था 21 नवंबर के अंदर। कहाँ बजारम हुआ था, भद्रक के अंदर हुआ था। पार्टी कौन सी थी इनकी, फर्स्ट जो पॉलिटिकल पार्टी थी जो CM बने यहाँ पर, उड़ीसा जन कांग्रेस नाम था इनकी बॉडी का, इनकी जो पॉलिटिकल पार्टी का, और उड़ीसा के फर्स्ट CM बन चुके थे। और काफ़ी बार इनको उत्कल केसरी का टैग भी दिया जाता है, क्या रखना है इसको, इम्पॉर्टेंट है। कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स है, इसको कवर करते हैं फटाक से। फर्स्ट जो अवार्ड है वो आने वाला है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, IFFI, जो कहाँ पर हुआ है, गोवा में हुआ है। इस गोवा के अंदर IFFI का जो इवेंट हुआ है, 56th इवेंट था यहाँ पर। वहाँ पर जो थीम था इवेंट का, यंग फिल्म मेकर्स द फ्यूचर इज़ नाउ, ये इवेंट से थीम था इसका। याद आपको इसके यहाँ पर 2 पर्सनैलिटीज़ का नाम याद रखना पड़ेगा आपको। फर्स्ट जो है इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर का नाम याद रखना पड़ेगा, विक्रांत मैसी नाम है इनका। इन्होंने 12th फेल बहुत अच्छी एक्टिंग की थी, विक्रांत मैसी नाम है इनका, इनको दिया गया टैग। सेकंड जो है गोल्डन पीकॉक बेस्ट फिल्म का जो कैटेगरी है, ये टॉक्सिक को मिला है, लिथुआनिया की फिल्म है टॉक्सिक बोल के, वहाँ से इनको मिला है। लेकिन दोनों का नाम याद होना चाहिए आपको, विक्रांत मैसी फॉर 12th फेल एंड टॉक्सिक, एक फिल्म है लिथुआनिया की, एक सेपरेट कंट्री है वहाँ पर, लिथुआनिया यूरोप में, वहाँ पर उस फिल्म को मिला है। गोवा में ये सेटली इवेंट हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट जो है हमारे उड़ीसा के एक सोशल वर्कर है, बेसिकली उनको एक अवार्ड मिला है, रोहिणी नैयर अवार्ड। रोहिणी नैयर प्राइज़ जो है ये अनिल प्रधान को मिला है।
इनके सोशल और रूरल डेवलपमेंट में बहुत बड़ा रोल किए थे, ये बहुत बड़ा रोल प्ले किए। सोशल वर्कर है बेसिकली, रूरल डेवलपमेंट में रोल प्ले करने के बाद इनको मिला है रोहिणी नैयर प्राइज अवार्ड। ठीक है, चलते हैं केरल को मिला है। केरल जो स्टेट है बेस्ट मैराइन स्टेट जो है इनको अवार्ड मिला है। साथ में जो कोलम डिस्ट्रिक्ट है केरल के अंदर, वहाँ पर उसको मैराइन बेस्ट डिस्ट्रिक्ट का अवार्ड मिला है। तो अगर बेस्ट स्टेट पूछेगा तो केरल, और बेस्ट डिस्ट्रिक्ट पूछेगा तो कोलम डिस्ट्रिक्ट है केरल के अंदर ही मिलेगा। और वर्ल्ड फिशरीज डे के दिन ही अवार्ड दिया गया है, November 21 को जो सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड फिशरीज डे के दिन ही अवार्ड दिया गया है। चलते हैं नेक्स्ट मिस यूनिवर्स देखते हैं कौन जीता। डेनमार्क की लेडी है बेसिकली, जिन्होंने विक्टोरिया नाम है इनका, थर्ड मिस यूनिवर्स जो पेजेंट हुआ था मेक्सिको के अंदर, वहाँ पर इनको मिस यूनिवर्स का टैग दिया गया। डेनमार्क की लेडी हैं, डेनमार्क की फर्स्ट मिस यूनिवर्स है बेसिकली कहना आपको। इंडियन जो यहाँ पर पार्टिसिपेंट थे रिया सिंह का जो नाम था इनका, इनको नहीं मिला, आगे नहीं बढ़ पाए, मगर मिस यूनिवर्स इंडियन कैटेगरी के अंदर ये ऑलरेडी अवार्ड जीत चुकी हैं। इसी साल में न्यूज़ था मिस यूनिवर्स इंडिया, और एक होता है मिस यूनिवर्स ग्लोबल लेवल का यहाँ पर बात हो रहा है। दिस इज़ ग्लोबल बताया, जो विक्टोरिया जी तो आप दिख रहे होंगे ग्लोबल लेवल की है, मगर इंडिया में से जो जीतता है वो ग्लोबल में जाता है। इनकी पार्टिसिपेंट था यहाँ पर रिया सिंह जो यहाँ थी, यहाँ पार्टिसिपेट की थी, मगर फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली जीत नहीं पाई, और डेनमार्क की लेडी ने यहाँ पर 73rd जो पेजेंट है यहाँ पर जीत लिया है। चलते हैं नेक्स्ट, इंदिरा गांधी पीस प्राइज़ जो है वो 2 लोगों को मिला है। एक तो डैनियल साहब हैं हमारे, और है अली अबू जो है अपने। डैनियल साहब जो हैं ये एक वर्ल्ड के फेमस पियानिस्ट और कंडक्टर हैं, मतलब पियानो बजाते हैं, पियानिस्ट हैं, इसलिए इनको पीस प्राइज़ मिला हुआ है यहाँ पर। अली अबू साहब हैं, ये पैलेस्टीन पीस एक्टिविस्ट है बेसिकली, उनको यहाँ पर ये अवार्ड मिला है। ठीक है, 86 से अवार्ड दिया जाता है इंदिरा गांधी जो पीस प्राइज़ है यहाँ पर, इंदिरा गांधी पीस प्राइज़ 86 से दिया जाता है। 3 बेसिकली यहाँ पर कैटेगरीज होती हैं इसकी, पीस, डिसआर्मामेंट और डेवलपमेंट। ये 3 कैटेगरीज को देखने के बाद ये दिया जाता है। इस साल इन दोनों को ये अवार्ड मिला है। ठीक है, डैनियल साहब हैं, इनको म्यूज़िक के लिए दिया गया। म्यूज़िक को इन्होंने यूज़ करके पीपल को यूनाइट किया है बहुत बार यूरोप के अंदर। और अली अबू अवार्ड जो है यहाँ पर पैलेस्टीन के अंदर नॉन वायलेंस का यहाँ पर टैग देने की बात हुई है यहाँ पर। ठीक है, याद रखना है आपको, एक म्यूज़िक के लिए और एक नॉन वायलेंस इन पैलेस्टीन। चलते हैं नेक्स्ट, साइंस एंड टेक कवर करते हैं फटाक से एकदम। साइंस एंड टेक जो फर्स्ट न्यूज़ है वो एनटीपीसी से आ रही है, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। एनटीपीसी जो है वो एक कॉन्ट्रैक्ट जीत ली है। इंडिया का फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूलिंग स्टेशन जो है वो खुलने वाला है लेह के अंदर। इस तरह आप कार में डालेंगे ना पेट्रोल डीजल, इस तरह कार्स में एक स्टेज आ जाएगा और ग्रीन हाइड्रोजन डालेगा इंजन्स को पावर करने के लिए। भाई ग्रीन हाइड्रोजन क्या है बताता हूँ आपको मैं, यहाँ पर आपको दिख रहा हूँ ग्रीन हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन कैसे बनता है, मैं आपको लास्ट पार्ट में बताया हूँ कि हाइड्रोजन 2 तरीके हैं बनाने के। हाइड्रोजन बनेगा या तो H2O को आप इलेक्ट्रोलिसिस कर लीजिए, आप इलेक्ट्रोलिसिस करने के बाद बनेगा, या मीथेन को, नेचुरल गैस जो है उसको आप हीट कीजिए तो वहाँ पर हाइड्रोजन अलग हो जाएगा। यहाँ पर आपको H2 को जब अलग करेंगे 2H प्लस O2 तो आपको यहाँ से एक हाइड्रोजन मिल गया यहाँ पर। और CH4 को भी अगर आप हीट करेंगे तो वहाँ पर भी H प्लस आयरन आपको यहाँ से मिलेगा। ठीक है, फर्स्ट इसको यहाँ ऑब्जर्व करिए, फर्स्ट इसको देखना आपको, ये जो प्रोसेस है फर्स्ट वाला इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर जो एनर्जी चाहिए होगी, एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर दिस प्रोसेस, ये अगर रिन्यूएबल सोर्सेज से आ रही है, ये ग्रीन एनर्जी इसको बोलते हैं, रिन्यूएबल सोर्स से अगर आ रही है तो उस हाइड्रोजन को बोला जाता है ग्रीन हाइड्रोजन। ग्रीन हाइड्रोजन लिखा, इलेक्ट्रोलिसिस होगा यहाँ पर वाटर का, और जो इलेक्ट्रोलिसिस की जो एनर्जी आएगी वो आपको ग्रीन और रिन्यूएबल सोर्स से आनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल सोलर एनर्जी हो गई आपका, विंड एनर्जी हो गया आपका, ये सब सोर्सेज को बोलते हैं रिन्यूएबल, तो वहाँ से अगर आ रही है इसको बोलते हैं ग्रीन हाइड्रोजन। नेक्स्ट जो है ग्रीन से रिलेटेड है, एक मिलेगा आपको पिंक हाइड्रोजन। अगर एनर्जी इलेक्ट्रोलिसिस के आप लेके आ रहे हैं, न्यूक्लियर एनर्जी लेके आ रहे हैं तो वहाँ पर बन जाएगा पिंक हाइड्रोजन। अगर आप कोल यूज़ करके वो कर रहे हैं काम, कोल गैसिफिकेशन कर रहे हैं तो वहाँ से बन जाएगा ब्राउन और ब्लैक हाइड्रोजन। ग्रे हाइड्रोजन में क्या होता है, मीथेन का यहाँ पर रोल प्ले होता है। मीथेन को यहाँ पर बर्न किया जाता है, नेचुरल गैस जो बोलते हैं यहाँ पर, और उसके बाद जो है हाइड्रोजन को अलग करते हैं यहाँ से। और एक होता है ब्लू हाइड्रोजन, जहाँ मीथेन को बर्न करने के बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड एमिट होता है ना, उसको यहाँ पर कैप्चर कर लेते हैं, छोड़ते नहीं है एटमॉस्फेयर को, कैप्चर करके रख लेते हैं अपने पास, उसको बोलते हैं ब्लू हाइड्रोजन। और एक होता है टर्कॉइस कलर दिख रहा होगा, ये भी मीथेन के थ्रू ही होता है। एंड आपको 3 प्रोसेस, 3 तो आपके हो गए इलेक्ट्रोलिसिस के लिए, और 3 हो गए आपका ये गैसिफिकेशन के लिए। ठीक है, याद रखना पड़ेगा, इसको इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट स्टार्ट किया हम लोग ग्रीन से, इलेक्ट्रोलिसिस है यहाँ पर, पिंक हाइड्रोजन है यहाँ पर, और एक है यहाँ पर ब्लैक और ब्राउन हाइड्रोजन, कोल यहाँ पर काम आता है। और नेक्स्ट जो 3 बताया आपको मैं यहाँ पर, आपको मिलेगा टर्कॉइस, ब्लू, ग्रे। यहाँ पर ब्लू और ग्रे में फ़र्क क्या है, ब्लू और ग्रे में मीथेन जब आप बर्न ऑफ करेंगे जहाँ कार्बन डाइऑक्साइड एमिट हो जाता है, इस कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब अगर कर लेते हैं हम लोग, तो एब्जॉर्ब करने के बाद वो बन जाता है ब्लू हाइड्रोजन का टैग बोलते हैं।
कुछ बेसिक्स था। ग्रीन हाइड्रोजन बता दिया आपको क्या होता है, हाइड्रोजन को अलग करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के बाद, वहाँ पर इसको अलग है। इंडिया में ग्रीन हाइड्रोजन मिशन भी एक चल रहा है, 2023 में मिशन है। यहाँ पर हमारा एक ग्लोबल हब बनने का टारगेट है। ऑल ओवर वर्ल्ड में ग्रीन हाइड्रोजन बेसिकली पॉल्यूशन यहाँ पर नहीं होता है, ऑलमोस्ट नलीफाई होता है पॉल्यूशन, उस वजह से यहाँ पर हम लोग इसको काम कर रहे हैं। टारगेट है फेज़ वन का काम चल रहा है, 5 मिलियन मेट्रिक टन्स पर एनम तक जनरेट कर सके, ये हमारा टारगेट है, और 125 गीगावाट की एनर्जी बना सके हर साल। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल रिसेंटली ऑर्गेनाइज किया गया है एट IIT गुवाहाटी। इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल IIT गुवाहाटी में हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट जो है, इंडिया ने अपना फर्स्ट AI डाटा बैंक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए जो डाटा चाहिए उसको वहाँ पर एक बैंक बनाया गया वहाँ स्टोर करने के लिए, अपने सिक्योरिटी और इनोवेशन को बूस्ट करने के लिए। हमारे जो साइंस मिनिस्टर है जितेंद्र सिंह वो यहाँ पर डिक्लेयर कर रहे हैं। तो इंडिया का फर्स्ट जो AI बैंक है आपको यहाँ पर बनाता हुआ मिल रहा हुआ, ठीक है ना। यहाँ आपको इंडिया का फर्स्ट AI बैंक जो है ये सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए यहाँ पर बनाने की बात हो रही है। नेक्स्ट चलते हैं ग्वालियर में आपको इंडिया का फर्स्ट सेल्फ सफिशिएंट गौशाला जो है स्टेट ऑफ द आर्ट बायोगैस प्लांट के थ्रू यहाँ पर एम्पावर कर रहे हैं गौशाला को, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर बेसिकली हम लोग ने जो बायोगैस बनाने का डिसाइड किया है, गौशाला से जो कैटल डंग होता है उस डंग को यूज़ करेंगे टू प्रोड्यूस CNG CBG नॉट CNG कॉम्प्रेस्ड बायोगैस, इसको ताकि आगे हम लोग यूज़ कर सकें। ठीक है यार, आपको ये बेसिकली बायो मैन्योर आपका जो होता है यहाँ पर काम में आता है, जो आपका कैटल डंग हो गया आपका, और ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए क्रिटिकल रिसोर्स है आपका ये कॉम्प्रेस्ड बायोगैस जो है। वेस्ट मैनेजमेंट में भी काफ़ी हद तक हेल्प करने वाला ये, ठीक है याद रखिएगा। नेक्स्ट जो है इंडिया की हैवीएस्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट जो है GSAT जिसका नाम है, इंडिया की हैवीएस्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, ये लॉन्च की गई है बाय SpaceX। इलॉन मस्क इसके ओनर हैं, इलॉन मस्क जो है इन्होंने हमारी जो 4700 kg की सैटेलाइट है, भारी भरकम एकदम, इसको लॉन्च कर दिया है अपने स्पेस स्टेशन से। अपने जो वहाँ पर USA में इनके पास फ्लोरिडा के अंदर लॉन्चिंग स्टेशन है, वहाँ से इनको लॉन्च किया गया है। फर्स्ट है ऐसा कोलैबोरेशन विद इंडियन स्पेस स्टेशन इसरो और इलॉन मस्क के बीच में एक लॉन्चिंग हो रहा है, जिस जहाँ पर इसरो की सैटेलाइट एक इलॉन मस्क की जो है लॉन्चिंग फैसिलिटी वहाँ से लॉन्च इसका हो रहा है। जैसे नेक्स्ट जापान ने अपना वर्ल्ड का पहला वुडन सैटेलाइट बनाया है, लिग्नोसैट नाम है इसका, वुडन से बनी हुई है, जापान ने बनाया है। चलते हैं नेक्स्ट, जब इसरो ने रिसेंटली एग्रीमेंट साइन किया है ऑस्ट्रेलिया के साथ गगनयान मिशन के लिए। गगनयान बेसिकली यहाँ पर इंडिया में फर्स्ट ह्यूमन क्रूड मिशन है, ह्यूमन मिशन टू स्पेस। हम स्पेस में हम लोग ह्यूमन्स को भेजेंगे, क्रू के साथ भेजेंगे, तो वहाँ पर ये मिशन है बेसिकली। उस वहाँ पर गगनयान का मिशन के अंदर ऑस्ट्रेलिया का हेल्प हम लोग यहाँ पर लेने वाले हैं। चलते हैं डिफेंस सेक्टर से क्या क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कवर करते हैं। फर्स्ट जो है वज्र प्रहार एक्सरसाइज है, इंडिया USA के बीच में हो रहा है, बताया आपको मैं पहले भी एक बार। अग्नि वॉरियर फेमस एक्सरसाइज है, इंडिया और सिंगापुर के बीच में हो रहा है। विनबैक्स जो है इंडिया और वियतनाम के बीच में हो रहा है, याद रखना इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। नेक्स्ट जो ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है, उसका नाम क्या है, पूर्वी प्रहर यहाँ पर ट्राई सर्विस है। ट्राई सर्विस का मतलब है आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, तीनों इन्वॉल्व है, तीनों मिलकर कर रहे हैं। इंडिया के अंदर होने वाली है, अरुणाचल प्रदेश में होने वाली है। नाम क्या है, पूर्वी प्रहर। यहाँ पर आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों मिलकर अरुणाचल प्रदेश में ट्राई सर्विस एक्सरसाइज करने वाले हैं। पूर्वी प्रहर नाम है, कन्फ्यूज नहीं होइएगा। पूर्वी लहर भी एक होती है, वो अलग एक्सरसाइज होती है, जो बता रहा था आपको मैं। पूर्वी लहर जो है, अगर ये पूछेगा आपको तो यहाँ पर इंडियन नेवी इन्वॉल्व होती है पूर्वी लहर के अंदर, मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए एक्सरसाइज होती है। नेवी प्रिपेयर्डनेस एक्सरसाइज है बेसिकली पूर्वी लहर। पूछेगा आपको पूर्वी प्रहार, ये तीनों है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों है यहाँ पर। और पूर्वी लहर जो है यहाँ पर, ये खाली इंडियन नेवी यहाँ इन्वॉल्व है। इंडियन नेवी ने एक और एक्सरसाइज यहाँ पर की है बेसिकली, सी वेजाइल नाम की लार्जेस्ट कोस्टल डिफेंस एक्सरसाइज है यहाँ पर। इंडिया की लार्जेस्ट एक्सरसाइज है यहाँ पर, सी वेजाइल 24 नाम है इस एक्सरसाइज का। चलते हैं नेक्स्ट, डिफेंस स्पेस एजेंसी जो है, इन्होंने अपना फर्स्ट टेस्ट जो है कंप्लीट कर लिया यहाँ पर। अंतरिक्ष अभ्यास इसको बोला जा रहा है यहाँ पर। जो फर्स्ट एक्सरसाइज है स्पेस एक्सरसाइज इसको बोला जाता है, स्पेस वॉरफेयर के लिए। अगर स्पेस में अगर वॉर हो गया तो उसके लिए हम लोग करते हैं स्पेस में एक्सरसाइज। पहले से एक बार डेमो देख लेते हैं एक बार कैसे यहाँ होता है। अंतरिक्ष अभियान इसको बोला जाता है। डिफेंस स्पेस एजेंसी जो है वो यहाँ पर कंडक्ट कर रही है। 2018 की बॉडी है डिफेंस स्पेस एजेंसी, याद रखना आपको। डिफेंस वॉरफेयर और स्पेस वॉरफेयर और स्पेस सिक्योरिटी से यहाँ पर डील यहाँ पर होता है। चलते हैं नेक्स्ट, इंडिया जापान ने मिल के एक नया सिस्टम बना रहे हैं जो इंडियन नेवी को बहुत हेल्प करने वाला है। नाम क्या है सिस्टम का, स्टेल्थ एंटीना सिस्टम। स्टेल्थ का मतलब सिंपल है, आपके जो शिप्स हैं वहाँ पर रेडार उसको कैच नहीं कर पाएगा। कभी शिप्स आप जाते हैं ना, शिप्स मान लीजिए आपकी जा रही है, यहाँ पर एक शिप जा रही है, अगर आगे वाला यहाँ पर एक रेडार है, एक सेंसर लगा हुआ है, उस रेडार में ये कैच हो जाएगा यहाँ पर। ऐसा सिस्टम, अगर स्टेल्थ का मतलब है
ऐसा फीचर यहाँ शिप में आ जाएगा, ये रेडार को यहाँ पर एस्केप कर जाएगा, रेडार के कैच में नहीं आएगा। तो बोलते हैं स्टेल्थ एंटीना सिस्टम। यहाँ पर इसको यूनिकॉर्न के नाम से डेवलप किया जा रहा है, इंडिया और जापान मिलकर डेवलप कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, इंडिया ने मोज़म्बिक जो एक कंट्री है, अफ्रीकन कंट्री है, वहाँ पर इनको 2 बेसिकली इंटरसेप्टर बोर्ड्स गिफ्ट किए हैं। किसको? मोज़म्बिक को, याद रखना आपको, टू बूस्ट मैरीटाइम सिक्योरिटी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो है बेसिकली इंडिया ने अपनी K4 मिसाइल को टेस्ट किया रिसेंटली। ये न्यूक्लियर केपेबल मिसाइल है। इसको टेस्ट करने के बाद, टेस्ट कहाँ से हुई है? ये सबमरीन, न्यूक्लियर सबमरीन का यूज़ किए हैं, INS अरिकाट। मैंने आपको लास्ट में बताया है हमारे पास 4 न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं, जिससे 4th नंबर के ऊपर काम चल रहा है। जो इसका S4 नाम है इसका, लास्ट बताया था, लास्ट करंट अफेयर्स में था ये। तो उसका यूज़ करके, INS अरिकाट का यूज़ करके हम लोग इसका K4 मिसाइल को टेस्ट यहाँ पर किए हैं। याद रखना आपको, यहाँ पर लिखा हुआ है K4 INS अरिकाट। चलते हैं। नेक्स्ट जो है, यूएस ने एक डील को क्लियरेंस दे दिया है। वहाँ पर MH-60R हेलीकॉप्टर्स जो हैं हम लोग खरीदने वाले हैं। बेसिकली यूएस की जो कंपनी है लॉकहीड मार्टिन, वहाँ से इसको खरीदेंगे, तो इसका अप्रूवल हमको मिल चुका है यूएसए से। इसराइल ने रिसेंटली बोइंग के साथ एक डील की है, अमेरिकन कंपनी है, बोइंग डिफेंस कंपनी है, और वहाँ पर फाइटर जेट्स एक्वायर करने की बात यहाँ पर हो रही है। $5.2 बिलियन की डील है, इंपॉर्टेंट डील है इसराइल के लिए। चलते हैं नेक्स्ट। इंडियन आर्मी ने रिसेंटली ऑप्टिकल फाइबर का मतलब इंटरनेट जो केबल्स हैं वो बिछा दी हैं सियाचिन के अंदर। सियाचिन लद्दाख में है, लद्दाख और जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, जो ऑफकोर्स लद्दाख का ही पार्ट है, इंडिया का ही पार्ट है वो, वहाँ पर उसके बहुत ही पास सियाचिन ग्लेशियर एक है, वहाँ बहुत बड़ा बर्फ़ का टुकड़ा है, वहाँ पर इंटरनेट केबल्स बिछा दी है वहाँ तक। बहुत अच्छी बात है कम्युनिकेशन के लिए, ताकि वहाँ प्रॉब्लम ना हो वहाँ पर। ठीक है, पुणे ने रिसेंटली बेसिकली आर्मी डे जो है 2025 का, जो 15 जनवरी को हुआ था, उसका जो परेड है वो होस्ट किए पुणे में, यहाँ पर हुआ है। यहाँ पर चलते हैं नेक्स्ट। बेसिकली DRDO ने एक मिसाइल को टेस्ट किया है यहाँ पर, उसका नाम क्या है? लैंड अटैक लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल। ये क्रूज करते हुए जाती है, ज़्यादा हाइट में नहीं जाती है, इससे बैलिस्टिक मिसाइल होती है, बहुत हाइट में जाती है, फिर आती है, एंटर करती है एटमॉस्फेयर के अंदर। क्रूज मिसाइल क्या होता है? वो ट्री लेवल की हाइट में जाती है, अटैक करती है अपने टारगेट के अंदर, बोलते हैं क्रूज मिसाइल जो है यहाँ पर लिखा हुआ लैंड अटैक लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल। DRDO ने इसको यहाँ पर टेस्ट किया। यहाँ पर कहाँ पर टेस्टिंग हुआ है? उड़ीसा के अंदर जो आइलैंड है, चंदीपुर आइलैंड है, वहाँ पर अब्दुल कलाम आइलैंड के पास हुआ है। यहाँ पर 1000 किलोमीटर का रेंज है यहाँ पर। और एक जो मिसाइल यहाँ पर एक पूछ सकता है आपको, वो है निर्भय क्रूज मिसाइल। इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ये भी क्रूज मिसाइल है यहाँ पर, जो ऑलरेडी लैंड सरफेस टू सरफेस जो है, इसी मिसाइल का एक वर्जन है यहाँ पर, जो लैंड अटैक लॉन्ग रेंज वर्जन जो है यहाँ पर, इसी को बोलते हैं यहाँ पर। इसका टेस्टिंग यहाँ पर होता मिलेगा आपको। चलते हैं नेक्स्ट। चाइना ने रिसेंटली अपना जो किलर मिसाइल है उसको लॉन्च कर दिया है, अमेरिका और जापान को दिखाते हुए कि हमारे पास भी ताकत है। वो नाम क्या है मिसाइल का? डोंगफेंग 100 नाम है इसका, DF-100 के नाम से फेमस है, बहुत फेमस मिसाइल है चाइना का, ये चाइना ने इसको लॉन्च किया है। चलते हैं नेक्स्ट जो है, पुतिन ने रिसेंटली यूक्रेन के ऊपर बहुत सारे मिसाइल्स डाल दिए हैं यहाँ पर। सबसे खतरनाक मिसाइल्स का यहाँ पर यूज़ हुआ है। यहाँ पर अलग अलग न्यूज़ आर्टिकल था, यहाँ पर यहाँ लिखा हुआ इम्पॉसिबल टू इंटरसेप्ट, पुतिन फ्लॉन्ट्स ऑर्शनिक मिसाइल। बहुत इंपॉर्टेंट, ऑर्शनिक मिसाइल, फर्स्ट एक मिसाइल का नाम यहाँ पर आया। उसके बाद जो नेक्स्ट आर्टिकल है देखा, रशियाज न्यू सरमाट बैलिस्टिक मिसाइल ब्लोज अप ड्यूरिंग टेस्ट लॉन्च। टेस्ट इसका किया गया यहाँ पर। तो ऑर्शनिक एक है यहाँ पर, और सतन 2 यहाँ पर मिलेगा, एक और मिसाइल है, और सरमट है। ये 3 मिसाइल्स हैं यहाँ पर, जो अमेरिका जो रशिया बेसिकली टेस्ट किया है, कुछ हद तक अप्लाई भी कर दिया ऑलरेडी यूक्रेन के ऊपर, ऐसा बोला जाए यूक्रेन के ऑलरेडी ये डाल चुके हैं। सबसे जो खतरनाक मिसाइल इसमें से जो है वो है ऑर्शनिक मिसाइल। ये ऑर्शनिक मिसाइल क्या है? ये इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, लॉन्ग रेंज तक जाती है, एटमॉस्फेयर क्रॉस करेगी पूरा, ऊपर से फिर नीचे आएगी। जैसे इंडिया के पास अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल है, 5000 किलोमीटर का रेंज होता है इनका, बहुत लंबा रेंज होता है। सिमिलर जो है ICBM बोलते हैं इसको, और रशिया का नाम क्या है इसका? ऑर्शनिक नाम की मिसाइल है, जो इंडिया के पास अग्नि 5 है, और ये न्यूक्लियर केपेबल है। यहाँ पर न्यूक्लियर वेपन्स अटैच हो सकते हैं, तो एक थ्रेट है ऑल ओवर वर्ल्ड को कि न्यूक्लियर वेपन्स यूज़ हो रहे हैं। और सतन 2 भी एक मिसाइल है, और सरमत भी एक यहाँ पर एक मिसाइल है, बैलिस्टिक मिसाइल का यहाँ पर नाम है अलग अलग लिखा हुआ है। पुतिन मिसाइल टेक्नोलॉजी क्या एक्चुअली क्या है ना, ये मिसाइल को आप इंटरसेप्ट नहीं कर पाएंगे। ऑर्शनिक मिसाइल को रेडार्स जो आपके लगे होंगे ना, ये इम्पॉसिबल टू इंटरसेप्ट है, इंटरसेप्ट कर ही नहीं पाएंगे, इतने स्ट्रॉन्ग मिसाइल्स है यहाँ पर। इसलिए यहाँ पर रशिया ने ओपन चैलेंज दिया USA को, आप चैलेंज एक ले लीजिए मेरे से, आप चाहें तो इसको रोक के दिखाइए आप। ये लिखा हुआ है पुतिन्स मिसाइल ड्यूअल चैलेंज टू US एंड वेस्ट, ट्राई टू इंटरसेप्ट इफ़ यू कैन, ऑल अप्लाई ऑल योर डिफेंस सिस्टम एंड सी व्हाट हैपेंस। इन्होंने ओपन चैलेंज कि आप इस मिसाइल को रोक ही नहीं पाएंगे, आपके जो रेडार्स यहाँ बैठे हैं इनको इंटरसेप्ट ही नहीं कर पाएंगे, इतना स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस है इनको ऑर्शनिक मिसाइल को लेके, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रशिया का मिसाइल है। चलते हैं नेक्स्ट। इंडियन आर्मी ने अपना जो एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया एकलव्य बोल के,
अपने ऑफिसर्स को ट्रेनिंग देने के लिए। तो रशिया ने अपना एक नया डिफेंस सिस्टम दिखाया है लोगों को, पंडसीर नाम है इसका, जो भी यूक्रेन से जो ड्रोन्स आ रहे हैं ना, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स जिसको बोलते हैं, ड्रोन्स वगैरह जो आते हैं, उसको रोकने का एक तरीका है, एक सिस्टम यहाँ पर लगा हुआ रशिया के अंदर, नाम है पंडसीर। एक डिफेंस सिस्टम है पंडसीर नाम का, रशिया ने इसको यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। चलते नेक्स्ट, इंडिया ने रिसेंटली आर्मेनिया को अपना आकाश जो वेपन सिस्टम है इसको एक्सपोर्ट कर रखा है, एक्सपोर्ट किया हुआ है। सरफेस टू एयर जो डिफेंस सिस्टम है, जो भी इनकमिंग मिसाइल आती है ना, इस आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम अगर आप लगा देंगे तो इनकमिंग मिसाइल्स को यहाँ पर न्यूट्रलाइज कर देगा आकाश सिस्टम जो है। इसी को हम लोग एक्सपोर्ट किए हैं, किसको, आर्मेनिया को सप्लाई यहाँ पर मिला है। कौन बनाया है इंडिया में, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, बेल का यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग है। चलते हैं नेक्स्ट, इंडिया ने आर्मेनिया को बहुत हेल्प कर रहे हैं यहाँ पर इनको पिनाका जो वेपन सिस्टम है हमारे पास, मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम को बोलते हैं पिनाका। एक साथ बहुत सारे रॉकेट यहाँ से निकलते हैं, अलग अलग बैरल से निकल जाते हैं, तो बोलते हैं पिनाका रॉकेट लॉन्चर, उसको भी सप्लाई किया है आर्मेनिया को। चलते हैं नेक्स्ट, स्पोर्ट न्यूज़ देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। फर्स्ट जो स्पोर्ट न्यूज़ है वो आ रहा है, वर्ल्ड का हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड पारा स्पोर्ट्स सेंटर, बेसिकली पारा ओलंपिक्स, जिसे आप पारा जो है, जो लोग होते हैं स्पोर्ट्स से, अगर वो PWD है, पर्सन विद डिसेबिलिटी है, उनके लिए बोलते हैं पारा स्पोर्ट्स। तो पारा स्पोर्ट्स के लिए सेंटर अलग से खुला हुआ है, स्पोर्ट्स सेंटर फर्स्ट है इंडिया का, लद्दाख हाई ऑल्टीट्यूड है, बेसिकली सबसे ऊपर ये है, लद्दाख के अंदर मिलेगा आपको, पूरे वर्ल्ड का सबसे पहला हाई ऑल्टीट्यूड पारा स्पोर्ट्स सेंटर है। चलते हैं नेक्स्ट, फर्स्ट नॉर्थ ईस्ट पारा स्पोर्ट मीट्स भी वहाँ पर हुआ है, कहाँ पर, गुवाहाटी में हुआ है बेसिकली, नॉर्थ ईस्ट जो मीट है यहाँ पर। इसका जो विनर है कौन है नॉर्थ ईस्ट में, असम ने इसको विन किया है। मैस्कॉट क्या है, पुहुत नाम है मैस्कॉट का, देखेंगे मैस्कॉट का सिंबल होता है यहाँ पर, उसका मतलब पुहुत। फर्स्ट नॉर्थ ईस्ट पारा स्पोर्ट्स मीट हमें गुवाहाटी में मिलेगा, असम में, और असम ही इसको जीत लिया है। चलते हैं नेक्स्ट जो है, वर्ल्ड पिकल बॉल चैम्पियनशिप, मैंने आपको पता है इंडिया में इसको होस्ट किया जा रहा है, मुंबई के अंदर ये होने वाला है, और यहाँ पर इंडिया ने हाईएस्ट मेडल जीते हैं। इंडिया विनर हो चुका है पिकल बॉल चैंपियनशिप का, हाईएस्ट गोल्ड 11 गोल्ड मेडल यहाँ पर जीत के आए हैं। चलते हैं नेक्स्ट, यहाँ पर आ रही है मंदिरा बेदी का नाम यहाँ पर बहुत बार आया है। यहाँ पर ऑल इंडिया पिकल जो बताया आपको मैं, उसके एसोसिएशन का जो ब्रांड एम्बेसडर है वो मंदिरा बेदी को यहाँ पर बना दिया गया। चलते हैं नेक्स्ट, वुमेंस कैटेगरी के अंदर एशियन चैम्पियंस ट्रॉफी के अंदर जो हॉकी में होता है, रिसेंटली यहाँ पर हुआ है राजगीर के अंदर, यहाँ पर राजगीर के अंदर एशियन चैम्पियंस ट्रॉफी जो है यहाँ पर इंडिया ने जीत ली है हॉकी के अंदर। चाइना को हराने के बाद इंडिया हैज़ वोन दिस ट्रॉफी। बहुत ही इमेंस फोटोज़ यहाँ पर आ रहा था राजगीर से। इंडियन वुमेन हॉकी टीम को लीड कौन करा था, सलीमा टेटे लीड कर रही थी, और दीपिका ने यहाँ पर विनिंग गोल लगाया था यहाँ पर। नेक्स्ट जो है बिहार से आ रहा है, ये भी बिहार में ही हुआ है, ये जो एशियन चैम्पियंस ट्रॉफी है ना, ये बिहार राजगीर लिखा हुआ है यहाँ पर, बिहार में यहाँ पर हुआ है रिसेंटली। चलते नेक्स्ट, बिहार एक और न्यूज़ में है यहाँ पर, खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो है 2025 का, जो पारा गेम्स भी है, पारा गेम्स भी होस्ट करेंगे और खेलो इंडिया यूथ गेम्स भी होस्ट करेंगे। कौन, बिहार यहाँ पर होस्ट कर रहा है। लास्ट ईयर का होस्ट कौन था, 2024 का, 2025 का हो गया। 2024 का होस्ट कौन था, तमिलनाडु था। कौन जीता था खेलो इंडिया, महाराष्ट्र ने जीत लिया था यहाँ पर। मैस्कॉट कौन था, वेरू नचियर था यहाँ पर, एक तमिलनाडु की एक बेसिकली एक लेडी है जिनको जो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट फाइट की थी, उनका स्टैचू यहाँ पर बनाए थे, वेरू नचियर नाम है इनका। फर्स्ट टाइम यहाँ पर यूथ गेम्स के अंदर स्क्वैश को यहाँ पर लास्ट ईयर इंक्लूड किया गया था, और 2018 से इवेंट हो रहा है हर साल। न्यू दिल्ली में हुआ था पहला इवेंट, और मैक्सिमम एज जो पार्टिसिपेट कर सकते हैं यहाँ पर 18 साल के तक है यहाँ पर यूथ गेम्स में। चलते हैं नेक्स्ट जो है यहाँ पर अवार्ड है यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट। FIH इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन जो है यहाँ पर कुछ अवार्ड्स इशू किए हैं हॉकी फील्ड से रिलेटेड हैं। फर्स्ट 2-3 अवार्ड्स हैं। फर्स्ट जो आपको मिलेगा मेंस प्लेयर ऑफ द अवार्ड, ये हमारे इंडियन टीम के कैप्टन को मिला है, हरमनप्रीत सिंह, ये रखना इंपॉर्टेंट है। PR स्टेजेस को मिला है, हमारे गोलकीपर है हॉकी के अंदर, इन दोनों को यहाँ पर अवार्ड मिला है। बाकी रेस्ट ऑल चाइना वगैरह बाकी लोगों को मिला है। ये 2 इंडियन कॉन्टेक्स्ट में इंपॉर्टेंट है, मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड हॉकी के अंदर और बेस्ट गोलकीपर ऑफ द ईयर अवार्ड। कौन दिया अवार्ड, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। हेडक्वार्टर्स कहाँ मिलेगा इसका आपको, हेडक्वार्टर्स मिलेगा आपको इसका इन लॉसेन, स्विट्जरलैंड। रिसेंटली वर्ल्ड बिलियर्ड चैम्पियनशिप हुआ है यहाँ पर जो इवेंट हुआ है यहाँ पर, इसकी जो सक्सेस है यहाँ पर, पंकज अडवाणी को यहाँ पर सक्सेसफुल यहाँ पर डिक्लेयर किया गया है। बताता हूँ यहाँ पर क्या एग्जैक्टली हुआ। यहाँ पे जो इवेंट है आपका जो बिलियर्ड का इवेंट है, इंटरनेशनल वर्ल्ड बिलियर्ड जो आपका चैम्पियनशिप होता है यहाँ पर, कहाँ पर हुआ है, ये कतर में हुआ है, और 28 नंबर का इवेंट है, 28 वर्ल्ड चैम्पियनशिप है, और जीता कौन है, पंकज अडवाणी साहब जीते हैं जो इंडियन प्लेयर हैं यहाँ पर।
ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका फोटो भी आपको यहाँ दिख रहा होगा, बहुत फेमस प्लेयर है। और इंटरनेशनल बिलियर्ड एंड स्नूकर फेडरेशन का हेडक्वार्टर्स कहाँ मिलेगा आपको? लेस्टर, स्विट्जरलैंड के अंदर मिलेगा। चलते हैं नेक्स्ट, इंडिया के जो है 3 ईयर ओल्ड चेस प्लेयर हैं, उनको यहाँ पर रिसेंटली यंगेस्ट फीडे रेटेड चेस प्लेयर का टैग दिया गया है। यंगेस्ट है जो फीडे रेटेड चेस प्लेयर है, नाम क्या है इसका? अनीश सरकार नाम है। ये तो ठीक है, बहुत छोटे हैं यहाँ पर, मगर इंडिया में एक हैं जो गुकेश, बहुत इनका नाम न्यूज़ में आया था। गुकेश जी जो है यहाँ पर वर्ल्ड चेस चैम्पियन बन चुके हैं 2024 के। इन्होंने हराया है चाइना के डी लैरिंग को, बताऊंगा इसके इनके बारे में आपको। विनर है फीडे वर्ल्ड चेस चैम्पियनशिप जो सिंगापुर में हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट है, 18th इवेंट था, सिंगापुर होस्ट था, बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड फीडे वर्ल्ड चैम्पियनशिप सिंगापुर में हुआ था, जहाँ पर इन्होंने जीता। ये देखिए न्यूज़ आर्टिकल्स में दिखाऊंगा, बहुत ज़्यादा चर्चा इसके बारे में हुई है। वर्ल्ड चेस चैम्पियनशिप यंगेस्ट इस गुकेश, इंडिया के गुकेश, इन्होंने हराया किसको है? डिंग लैरिंग को हराया है, चाइना के प्लेयर हैं। ठीक है, तो ठीक है, इनको वर्ल्ड चैंपियन का अवार्ड मिल चुका है। कुछ इंपॉर्टेंट मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ 24 का यहाँ पर इवेंट है, सिंगापुर में जो हुआ था, गुकेश जी जीते हैं, हराया किसको है? डिंग लैरिंग को हराया। इससे पहले जो है कौन कौन से इंडियंस जीत चुके हैं, वर्ल्ड चेस चैंपियन बन चुके हैं? सबसे मेन जो है यहाँ पर आपको मिलेगा विश्वनाथ आनंद, बहुत बार इन्होंने जीता है वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप, बहुत बार। 2012 के बाद इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया, उसके बाद से अब तक 2012 से 24 तक इंडिया नहीं जीत पाया अनफॉर्चुनेटली। फिर लास्ट ईयर डिंग लैरिंग जीते थे। अब इनको हराने के बाद गुकेश जी जो हैं यहाँ पर इसको जीत लिए हैं, वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप जो है। यंगेस्ट हैं, बहुत ही यंग एज के हैं, यंगेस्ट टू डू दिस फीडे वर्ल्ड चैंपियनशिप। चलते हैं नेक्स्ट जो है यहाँ पर डेविस कप का यहाँ बात हो रहा है। टेनिस खिलाया जाता है यहाँ पर डेविस कप में, जहाँ पर जेनिक सिनर विन कर लिए हैं डेविस कप को। ये इटली के प्लेयर हैं जो जीते हैं, जेनिक सिनर, इन्होंने नीदरलैंड्स को यहाँ पर हराया है। यहाँ पर चलते हैं नेक्स्ट, आईपीएल बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था। आईपीएल के रिसेंटली ऑक्शंस हुए हैं, सऊदी में हुए हैं, सऊदी ऑक्शंस, सऊदी अरब में हुए हैं। ऑक्शन होने के बाद हमारे पास यहाँ पर नंबर ऑफ टीम्स कितनी है इस बार 2025 आईपीएल जो होने वाला है? 10 टीम पार्टिसिपेट करेंगी। टोटल 577 प्लेयर्स का यहाँ पर ऑक्शन हो रहा था, जिसमें 367 इंडियंस यहाँ पर थे। ठीक है, सबसे जो महंगा प्लेयर जो बिका यहाँ पर, सबसे हाई मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर इन आईपीएल इस ऋषभ पंत, 27 करोड़ रुपीज़ इनको मिले। फिर ये ज्वाइन कर लिए लखनऊ सुपर जायंट LSG। और यंगेस्ट प्लेयर इन आईपीएल हिस्ट्री जो है इसी साल हुआ है, 2025 का है, राजस्थान रॉयल्स को ज्वाइन किया। नाम क्या है इनका? वैभव सूर्यवंशी नाम है। यंगेस्ट प्लेयर साइंड इन आईपीएल हिस्ट्री इस वैभव सूर्यवंशी। एंड कॉस्टलीस्ट प्लेयर पूछेगा तो ऋषभ पंत मार के आइएगा। चलते नेक्स्ट, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी, ये बेसिकली हाइब्रिड मॉडल में होने वाली है। इंडिया तो पाकिस्तान जाएगा नहीं, तो इंडिया के जो मैचेस होंगे वो होंगे यूएई के अंदर, दुबई में होंगे, और बाकी जो मैचेस हैं जो होंगे वो पाकिस्तान में होंगे। इंडिया ने यहाँ पर डिसाइड किया कि पाकिस्तान हम नहीं जाएंगे, तो इसको आप काइंडली इसको हाइब्रिड मॉडल में लॉन्च कीजिए। हमारा मैच होगा दुबई में, अब पाकिस्तान में बाकी सारे मैचेस आप कीजिए, मगर हमारा मैच हम लोग पाकिस्तान नहीं जाने वाले, ये इनका स्टैंड है। तो हाइब्रिड मॉडल के अंदर ये हो रहा है, आधा कुछ मैचेस यूएई में होंगे, कुछ मैचेस पाकिस्तान में होंगे। कुछ इंडेक्स हैं उसको फटाक से कवर करते हैं। ओके, देखते हैं फर्स्ट इंडेक्स जो है यहाँ पर आ रहा है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स जो है CCPI। यहाँ पर क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स के अंदर जो है इंडिया का रैंक कितना, 10th रैंक इंडिया का है। यहाँ पर क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए परफॉर्मेंस दिखाया जाता है, कितने कौन कौन से कंट्रीज अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज। ठीक है, ये जो है ये जर्मन वॉच लेके आता है, ये इंडेक्स जो है एक जर्मनी बेस्ड एक NGO है वो लेके आता है। फर्स्ट रैंक में ऐसा सच कोई नहीं है, फर्स्ट सेकंड थर्ड ये पोजीशन वेकेंट है, ऐसा कोई कंट्री नहीं है जिन्होंने फुल अचीव किया है इसको क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट में। इंडिया जो रैंक है यहाँ पर 10th मिलेगा आपको, और टॉप में नंबर 4th में मिलेगा आपको डेनमार्क। नेक्स्ट जो है वर्ल्ड बिलियनियर इंडेक्स जो है, यहाँ पर इंडिया का रैंक है 3rd कहते हैं। फर्स्ट पोजीशन में जिसको मिला है अमेरिका के अंदर, सेकंड में है चाइना, 3rd नंबर में मिलेगा आपको इंडिया। चलते हैं आगे, नेक्स्ट जो है नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स जो है देख लेते हैं इसको एक बार। जहाँ पर नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स है, नेटवर्क कैपेबिलिटी के ऊपर यहाँ बात करते हैं बेसिकली। यहाँ पर इंडिया का पोजीशन क्या है, यहाँ पर 49th पोजीशन में है इंडिया। फर्स्ट पोजीशन में सबसे बेस्ट नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स कहाँ पर है, यहाँ पर जो यहाँ पर USA में मिलेगा आपको। और इंडिया का रैंक कितना है, दिस इज़ 49th, याद रखना आपको। ये जो इंडेक्स है ये वाशिंगटन बेस्ड एक इंस्टीट्यूट है जो ये पब्लिश करता है। चलता है नेक्स्ट, क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स जो है, वहाँ पर एशिया के अंदर जो यूनिवर्सिटीज़ है वहाँ पर इंडियन यूनिवर्सिटी जो है IIT दिल्ली, यहाँ पर इसको टॉप रैंक मिला है, 44th रैंक में मिला है IIT दिल्ली। उसके बाद IIT बॉम्बे डाउन द लाइन है, और IIT मद्रास में मिलेगा आपको। देखते हैं कि जो फर्स्ट जो रैंक है ये आपको पेकिंग यूनिवर्सिटी जो है ये चाइना की है, ये क्यूएस एशिया के अंदर फर्स्ट है,
और इंडिया की जो इंस्टीट्यूट है IT दिल्ली इस 44th रैंक में आपको मिलेगा। चलते हैं नेक्स्ट जो है सस्टेनेबल ट्रेड इंडेक्स जो है यहाँ पर लॉन्च हो चुका सस्टेनेबल ट्रेड इंडेक्स। यहाँ पर जो है इंडिया का रैंक कितना है, 23rd रैंक में इंडिया है। सस्टेनेबल ट्रेड का मतलब है सिंपल, जहाँ पर जो बिज़नेस होता है वो सस्टेनेबल होता है, लॉन्ग टर्म देख के बिजनेस करते हैं यहाँ पर, शॉर्ट टर्म का यहाँ पर नहीं होता है, तो उसको बोल सस्टेनेबल ट्रेड इंडेक्स। यहाँ पर इंडिया का रैंक कितना है, 23rd है। नंबर 1 में कौन है, न्यूजीलैंड इज़ ऑन नंबर 1, याद रखना आपको, इंपॉर्टेंट है। ये कौन लेके आता है ये इंडेक्स, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट जो है ये इंडेक्स लेके आता है, IMD, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। चलते हैं नेक्स्ट जो है यहाँ पर बेसिकली ग्लोबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स जो है यहाँ पर ये लॉन्च हुआ है, वीपो ने इसको लॉन्च किया है। ग्लोबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो इंडेक्स है यहाँ पर नंबर 1 में जो है ये चाइना है। यहाँ पर चाइना में सबसे ज़्यादा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो है रजिस्टर होते हैं। इंडिया का रैंक कितना है, 5th है। ग्लोबल IP फाइलिंग्स के बाद देखने के बाद नंबर 5th में मिलेगा आपको इंडिया। ये कौन लेके आता है इंडेक्स, ये है वीपो, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स जो है ये जो लेके आता है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन लेके आता है इंडेक्स। ये जेनीवा बेस्ड है, जेनीवा में से हेडक्वार्टर्स मिलेगा वीपो का, जो ये बेसिकली UN के अंदर काम करते हैं, और ये ही लेके आती है ये इंडेक्स ग्लोबल लेवल का जो IP इंडेक्स होता है यहाँ पर। देखिए यहाँ पर 2-3 बात मालूम होती है, 2-3 नाम से यहाँ पर एक्चुअली 2-3 कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल आपका पेटेंट एक हो गया, यहाँ पर कॉपीराइट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, और आपका GI टैग हो गया, ये सब कुछ। और एक होता है आपका इंडस्ट्रियल डिज़ाइन। ये कुछ फेमस मतलब सिमिलर नेम्स हैं जो बेसिकली इन्वेंशन से रिलेटेड कुछ हैं, कुछ रिजर्वेशन से यहाँ रिलेटेड है। मैं एक करके बता देता हूँ क्या में क्या होता है एग्जैक्टली। फर्स्ट स्टार्ट करते हैं पेटेंट पे। पेटेंट में क्या होता है ना, आपका ये इन्वेंशन होता है बेसिकली, आपने कुछ इन्वेंट किया तो उसको आप पेटेंट कर सकते हो। ये आपका एक्सक्लूसिव राइट है इस इन्वेंशन के ऊपर, और भी कोई यूज़ नहीं कर सकता आपके बिना परमिशन के। एक्सक्लूसिव राइट आपके पास मिलेगा इस इन्वेंशन से रिलेटेड, तो बोलते हैं पेटेंट। और एक होता है ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क का मतलब सिंपल है, ये आपके ब्रांड का सिंबल होता है, ठीक है। ब्रांड है कुछ अगर है, उसका छोटा में साइड में ना छोटा से ग्राउंड करके सिंबल लिखा होगा, वो ब्रांड का एक विषय के सिंबल होता है, मार्क होता है ब्रांड में, जो एक्सक्लूसिव वो ब्रांड के लिए ही होता है, उसको बोलते हैं ट्रेडमार्क ऑफ दैट ब्रांड। और एक होता है इंडस्ट्रियल डिज़ाइन। कोई भी अगर एक प्रोडक्ट इंडस्ट्री में बन रहा है तो उसका ऑर्नामेंटल फीचर्स कुछ होते हैं, एस्थेटिक सुंदरता को बढ़ाने के लिए कुछ एस्पेक्ट्स क्रिएट करते हैं वहाँ पर, उसको बोलते हैं हम लोग इंडस्ट्रियल डिज़ाइन। ज़्यादातर 3D फीचर्स को यहाँ पर लिया जाता है। और एक होता है GI टैग, जो हर एक स्टेट का अलग अलग होता है, गुजरात को मिला है, मेघालय को मिला है, ऐसे अलग अलग। GI टैग का मतलब है वो गुड का जो ओरिजिन है कहीं ना कहीं बहुत पहले वहाँ पर हुआ था, गुड हैव ओरिजिनेटेड इन दैट स्टेट, उसको बोलते हैं GI टैग, ठीक है। ये सब चीज़ को मैंने एक टेबल में रख रखा है। फॉर एग्जाम्पल कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, GI टैग और इंडस्ट्रियल डिज़ाइन कवर करते हैं। कॉपीराइट का मतलब बता दिया आपको मैं, ये कॉपीराइट है आपके आइडियाज़ से रिलेटेड है, ये बेसिकली आइडियाज़ को यहाँ पर एक्सप्रेशन से रिलेटेड है, मतलब आपको यहाँ पर कॉपीराइट दिया जाता है। इन्वेंशन से रिलेटेड क्या होता है, पेटेंट बोलते हैं इसको, अगर आप इन्वेंशन से रिलेटेड कुछ काम करते हैं यहाँ पर। उसके बाद ट्रेडमार्क क्या होता है, बिजनेस ब्रांड को अलग दिखाता है, यहाँ पर उसका सिंबल होता है ब्रांड का। इंडस्ट्रियल डिज़ाइन ऑर्नामेंटल और एस्थेटिक फीचर को यहाँ दिखाता है। GI टैग जो है स्पेसिफिक ओरिजिन को यहाँ पर दिखाता है, ठीक है। इंडिया के अंदर जो है जो कॉपीराइट जो है, कॉपीराइट एक्ट 1957 के थ्रू रेगुलेट होता है। पेटेंट के लिए अलग से एक्ट बना हुआ है, इंडियन पेटेंट एक्ट 1970 वाला ये एक्ट है। ट्रेडमार्क के लिए 1999 में है, ऑलरेडी एग्जाम में पूछ चुके हैं ये क्वेश्चन कि ट्रेडमार्क एक्ट कब पास हुआ था। और इंडस्ट्रियल डिज़ाइन के लिए 2000 सन में पास हुआ था, और GI टैग के लिए 1999 में हुआ था, ठीक है। और एक बार किसी को कॉपीराइट अगर मिल गया तो उसका ऐसे कोई फिक्स नहीं होता, वेरिएबल टाइम तक वो चलता है, कोई फिक्स ऐसे कहीं लिखा नहीं हुआ कि इतना टाइम तक कॉपीराइट आपको मिलेगा। कॉपीराइट का मतलब सिंपली यहाँ पर आइडियाज़ का, यहाँ पर आपका जो आइडियाज़ है उसके ऊपर एक कॉपीराइट होता है, ऐसे जब वो इन्वेंशन नहीं होता, उस वजह से यहाँ पर कोई टाइम फ्रेम यहाँ पर नहीं दिया जाता। पेटेंट मगर यहाँ पर इन्वेंशन हुआ, आपने अपना दिमाग इस्तेमाल करके कुछ किया है यहाँ पर नया, 20 ईयर्स का मिलता है पेटेंट जनरली। और ट्रेडमार्क जो है वो इंडेफिनेट होता है, एक ब्रांड को अगर मिल गया वो सिंबल तो हमेशा के लिए वो उस ब्रांड का हो गया, इंडेफिनेट पीरियड होता है। GI टैग एक स्टेट के लिए 10 साल तक होता है, उसके बाद रिन्यू भी होता है। और इंडस्ट्रियल डिज़ाइन जो होता है वो 10 ईयर्स तक वैलिड रहता है, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स थे, आप इसको आराम से देख के जाइएगा। और वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे कब होता है, 26 अप्रैल होता है। इंडिया जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए मल्टीपल एस्पेक्ट्स यहाँ पर काम कर रहा है। फॉर एग्जांपल एक मिशन है इंडिया में, NAPAM मिशन, नेशनल अवेयरनेस मिशन, इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। और एक है कपिला मिशन, कपिला जो कैंपेन है ये भी इंपॉर्टेंट मिलेगा आपको। और नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पॉलिसी जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की 2016 में आई थी, जहाँ पर इनोवेशन को यहाँ पर प्रोटेक्शन देने की बात हुई थी।
ठीक है। और इंटरनेशनल लेवल के अंदर भी कुछ कन्वेंशन है, कुछ एग्रीमेंट्स हैं जो साइन हुए हैं, कुछ ट्रीटीज़ हैं। फॉर एग्जांपल पूरे वर्ल्ड में फर्स्ट तो है आपको वीपो, सबसे इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। हेडक्वार्टर्स आपको मिलेगा कहाँ पर, जेनेवा के अंदर, वो एक फर्स्ट है। उसके बाद है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ एस्पेक्ट्स यहाँ पर इंक्लूड किए हैं। उसके बाद है बुदापेस्ट ट्रीटी, ऐसा इतना इंपॉर्टेंट नहीं छोड़ सकते हैं इसको आप। मराकेश ट्रीटी भी एक है, एग्जाम में नहीं आएगा, मगर ये दो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो है कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, उसको कवर करते हैं फटाक से। बहुत सारे बुक्स न्यूज़ में हैं, मैं आपको फ़ोटोज़ रख रखा हूँ, आप उसको देखिएगा आराम से। मनोज वाजपेयी के बारे में एक बुक लिखी गई है बाय पीयूष पांडे जी, इसको लिखे हैं बाय अबाउट मनोज वाजपेयी। ठीक है। स्पीकिंग विथ नेचर, रामचंद्र गुहा जी ने लिखा है, नेचर के साथ लिंक बनाने की ये बात हो रही है यहाँ पर। नेक्स्ट जो है यहाँ पर एक बुक है यहाँ पर जहाँ पर बियॉन्ड द हिग्स बोसन पार्टिकल के बारे में यहाँ पर मेंशन किया गया है, जो W बोसन जिन्होंने डिस्कवरी किया था इसको। ये बेसिकली आशुतोष कोटवाल जी ने इसको लिखा हुआ है यहाँ पर, ये रखना आपको इम्पॉर्टेंट है, अबाउट हिग्स बोसन, बियॉन्ड द हिग्स बोसन। आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो है यहाँ पर द अनयील्डिंग जज है, यहाँ पर फेमस बुक है, गौरी ग्रोवर जी ने इसको लिखा, द अनयील्डिंग जज को। नेक्स्ट जो है यहाँ पर एक बुकर प्राइज़ मिला है एक बुक को, ऑर्बिटल वो जो बुक है जो लिखी गई थी, समनाथा हार्वे जी ने लिखी थी इस बुक को, ऑर्बिटल बुक है। और 2024 का बुकर प्राइज़ भी इन्हीं को मिला था, इंटरनेशनल लेवल का प्राइज़ होता है, ऑर्बिटल बुक जो है इनको मिला था। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो है यहाँ पर माई बिलीवर्ड लाइफ, अमिताभ कुमार जी ने लिखी है। ब्रिंग इट ऑन, दीपा मलिक, ये ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट भी किए हैं, पैरालंपिक्स में, और वहाँ पर मेडल भी जीत किया है। इंडिया फर्स्ट फीमेल पैरालंपिक मेडलिस्ट भी बन चुकी हैं। ग्लेन मैक्सवेल के बारे में बुक लिखी गई है, द शोमैन, यहाँ पर इसको टैग दिया गया है, ग्लेन मैक्सवेल के बारे में ही है ये। चलते हैं कि नेक्स्ट जो है यहाँ पर एक ऑटोबायोग्राफी है अबाउट दिस ऑफ एन रेफ्यूजी साइंटिस्ट जो हैं MK शिंगरी नाम है इनका, इन्होंने अपने बारे में यहाँ मेंशन किया हुआ है। नेक्स्ट जो है द गोल्डन रोड, इंपॉर्टेंट बुक है, विलियम डेल्फ्रेमी नाम है इनका, याद रखना आपको ये चीज़। चलते हैं नेक्स्ट, दलाई लामा के बारे में 2-3 बुक्स हैं यहाँ पर। दलाई लामा सीक्रेट टू हैप्पीनेस, इंपॉर्टेंट बुक है, याद रखिएगा आपको। कौन लिखा है इसको, दिनेश शेरा जी ने इसको लिखा हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं, इंपीरियल गेम्स इन तिब्बत, द स्ट्रगल फॉर स्टेटहुड एंड सोवेरेनिटी, ये भी यहाँ पर तिब्बत से रिलेटेड है, दिलीप सिन्हा ने इसको लिखा है यहाँ पर। द बुक ऑफ कंपैशन, ये कैलाश सत्यार्थी जी ने लिखा है। ये तीनों ही इंटरलिंक्ड है, एक ही है, तिब्बत दलाई लामा के बारे में यहाँ मेंशन किया गया बहुत बार, याद रखना आपको। चलते हैं नेक्स्ट, द लॉन्च ऑफ फ्रेंड्स, इंडियाज़ क्लोजेस्ट स्ट्रेटेजिक पार्टनर, ये बेसिकली बुक लिखी गई है, श्रीराम चोलिया ने बुक लिखा है यहाँ पर। न्यू भारत, मोदीज़ विजन एंड डेवलपमेंट जो है, ये बेसिकली ऑथर है रवि तस्कर नाम है इनका, याद रखना आपको। इंडिया एट 100, कृष्ण मूर्ति नाम है, सुब्रमण्यम नाम है इनका, कृष्ण मूर्ति सुब्रमण्यम, इन्होंने लिखा है इंडिया एट 100, जो बुक का नाम है यहाँ पर। सेव अमेरिका, डोनाल्ड जॉन ट्रंप ने ये लिखा है। माउंटेन्स मैमल ऑफ द वर्ल्ड, फेमस बुक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना आपको, रंजीत सिंह ने। मदर जो है यहाँ पर देवेंद्र कुमार ने ये मदर जो टैग है यहाँ पर बुक को दिया है यहाँ पर। चलते आगे, नेक्स्ट को इंपॉर्टेंट डेज है, फटाक से कवर करते हैं इसको। फॉर एग्जाम्पल वर्ल्ड सुनामी डे जो है, सुनामी अवेयरनेस डे है, 5 नवंबर को यहाँ पर सेलिब्रेट करते हैं। और उसके बाद जो है एजुकेशन डे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के बर्थ एनिवर्सरी के दिन मनाते हैं। इंडिया फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर जो थे 11 नवंबर को मनाते हैं नेशनल एजुकेशन डे। उसके बाद जो है इंटरनेशनल मेंस डे बनाते हैं 19 नवंबर को। आप बताइएगा मेरे को, इंटरनेशनल वुमेंस डे कब बनाते हैं, कमेंट कीजिए। इंटरनेशनल वुमेंस डे कब होता है, मेंस डे तो होता है 19 नवंबर को। चलते हैं नेक्स्ट जो है आपके कॉन्स्टिट्यूशन डे बता दिया आपको मैं, 26 नवंबर के दिन मनाते हैं। उसी दिन हम लोग नेशनल मिल्क डे भी मनाते हैं। मिल्क डे बेसिकली बर्थ एनिवर्सरी होता है, जो मिल्क रेवोल्यूशन के फादर हैं इंडिया में, फादर इज़ डॉक्टर वर्गीस कुरियन, फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन बोलते हैं इसको। उनके ही बर्थडे के दिन नेशनल मिल्क डे 26 नवंबर के दिन ये मनाते हैं। उसके बाद जो रह गए उसको आप जैसे देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है वो भी, मगर उसका थोड़ा सा ओवरलुक करके जाइएगा एग्जामिनेशन में। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो है इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं न्यूज़ में, उसको फटाक से कवर करते हैं। कश्मीर के अंदर होकेसर वेटलैंड है, वहाँ पर एक है, वो न्यूज़ में रहा है बहुत बार। महाराष्ट्र के अंदर यहाँ पर राष्ट्रीय एकता दिवस सेलिब्रेट हुआ है 31 अक्टूबर को, सरदार वल्लभ भाई पटेल का बर्थडे होता है इस दिन, रायगढ़ फोर्ट के अंदर सेलिब्रेट किए हैं। गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व न्यूज़ में है, छत्तीसगढ़ के अंदर ये हुआ है। 56 टाइगर रिजर्व बताया आपको मैं ऑलरेडी। और मणिपुर के अंदर
थोडाउ ट्राइब जो है, लोकल ट्राइब है थोडाउ बोल के, मणिपुर के अंदर मिलेगी आपको। ओडिशा जो है वहाँ पर 26 विलेज को सुनामी रेडी का टैग दिया गया, बताया आपको ऑलरेडी में। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व मिलेगा आपको मध्य प्रदेश के अंदर। और चेन्नई के अंदर आपको चेन्नई व्लादिवोस्तोक ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर जो है, चेन्नई को हम लिंक कर रहे हैं रशिया के शहर में व्लादिवोस्तोक के साथ। ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर जो है वो चेन्नई से स्टार्ट होगा। और मधुमलाई टाइगर रिजर्व भी आपको मिलेगा तमिलनाडु के अंदर। ठीक, चलते हैं कुछ वर्ल्ड न्यूज़ कवर करते हैं। वर्ल्ड न्यूज़ के अंदर फर्स्ट जो न्यूज़ है वो ग्यूना से आ रहा है। ग्यूना बेसिकली साउथ अमेरिकन कंट्री है। इंडिया कैरिकॉम समिट जो है वहाँ पर हुआ है रिसेंटली। उसके बाद जो है नेक्स्ट न्यूज़ जो है वो आपको ट्रीटन आइलैंड होता है, ट्रीटन आइलैंड, ये चाइना इलीगली ऑक्यूपाई कर रखा है इस आइलैंड को, साउथ चाइना सी के पास मिलेगा। चाइना और वियतनाम का यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट भी मिलेगा आपको यहाँ पर। चलते हैं फिलीपींस के साथ हमारे 75 ईयर्स ऑफ टाइज कंप्लीट हुए हैं। वर्ल्ड का लार्जेस्ट कोरल जो है वो मिला आपको सोलोमन आइलैंड्स के पास मिलेगा आपको। इंडोनेशिया में आपको माउंट लेबोटोबी जो है ये इरप्शन होता हुआ मिलेगा आपको। आर्मीनिया जो है यहाँ पर हम आर्मीनिया को हम लोग डिफेंस एक्सपोर्ट्स किए हैं, आकाश डिफेंस सिस्टम जो है हमारा, और साथ में आपका ये पिनाका जो मिसाइल सिस्टम है इसको यहाँ पर हम लोग एक्सपोर्ट किए हैं। ब्राज़ील ने डिसाइड किया है कि BRI के साथ शामिल नहीं होगा। चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसके बाहर रहेगा। कोलंबिया जो अगेन एक साउथ अमेरिकन कंट्री है, वहाँ पर COP16 बताया आपको मैं, CBD का वहाँ पर हुआ है, COP नंबर 16। उसके बाद नाइजीरिया का जो सेकंड हाईएस्ट अवार्ड है हमारे PM को मिला है, GCON अवार्ड बोलते हैं इसको, GCON अवार्ड इंपॉर्टेंट है याद रखना आपको। और लेक करीबा है जो जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बीच में मिलेगा, यहाँ पर आपको ड्राइनेस की, यहाँ पर ड्रॉटनेस का यहाँ पर सिंबल मिलेगा। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट था, इसको आप बस देख के जाइएगा न्यूज़ का, क्या क्या न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, किस किस कंट्री से है ये। ठीक, यहाँ इसी के नोट के साथ इस वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं। और नेक्स्ट पार्ट जल्दी लेके आऊँगा आपके लिए, तब तक के लिए बने रहिए। थैंक यू।